हेलो हाय, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बढ़िया सर। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। यस सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये तो ठीक। आवाज़ ठीक आ रही है? मतलब वीडियो ठीक आ रहा है? यस सर, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो अपन कहाँ थे कल? yesterday we were talking about the education development. So we were discussing about the development of education in ancient, sorry, medieval India. And with respect to medieval India, we were discussing about yes, one of the major thing was the foreign tribes who had settled in the country. Okay. So this includes the tribes of Central Asia, West Asia, and other communities as well. Okay. So there is no specific reference to the Muslim settlement here, because Manusmriti has this notion of caste, and the caste, including the social kind of distancing, जो Manusmriti teach करता था within the society. So one of the major probabilities is that कि they did not wanted to have new Varna Shankaras to be created. Varna Shankara मतलब मैंने बताया था कि जो इंटरवर्ड मैरिजेस हो रहे थे। अब इसमें भी बेसिकली नॉर्मली जितने भी आउटसाइडर्स हैं उनके लिए तो शब्द मेलछा था, मलेच्छास या मेलछास, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। So might be one of the reasons is that कि by settling out a person or an individual might go away from the existing cultural practices and the traditions, and this will lead to like more and more of complexity in the society. So this might be one of the reasons behind the reference where this was given कि भाई better not to settle in a particular part of the country where the Munja grass is grown, sir. समझ में आया? तो मनुस्मृति में तो क्या है कि बेसिकली मेलछा शब्द लिखा गया आउटसाइडर्स के लिए, आप देखोगे तो ये आउटसाइडर्स में कोई भी हो सकता है सर। अंडरस्टूड दिस पार्ट सर? कैरिंग अपन, तो वो प्योरिटी के कांसेप्ट में साथ जुड़ा हुआ था ना सर। ओके, सो बिकॉज़ इट वाज कंसेप्चुअलाइज्ड विद आइडियाज ऑफ प्योरिटी, रेशियल मतलब काइंड ऑफ द सोशल प्योरिटी, नॉट रेशियल आल्सो। तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस इट वुड हैव गिवन दिस काइंड ऑफ नोशंस। चलो सर, तो आगे चलते हैं अपन एंड समझने की कोशिश करते हैं द टॉपिक विद रेफरेंस टू कहां पे पहुंचे थे अपन। एजुकेशन के ऊपर थे ना सर। ओके, एजुकेशन अपन ने कल खत्म कर दिया था ना सर। अपनी 4 तारीख को सुबह 7 बजे क्लास है। हाँ, हजरात हजरात, है ना? 4 तारीख को सुबह 7 बजे क्लास है, और जीएस वाले बच्चों के लिए जो आज जो भी जनरल स्टडीज का क्लास भी अटेंड करेंगे वो सुबह 11:30 बजे है। मतलब ये क्लास के 1 घंटे बाद से, क्योंकि शाम को आज वो आगे पीछे कुछ हो रहा है तो फिर नहीं हो पाया। चलो सर, ओके। एक्चुअली क्या है कि मैं मतलब नॉर्मली वीकली और मंथली टाइम टेबल सेट करने वाला बंदा हूँ, बट यहाँ क्या वो 4 महीने का पूरा कोर्स का टाइम टेबल डालना पड़ता है, समझे नहीं? तो उसके चक्कर में सेशन शेड्यूल हो जाता है, फिर उसके बाद फिर ध्यान में आता है कि भाई यार फलाना दिन तो दिवाली है, फलाना दिन तो ये है, समझे? इस बार तो खैर दिवाली के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना चलता रहता है। चलो लेट्स 4 तारीख सुदर्शन सर ने भी ऑफ रखा है। नहीं, मैंने कहीं ऑफ नहीं रखा है सर, ठीक है। मैं 4 तारीख को सुबह यहाँ क्लास ले रहा हूँ, कहाँ ऑफ रखूँगा? समझे नहीं? नहीं, पार्टी नहीं है भाई सर, कहाँ कुछ पार्टी होगी? और हम लोग के जीवन में कहाँ पार्टी वार्टी होती है सर? हम कहाँ उतना वो समझे पेट फ्री लाइफ जीते हैं सर। सामान्य जीवन है सर। विचार भी हमारे उच्च नहीं है सर, समझे कि नहीं समझे? विचार भी हमारे ऐसे लोकल ही है सर। ओके, सिंपल हाई थिंकिंग लोग कहते हैं ना, अपना तो थिंकिंग भी हाई नहीं है, थिंकिंग भी लो है, समझे? चलिए सर, ओके। तो हम दिल्ली सल्तनत के बारे में बात कर रहे थे, एंड विद इन द दिल्ली सल्तनत वी वर डिस्कसिंग द टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू समथिंग कॉल्ड एज इंडो पर्शियन कल्चर सर, ठीक है समझे? एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग इंडो पर्शियन कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट होने की शुरुआत हुई सर, ठीक है समझे? ये लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट के अंतर्गत वी हैड डिस्कस्ड द ग्रोथ ऑफ द उर्दू लैंग्वेज, वी हैड डिस्कस्ड द ग्रोथ ऑफ द रीजनल लैंग्वेजेस, दिस रीजनल लैंग्वेज आल्सो इंक्लूडेड द इंडो आर्यन लैंग्वेजेस एंड वी कैन से द द्रविडियन लैंग्वेज, तो नॉर्थ एंड साउथ इंडिया की ग्रुपिंग जो है, इन सब का डेवलपमेंट हमने देखा। हमने खाली फैक्टर्स देखे थे, क्योंकि कोई भी एक भाषा के पॉइंट ऑफ से नहीं आ सकता, आएगा तो नसीब हमारा है। तीसरा हमने संस्कृत की स्टेटस देखने की कोशिश की कि व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ संस्कृत एज़ वेल सर, ओके, एंड हाउ इट गॉट अ डाउनफॉल बिकॉज़ ऑफ वेरियस रीजंस, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाकी सारी भाषाओं का उदय हुआ। तो ये वो दौर था जहां स्थानिक भाषा का डेवलपमेंट हो रहा है, उर्दू भाषा का डेवलपमेंट मिलेगा सर, ओके। कंटेम्परेरी टू दैट वी विल आल्सो सी दैट द लिटरेचर डेवलपमेंट विल टेक प्लेस, ओके। अब होगा क्या कि जब बेसिकली लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट हुआ तो लिटरेचर का भी डेवलपमेंट हुआ। ये लिटरेचर के डेवलपमेंट के साथ साथ एजुकेशन डेवलपमेंट भी होगा सर, ठीक है। तो स्टेटस ऑफ एजुकेशन हमने देख लिया था कि दो प्रकार का एजुकेशन था, एक इंडिजिनस एजुकेशन था जो लोकल एजुकेशन के रूप में पहले से चल रहा था सर, ठीक है। उसके बाद जब स्टेट ने अपना डेवलपमेंट करना शुरू किया तो स्टेट आल्सो वांटेड टू गिव एजुकेशन। ये एजुकेशन पहले बेसिकली मुस्लिम्स के लिए था, वहां से ओवर पीरियड ऑफ नॉन मुस्लिम्स को भी देने की शुरुआत हुई, बिकॉज़ दे वांट मोर एंड मोर ऑफ पीपल इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द ओवरऑल लॉयल्टी टुवर्ड्स द स्टेट एज़ वेल, ओके। तो इसमें फिर वैरायटी ऑफ एजुकेशन आता है। इनिशियली रिलीजियस एजुकेशन था, रिलीजियस थियोरेटिक एजुकेशन के साथ साथ ग्रेजुअली हमें देखने को मिलता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव और थोड़ा बहुत साइंटिफिक और मैथमेटिक्स एजुकेशन की भी शुरुआत हो जाती है सर, ठीक है। इसमें हमें इंस्टीट्यूशंस याद रखने हैं, हमें याद रखना है कि नेचर ऑफ एजुकेशन कैसा था, ठीक है ना, समझे? एंड हमें ये भी देखना है कि किसने एजुकेशन देने की शुरुआत की थी, ठीक है। तो वी हैड मेड द फ्लो चार्ट आई गेस यस्टरडे सर, ओके। तो उसमें ये 5-7 चीजें हमें याद रखनी है कि हाउ द एजुकेशन स्टार्टेड सर, समझे? इसमें लोकल लेवल एजुकेशन किस तरह से चल रहा था, इंडिजिनस, और बेसिकली स्टेट कैसे इंटरवीन करता है। तीसरी कहानी नेचर हमें देखना है कि भाई इसके क्या-क्या नेचर थे, और नेचर के अंदर ही हम लोग फीचर्स के पॉइंट ऑफ से लिख सकते हैं। चौथी कहानी इसके अंदर से बेसिकली हु वाज द रूलर और द स्टेट जिसने ये करने की कोशिश की थी, और लास्ट में हमें ये भी देखना है कि व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ द सिग्निफिकेंस, ओके समझे? तो ये हमने देख लिया था कल की क्लास के अंदर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से, आपको कोई क्लैरिटी नहीं होनी चाहिए, और आप एक बार पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाहता हूं सर, ठीक है समझे? मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू यू गाइस, ओके। तो ज्यादा उतनी मतलब लोड नहीं आएगी आपको, ऐसा जो लग रहा है कि भाई सर एजुकेशन को याद रहेगा नहीं रहेगा, फलाना होगा, ढिमका होगा। इट्स नॉट लाइक दैट सर, ओके समझे? तो वी नीड टू सी दिस पार्ट, है ना। हमें ओवरऑल इसके अंदर से एक 15 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, उतना बहुत होगा सर, ठीक है। अब वहां से थोड़ा आगे चलेंगे एंड समझने की कोशिश करेंगे द टॉपिक व्हिच इज वेरी मच सिग्निफिकेंट इज विद रिस्पेक्ट टू द सोर्सेस, एंड सोर्सेस में लिटरेचर के ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं सर, ठीक है। और लिटरेरी ट्रेडिशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल सी दैट आगे कहानी क्या होगी सर, हेडिंग, ओके। तो वी विल सी, है ना। अरे सबकी नोट्स मिलेगी तुम्हें, तुम चिंता मत करो सर। थोड़ा डिले हुआ है, बट नोट्स सबकी मिलेगी सर, है ना, समझे? हाँ, श्री राम को चिंता होगी सर कि भाई क्या होगा, भविष्य भविष्य बड़ा धुंधला लग रहा है, कोई धुंधला नहीं है सर, ठीक है समझे? नोट्स सबकी मिलेगी सर। डिले हुआ है मुझे पता है, बट मैं भी आई एम लिटिल बिट ऑफ लाइक नो स्टक अप इनटू सो मेनी एक्टिविटीज पैरेलली, नहीं हो पा रहा है, बट आई विल डू इट, ओके। वो प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस, ओके। वो तो मैंने कहा है ना सर, ओके। देखो एक बार गाड़ी डिले हो गई तो डिले होगी, बट बाकी सब होता रहेगा, चिंता मत करिए सर।
तो कहानी क्या थी कि अब हम लिटरेचर के ऊपर चले जाते हैं। देखिए लिटरेचर में हमें क्या-क्या चीजें देखनी है एंड वी नीड टू सी दिस पार्ट ओवर पीरियड ऑफ टाइम कि साहित्य कैसे निकल के आया और उसके क्या-क्या फीचर्स है, ठीक है समझे। तो वी विल फाइंड कि देयर टू काइंड ऑफ लिटरेचर इन दिस एरा, ठीक है। एक तो अरबिक लिटरेचर की शुरुआत हुई थी सबसे पहले सर। अरबिक लिटरेचर के साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि पर्शियन लिटरेचर का भी ग्रोथ होगा सर, ठीक है। तो वी विल सी दैट ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो भी चीजें देखने को मिल रहा है वो दोनों की दोनों चीजें हमको यहाँ से पता चलती है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो वी विल सी देखो नोट्स तो स्लाइड्स के रूप में आप अभी भी डाउनलोड कर सकते हो, मतलब जिन लोगों को एक क्लैरिटी नहीं है वो मैं बता देता हूँ। ये क्लास के बाद है ना विद एनोटेशंस डाउनलोड करना सीख जाओ सर, पहली बात, ओके। समझ में आया कि नहीं आपको? बहुत लोगों को ये एक प्रकार की क्या कह सकते हैं कि गलतफहमी है कि भाई नोट से कुछ इसके अंदर स्टूडेंट खटोला बन के आ जाएगा, है ना? ये हमको क्या कह सकते हैं कि एकदम चार्टर्ड नोट्स मिलेगी, स्पेसिफिकली हैंडक्राफ्टेड हमारे नाम के साथ लिखी हुई कि दिस नोट इज डेडिकेटेड टू शिवम, दिस नोट इज डेडिकेटेड टू ध्रुव, दिस नोट इज डेडिकेटेड टू आनंद सर, ओके, है ना? समझे नहीं समझे? तो वैसा नहीं है सर, समझ में आया कि नहीं आपको? उसको थोड़ा फॉर्मेटाइज करके, थोड़ा सिस्टमैटिक करके और इसके अंदर कुछ नहीं 2-4 लाइन ऐड करनी है। बाकी ज्यादातर हमने इतनी कॉम्प्रिहेंसिव नोट देखो मैं एक ही बार बनाता हूँ। आप लोग को लग रहा होगा कि मास्टर अपडेट नहीं करता है। बट रियलिटी ये है कि हम इतनी कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं फॉर सिंगल टाइम सर, ओके। जो नहीं करके ऑलमोस्ट 7-8 साल तक उसकी वो क्या कह सकते हैं अगर यूपीएससी पैटर्न ना बदले तो चला जाएगा, ठीक। और उसी तरह से काम करो कॉम्प्रिहेंसिवली सर, ठीक है। हर बार आधा-आधा करके वो क्या है समझ में आया ना कि एडिशन करके मतलब नहीं है सर, तुम्हारा और मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। इसको पहली टाइम बनाने के ऊपर गाड़ी घिसी गई है, तब जाके ये बिल्डअप होता रहता है। अभी तो क्या छोटा-मोटा रिनोवेशन चलता रहता है इसके अंदर से, ठीक है। दूसरा रनिंग नोट्स है जो सबसे मेन होता है सर, ठीक है। जैसे एजुकेशन का चार्ट हमने बनाया नहीं था, ये एजुकेशन का चार्ट यहाँ क्लास के अंदर बनाया सर, ओके। तो आपको वो नोट्स के अंदर से बेसिकली ऐड कर देना है जो प्रिंटेड या आपको स्लाइड्स के रूप में आप जब डाउनलोड कर दोगे तो उसमें कौन सी बड़ी बात है सर, क्या चलो। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें ये पता चला है कि अरबिक और पर्शियन लिटरेचर की शुरुआत हुई। तो हमें लिटरेचर में दो देखना है, एक तो लैंग्वेजेस देखनी है कि कौन सी भाषा के अंदर लैंग्वेज आई थी सर, ठीक है। दूसरी हमें लिटरेचर के अंदर जो थीम पता होनी चाहिए वो है बेसिकली द टाइप्स ऑफ लिटरेचर सर, ठीक है समझे। टाइप्स का मतलब क्यों है तो वी विल कम टू नो कि देयर आर वेरिएशंस जिसके थ्रू हम लोग लिटरेरी सोर्सेस के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं सर, ठीक है समझे। अब जैसे कुछ-कुछ बहुत सारी किताबें थी जिसे हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल क्रॉनिकल्स, ओके समझे, या क्रॉनिकलर्स के रूप में इनको पहचानते हैं। तो बेसिकली ये क्रॉनिकल वैसे हुआ करती थी जो मेनली हमें पता चलेगा कि कोर्ट ऑथर के रूप में थे। वो हसन निजामी था और मीनाज सिराज था, जियाउद्दीन बानी था और यहया बिन अहमद सरहिंदी था, अफीफी था सर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्रॉनिकल्स आपको देखने को मिलेंगे राजाओं के कोर्ट के अंदर बैठे हुए दरबारी व्यक्तियों के द्वारा लिखे गए थे, ठीक है। दूसरे आपको एक टाइप्स मिलते हैं जिसे हम लोग कहते हैं इंशा ट्रेडिशन सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो एक प्रकार की डॉक्यूमेंट्स है, इसको एपिस्टोग्राफी के रूप में पहचानते हैं जो नॉर्मली राजा के गुणगान के लिए बेसिकली लिखे गए हैं सर, ठीक है। इसी के अंदर से वी विल आल्सो फाइंड कि देयर आर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स का मतलब बेसिकली ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो शासक के द्वारा ऑफिशियली राजपत्र के रूप में इश्यू किए गए, गजेट के रूप में इश्यू किए गए हैं सर, ठीक है। इसमें ही सूफी ट्रेडिशंस हमको देखने को मिलेंगे। ये सूफी ट्रेडिशंस के रूप में विल सी ओवर पीरियड ऑफ टाइम यहाँ आपको मलफूजात करके एक टेक्स्ट देखने को मिलती है सर, ठीक है ना समझे। मलफूजात और मकतूब, है ना समझे। ये दोनों की दोनों प्रकार की टेक्स्ट है जो सूफी लिटरेचर के अंदर से निकल के आई थी और ये भी हम लोग को हेल्प करता है इन अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंडिंग हिस्ट्री। इनफैक्ट इस बार 2023 की प्रीलिम्स के अंदर सॉरी मुख्य परीक्षा के अंदर वंस अगेन मलफूजात के ऊपर से सवाल आया था कि मलफूजात क्या है सर, ठीक है समझे, उसकी सिग्निफिकेंस बता दो एज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री सर, है ना। तो वी नीड टू सी दिस पार्ट कि देयर आर मल्टीपल लिटरेरी ट्रेडिशंस दैट हैव इवॉल्वड ओवर पीरियड ऑफ टाइम और हमें ये अरबिक और पर्शियन हिस्टोग्राफी के ट्रेडिशंस दोनों पता होने चाहिए कि कैसे निकल के आए थे सर, ठीक है समझे। अब आप देखिए कि अरबिक ट्रेडिशंस कहां से निकल के आया सर, ओके सबसे पहले, उसके बाद पर्शियन ट्रेडिशंस में जाएंगे तो पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत के अंदर द होल दिल्ली सल्तनत हैज टू बी कैटेगराइज्ड along two traditions और ये दोनों के दोनों सबसे पहले अरबिक से निकल के आए थे सर, ठीक है। और अरबिक के अंदर भी हमें ये पता चल रहा है कि बड़ा लंबा समय का एक कार्यकाल हमें मिलेगा फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड द अरबिक ट्रेडिशंस हैज इमर्ज्ड इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री सर, ठीक है समझे। अब इसमें हमें बेसिकली अरबिक ट्रेडिशंस निकल के आएंगे समवेयर इन द अरब इन्वेजन सर, ओके। तो वी आर एबल टू रिकॉल द अरब इन्वेजन टू इंडिया सर, ठीक है। तो अरब इन्वेजन से ही अरबिक ट्रेडिशंस और अरबिक लिटरेचर की शुरुआत हुई थी सर, ठीक है। तो अरबिक लिटरेचर इन इंडिया कैन बी ट्रेस बैक सर, है ना समझे। इसमें हम लोग को क्या-क्या चीजें याद रखनी है सर, ओके। तो एक तो इनकी ओरिजिन याद रखनी है कि भाई कैसे बेसिकली इसकी ओरिजिन हुई थी भारत के अंदर। दूसरी इसकी नेचर याद रखनी है, नेचर में ही इसका फीचर हमें याद रहना चाहिए कि बेसिकली किस तरह की बातें लिखी गई। चौथा इसमें हु किसके द्वारा लिखा गया था सर, ठीक है। तो मेनली 3-4 चीजें हमको यहाँ से देखने को मिलती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो द ओरिजिन कैन बी ट्रेस बैक टू द 8th सेंचुरी सर, है ना 8वीं शताब्दी के आसपास का पीरियड हम लोग देख सकते हैं व्हेन द अरब्स केम टू इंडिया एज़ अ पार्ट ऑफ द अरब इन्वेजन ऑफ सिंध सर, ठीक है समझे। तो सिंध के ऊपर जब अरबों ने अपना दबदबा एस्टैब्लिश करने की कोशिश की तो बेसिकली इन्होंने भारत के बारे में लिखने की शुरुआत की और अपने पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट के बारे में लिखा सर, ठीक है समझे। सो द थीम ऑफ लिटरेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, ठीक है ना। सो इट टॉक्स अबाउट द सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ इंडिया, इट टॉक्स अबाउट द रिलीजियस कंडीशंस ऑफ इंडिया, इट टॉक्स अबाउट द पॉलिटिकल एंड द मिलिटरी इवेंट्स दैट हैव टेकन प्लेस एज़ वेल सर, ठीक है। और बाकी सारे अदर इकोनॉमिक और जो डायमेंशंस है वो भी हमको यहाँ से थीम के रूप में यहाँ से मिलेंगे सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि के निजामी है, निजामी साहब हमने मेडिवल इंडिया के ऊपर काफी बार कोट भी किया दिल्ली सल्तनत के अंदर। तो इनके बारे में ये कहा गया है कि भाई बेसिकली अरबिक लिटरेचर जो था इसमें इतनी सारी थीम यहाँ पे कवर होती है, पहली बात तो हमको ये मिलेगी सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। दूसरी कहानी हमारे लिए बड़ी प्रोमिनेंट पार्ट हमको यहाँ से वो जो मिलेगी वो है नरेशन सर, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नरेशन बेसिकली एक तरह का अरबिक हिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट था सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि इसको इस्नाद ट्रेडिशंस कहते हैं अरबिक हिस्ट्री के अंदर और वो भी एक बहुत प्रोमिनेंट फैक्टर के रूप में आपको मिलता है। नरेशन भी बेसिकली चेन के रूप में हुआ करता था सर, है ना समझे। तो इसको कहते हैं चेन ऑफ नैरेटर्स सर, ओके। तो दैट इज कॉल्ड एज द इस्नाद ट्रेडिशंस इन अरबिक हिस्टोग्राफी सर, ठीक है। ये बेसिकली ऐसा ट्रेडिशन हुआ करता था जहां एक व्यक्ति ने लिखा है, उसके बाद दूसरे व्यक्ति ने लिखा है, फिर तीसरे व्यक्ति ने लिखा है सर, ठीक है। ये शुरुआत प्रोफेसी के समय से शुरू हो गई थी, पर ग्रेजुअल सेंस में जब इंडिया में अरब्स आए तो इन्होंने भी इसी प्रकार की इस्नाद ट्रेडिशंस को इवॉल्व करवाया सर, ठीक है समझे। सो व्हाट डू वी सी ओवर हियर ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो कि देयर आर इस्नाद ट्रेडिशंस रिटन बाय मल्टीपल ऑथर्स, ओके ना। बहुत सारे अरब ऑथर्स हैं हमारे लिए पर हम सबके सबको तो याद नहीं रखेंगे, बट मेनली हमको ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के अंदर क्लियर पता होना चाहिए कि ये कैसे निकल के आए थे। तो इनिशियली वो चाचनामा करके किताब लिखी गई थी, अगर आपको याद होगा, इट वाज रिटन इन अरबिक हिस्ट्री ओनली सर, ठीक है। बट देन व्हाट हैपेंस इज दैट कि द चाचनामा वाज अ बुक व्हिच वाज रिटन विद रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री ऑफ सिंध एंड राजा दाहिर और कैसे अरब्स ने कॉन्क्वेस्ट किया। इट वाज ओरिजिनली रिटन इन अरबिक बट लेटर ऑन ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय द 12th सेंचुरी, ओके। तो कहानी है कि कुफी करके एक ऑथर ने फिर उसको ट्रांसलेट किया। ओरिजिनल ऑथर हमारे पास अवेलेबल नहीं है सर, ठीक है। तो बेसिकली चाचनामा इज अ बुक और सोर्स ऑफ हिस्ट्री इज अ गुड सोर्स, ओके। बट देन द इशू इज दैट इट इज नॉट रिलायबल एज सच बिकॉज़ वी विल कम टू नो कि जो अरबिक हिस्टोग्राफी है या अरबिक ट्रेडिशन की जो डेवलपमेंट हुई है उसमें हमको एक प्रकार की लिमिटेशन ये मिलेगी कि भाई ये किताब सेकेंडरी सोर्स के रूप में निकल के आई है, yes, exactly, सर, ठीक है। सो दिस बुक इवॉल्व्ड एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ हिस्ट्री एंड दैट इज वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ चाचनामा एज अ बुक सर, ठीक है ना समझे। ये चाचनामा को बेसिकली जब पर्शियन हिस्टोग्राफी में ट्रांसलेट किया तो ऑब्वियस है कि भी उसके कारण उसको नए सिरे से हम लोग क्या कह सकते हैं कि पढ़ पाए, समझ पाए, पर इसके अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशंस और डेवलपमेंट हुए होंगे सर, ठीक है। दूसरी अरबिक ट्रेडिशंस के अंदर आपको फिर ये तो अननोन ऑथर के द्वारा लिखी गई थी, पहली बात तो ये है सर, ठीक है। तो ओरिजिनल बुक जो है ये बेसिकली अरब्स के द्वारा लिखी गई है, एक्चुअली राजा चाच के बारे में है सर, ठीक है। चाच अगर आपको पता होगा, मैंने बताया था वो दाहिर के फैमिली से बिलोंग करते थे एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम ही कैप्चर्ड पावर इन सिंध सर, ठीक है ना समझे। तो उसके इतिहास के साथ इन्होंने सब कुछ जोड़ा हुआ है और वो कहां से बिलोंग करते थे, उनकी बैकग्राउंड क्या थी और ये सब बातें इसके अंदर से इंक्लूड की गई होगी सर, ठीक है। अब आप समझिए कि व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दी होल डेवलपमेंट तो इसमें फिर बहुत सारे और भी लोग आए सर, है ना समझे। तो इफ यू आर एबल टू रिकॉल अबाउट द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट तो वी विल कम टू नो कि अरब्स तो आए थे, अरब्स के बाद ग्रेजुअली अरब्स पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो जीत नहीं पाए सर, ओके। बट देन वी विल सी कि गुड नंबर ऑफ अरब्स विल बी कमिंग टुवर्ड्स इंडिया एंड राइटिंग अबाउट इंडिया इन द फॉर्म ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस, ओके ना समझे। तो टू वे एक्सचेंजेस शुरू हो गए सर, ठीक है। टू वे एक्सचेंज का मतलब क्या है सर, ठीक है। तो हमें ये पता चल रहा है कि अरब ऑथर्स और अरब ट्रैवलर्स इंडिया के अंदर आएंगे, दे विल बी राइटिंग एंड एक्सपीरियंसिंग अबाउट इंडिया एज़ वेल सर, ठीक है। तो इसमें एक तो सुलेमान करके आपको एक बेसिकली ट्रैवलर देखने को मिलते हैं, सुलेमान सर, है ना समझे। एंड दूसरे हमें देखने को मिलते हैं वो है अल मसूदी सर, ठीक है ना समझे। इन दोनों की एक्सपीरियंसेस हमारे लिए बड़े प्रोमिनेंट है क्योंकि इनके द्वारा भी पॉलिटिकल हिस्ट्री को कहीं ना कहीं कवर किया गया है। तो इफ यू आर एबल टू रिकॉल तो वी विल कम टू नो कि अल मसूदी टॉक्स अबाउट द
प्रतिहार डायनेस्टी, प्रिसाइसली द गुर्जर प्रतिहार, जहां उन्होंने जुजर के बारे में बताया है सर, ठीक है। या यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सुलेमान भी बताने की कोशिश करेंगे कि कौन से राजा कहां-कहां पे रूल कर रहे थे सर, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों 8th एंड 9th मतलब 9th एंड 10th सेंचुरीज के ट्रांजिशंस में आते हैं सर, ओके। एंड इन द 9th एंड द 10th centuries when they came to India, they highlight the political conditions included the story of the tripartite struggle सर, ठीक है, getting your point, okay। ट्राइपार्टी स्ट्रगल में गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के बारे में हमें पता चलता है सर, ठीक है। तीसरी कहानी इन्होंने स्पेसिफिक किंग्स के बारे में लिखा है सर, ठीक है, समझे। ये किंग्स के अंतर्गत मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि दे विल बी राइटिंग अबाउट किंग जुजर, है ना, जुजर इज गुर्जर सर, है ना, समझे। या मीर भोज को बराह के रूप में कंसीडर किया गया है क्योंकि बराह वो टाइटल दिया था मीर भोज, अगर आपको याद होगा, द रूलर ऑफ द गुर्जर प्रतिहार को टाइटल ऑफ बराह सर, ठीक है। तो इस तरह की कहानी आपको देखने को मिलती है। पालास को इन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की है। दूसरी कहानी इन्होंने ज्योग्राफिकल ओरिएंटेशन देने की शुरुआत की थी सर, ठीक है। देखो इसके पहले अरब हिस्टोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी सिग्निफिकेंट पार्ट थी कि ज्योग्राफी को कम लिखा गया था, ठीक है। बट नाउ वी विल कम टू नो कि जब मसूरी जैसे लोग आए सर, है ना, तो अल मसूरी ने भारत के अलग-अलग विस्तार में ट्रैवल किया था सर, ठीक है। सो विल बी राइटिंग द ज्योग्राफिकल डायमेंशंस एज़ वेल। सो अरब हिस्टोग्राफी के अंदर इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन कैसे होता है, तो वी विल कम टू नो अबाउट द स्टोरी लाइन ऑफ ज्योग्राफी, क्योंकि मसूरी हैड ट्रैवल्ड टू इंडिया एंड ही हैड ट्रैवल्ड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग ही विल गो टू श्रीलंका एज़ वेल। तो वो थोड़ी बहुत ज्योग्राफिकल डायमेंशंस भी लिखने की कोशिश करेगा सर, है ना, वेरी गुड, ओके। तो दिस इज अ न्यू ट्रेंड दैट इवॉल्वड ओवर पीरियड ऑफ टाइम सर, ठीक है। ये 10वीं शताब्दी तक की कहानी थी सर, ओके। फिर 10वीं के बाद अगर आप देखो तो अरब हिस्टोग्राफी 11th सेंचुरी के अंदर निकल के आई सर, ठीक है। 11th सेंचुरी का मतलब क्या है, 11वीं शताब्दी सर, ओके, मतलब 1000 के बाद सर, ओके। पोस्ट 1000 यू विल सी गुड नंबर ऑफ अरब हिस्टोग्राफी एंड अरब ऑथर्स राइटिंग अबाउट इंडिया एंड दे विल बी हाइलाइटिंग अबाउट डिफरेंट एरिस्टोक्रेटिक एंड द ट्रेडिशंस ऑफ दिस कंट्री सर, ठीक है। 1000 के बाद हमें सबसे प्रोमिनेंट पर्सनालिटी को देखने को मिलती है, वो है अल बरूनी सर, ठीक है। तो अल बरूनी ने किताबुल हिंद लिखी थी, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सर, ठीक है। एंड किताबुल हिंद के अंदर अल बरूनी टॉक्स अबाउट द एक्सपीरियंसेस ही हैड विद इंडिया सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो ही बिलोंग टू द कोर ट्रेडिशंस ऑफ मोहम्मद गजनी एज़ वेल एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि अल बरूनी विल बी हाइलाइटिंग अबाउट व्हाट ही हैड सीन इन इंडिया सर, है ना। तो उसने भारत के अंदर क्या देखा था, किस तरह की उसने अनुभव रखे थे और उसने सोसाइटी को लेके वो थोड़ा बहुत बायस भी था सर, ठीक है। तो हमने पिछले क्लास के अंदर डिस्कस भी किया था कि व्हाट वाज द बायसनेस ही हैड सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो व्हाट वी सी ओवर हियर कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम और भी ऑथर्स आपको मिलेंगे। अब बेसिकली इस दौर के अंदर हमें पता चल रहा है कि दुनिया के अलग-अलग विस्तारों के अंदर वी विल फाइंड कि अरब स्कॉलर्स की ग्रोथ हो गई थी। मतलब इजिप्ट के अंदर आपको मिलते हैं ओवर पीरियड ऑफ बगदाद के खलीफा के अंदर आपको यहाँ से मिलेंगे सर, ठीक है, समझे। अब वी विल सी कि ग्रेजुएट सेंस के अंदर 1030 तक आते हैं, ये उतवी जैसे स्कॉलर्स आपको मिलते हैं सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो उतवी भी अरबिक हिस्टोग्राफी के अंदर कंट्रीब्यूट करता है सर, ठीक है, समझे। तो उसने लिखी थी तारीख अल-यमनी सर, ठीक है, समझे। तारीख अल-यमनी इज बेसिकली बुक दैट टॉक्स अबाउट द लाइफ ऑफ गजनी ओनली सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड गजनी और सुबुक्तगिन अगर आपको पता होगा तो ये अल्तगिन और सुबुक्तगिन गजनी के आगे के प्रीडिसेसर्स थे, ओके। और इनके बेसिस के रूप में ये बताने की कोशिश कर रहा था कि इनकी लाइफ कैसी थी और कैसे ये लोग सत्ता के ऊपर आए सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब आप समझिए कि ज्यादातर अरब ऑथर्स ने खास करके वी विल सी कि भारत के बारे में जो भी चीजें लिखी है वो एक प्रकार से लिमिटेड थी। लिमिटेड का मतलब ये है कि दे हैव नॉट हाइलाइटेड एक्चुअली अबाउट इंडिया इन डेप्थ सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, बिकॉज़ दे हैड नॉट ट्रैवल्ड मच, ओके, दे हैड नॉट मच ऑफ द एक्सपीरियंसेस। वी हैव सीन ना कि क्या-क्या लिमिटेशंस इनके यहाँ से मिलती है। सो दे विल बी राइटिंग अबाउट द एक्सपीरियंसेस दे हैड विद इंडियन पीपल और ऑन बेस्ड ऑन द लिमिटेड इन्फॉर्मेशन एंड द इंटरप्रिटेशन और मेनली वी कैन से द हियरसे का मतलब क्या होता है कि उन्होंने जो सुना था थोड़ा बहुत इधर-उधर का सर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ना कि नवनीत ने आज ध्रुव को कंप्लेन किया कि ये जो अमित है ये हर क्लास के अंदर टिप्पणी करता रहता है उल्टा-सुल्टा और मास्टर ने उसको डांटा सर, ठीक है। उसके बाद वी विल सी कि ध्रुव ने ये बात आगे जाके नमिता को बताई और क्या कहा कि भई जो ये अपना अमित है वो क्लास में बहुत टिप्पणी करता रहता है उल्टा-सुल्टा, तो मास्टर ने उसको ब्लॉक कर दिया सर, ठीक है। फिर नमिता ने ये बात जाके वी विल सी कि ये मुकेश को बताई कि तुम्हें पता है कि मास्टर ये अमित जरा कैसे टू करता है क्लास के अंदर, तो उसको ब्लॉक तो किया, उसको परमानेंटली सस्पेंड करवा दिया सर, ठीक है। तो इस तरह से आपको चीजें मिलती रहेगी सर, समझे। तो वही कहानी आपको यहाँ पे भी मिलती है सर, ठीक है। तो एडिशन होगा ना सर, ओके। तो एडिशन होने के चक्कर के अंदर हमें जो क्लैरिटी मिलनी चाहिए लिटरेचर के अंदर वो नहीं मिलेगी सर, ओके। तो अरबिक हिस्टोग्राफी हैड इट्स ओन सोर्स ऑफ लिमिटेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो देयर आर गुड नंबर ऑफ बुक्स व्हिच वर रिटन इन द अर्ली एरा सर, है ना, समझे। ऐसा नहीं था कि नहीं हुआ था, बट उसके अंदर इंडिया सेंट्रिक इन्फॉर्मेशन कम है। अब देखिए इस दौर में अरब का गोल्डन पीरियड चल रहा है सर, ठीक है। तो बगदाद से लेके इजिप्ट से लेके स्पेन तक ये लोग पहुंचे हुए हैं, ठीक है, समझे, 1000 के बाद के पीरियड के अंदर। तो इस दौर में वी विल कम टू नो कि ये बाहर की हिस्ट्री के बारे में ज्यादा लिखेंगे सर, ठीक है। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तो इंडिया में पर्शियन हिस्टोग्राफी का ट्रेडिशन ज्यादा चल गया है, रेदर देन वी विल कम टू नो कि अरबिक हिस्टोग्राफी सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अरब्स के साथ प्रॉब्लम ये था कि अरब्स ने जो लिटरेरी थीम की लिखने की कोशिश की है उसके अंदर रिलीजियस थीम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस को देने की कोशिश की है और अपने हिसाब से सोशल इंटरप्रिटेशंस किए जैसे उनको अनुभव थे सर, ठीक है। व्हेन द पर्शियन हिस्टोग्राफी केम, है ना, जैसे पर्शियन हिस्टोग्राफी का डेवलपमेंट हुआ, फारसी भाषा का प्रभुत्व बढ़ता है, तो उसने पॉलिटिकल क्रॉनिकल्स को ज्यादा लिखा, उसने डायनेस्टीज को ज्यादा लिखा, उसने एरिस्टोक्रेटिक कंडीशंस को ज्यादा लिखा, उसने राजाओं के गुणगान ज्यादा गाए सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो व्हाट इज हैपनिंग कि अरब हिस्टोग्राफी करीबन 10th और 11th सेंचुरी के अंदर आपको यहाँ से मिलेगी सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। उसके बाद हमें ये देखने को मिल रहा है कि पर्शियन हिस्टोग्राफी को टेक ओवर करने की कोशिश करेगी सर, ओके। कोशिश करने का मतलब ये है कि वी विल कम टू नो कि इनको ऐसा था कि भाई हमें यहाँ से जो अरबी भाषा है उसके अंदर रिलीजियस इंपॉर्टेंस बहुत है पर बाकी हिस्टोरिकल सेंस में हमें उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो इस तरह से वी विल फाइंड कि ट्रांजिशन होगा और ये ट्रांजिशन फिर फाइनली पर्शियन लिटरेचर की तरफ ये भारत के अंदर इतिहास को लेके जाएगा सर, ठीक है, समझे। तो फर्स्ट थिंग इज क्लियर सर, समझे, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन एंड अरबिक हिस्टोग्राफी कैसे, है ना। तो इसमें यही 4-5 प्रकार की थीम आपको लिखनी है, ऑथर्स के नाम लिखना है, फीचर्स में आपको सोशियो रिलीजियस पॉलिटिकल, इनफैक्ट अल-बिरूनी, इसमें अगर आपको आगे लिखना है तो एकल-दोकल छूटक ऑथर्स आपको मिल जाएंगे। जैसे 14th सेंचुरी के अंदर अगर आप याद करोगे अरब हिस्टोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको इब्न बतूता देखने को मिलता है सर, ठीक है। क्योंकि बतूता मोरक्को से आया था ना सर, ठीक है। तो मोरक्को से व्हेन ही केम टू द कोर्ट्स ऑफ द तुगलक, ओके, समझे। तो ही विल बी गोइंग बैक एंड राइटिंग इन द अरबिक पॉइंट ऑफ व्यू ओनली सर, ठीक है। मतलब हिस्टोग्राफी में अरब भाषा का उपयोग करने की कोशिश करेगा सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो व्हाट डू सी हियर कि है ऑथर्स आपको 2-3 मिल जाएंगे, बट हमें सब कुछ यही याद रखना है कि भाई देखो ओवरऑल थीम के अंदर लिमिटेशंस इनकी बहुत थी सर, ठीक है, समझे। और इनकी लिमिटेशंस और सिग्निफिकेंस हमें ये सब मेन पॉइंट पता होने चाहिए और इस तरह से देयर इज अ ट्रांजिशन सर, ठीक है, समझे। दिस ट्रांजिशन कैन बी सीन आफ्टर 1000 ओनली सर, ठीक है ना। एंड दिस ट्रांजिशन कैन बी सीन विद रिस्पेक्ट टू द पर्शियन हिस्टोग्राफी सर, ठीक है। अब देखिए पर्शियन हिस्टोग्राफी क्यों डेवलप हुआ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट एंड व्हाट फैक्टर्स कैन बी एट्रिब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ द पर्शियन हिस्टोग्राफी इन इंडिया। तो हमें ये रहना चाहिए कि भाई बेसिकली पर्शियन वाज अ स्टेट लैंग्वेज, ओके ना। अरबिक नेवर बिकम द स्टेट लैंग्वेज सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड बिकॉज़ इट वाज अ स्टेट लैंग्वेज ऑब्वियसली द लिटरेरी ट्रेडिशंस विल बी इवॉल्विंग मोर इनटू दिस लैंग्वेज, ओके ना, समझे। आप देखिए भारत में हिंदी साहित्य, क्योंकि हिंदी बेसिकली मेजॉरिटी या भारत के 40-50% से ज्यादा लोग बोलते हैं तो उसमें साहित्य का विकास अपने हिसाब से होगा सर, ठीक है, समझे कि समझे। वो चीज विल सी कि पर्शियन के अंदर भी आपको मिलती है, क्यों? क्योंकि वो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है और स्टेट की पैटर्नेज आपको मिलती है, तो इट इज बट ऑब्वियसली स्टेट लैंग्वेज के रूप में उसका ग्रोथ होने की शुरुआत होगी सर, ओके। तो पर्शियन को स्टेट लैंग्वेज बनाने के कारण इसकी लिटरेरी ट्रेडिशंस निकल के आए सर, ठीक है ना, समझे। दूसरी कहानी हमें ये देखने को मिल रही है कि जो मदर टंग थी मतलब स्टेट लैंग्वेज के रूप में तो मिलेगी, दूसरे कोर्ट ऑथर्स भी दे वर वेरी मच कंफर्टेबल विद अंडरस्टैंडिंग पर्शियन, ओके ना, समझे। मतलब आप देखिए अरबिक हिस्टोग्राफी में प्रॉब्लम ये था कि अरबिक वाज नेवर द मदर टंग ऑफ मेनी ऑफ द ऑथर्स, इवन द कोर्ट ऑथर्स, ओके ना, समझे।
मतलब आप देखिए कि जैसे अल बरूनी है, तो अल बरूनी किताब हिंदी लिखने की कोशिश तो करेगा, बट वो तो समरकांडी था सर, ठीक है? तो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज अरबिक शायद तक नहीं थी सर, ठीक है? रियलिटी आप इफ यू आर अवेयर अबाउट दिस पार्ट, ओके ना, क्योंकि वो तो सेंट्रल एशिया से बिलॉन्ग कर रहा था। तो वो क्या है कि अरबिक उसने सीखा हुआ था, बिकॉज़ थियोलॉजिकल जो लैंग्वेज के रूप में था, तो इसके कारण ये चीज़ें मिलती है। बट यहाँ पे क्या था कि स्टेट लैंग्वेज होने के कारण वी विल कम टू नो कि जितनी भी ट्रेडिशंस है वो सब यहाँ से निकल के आई, तो कोड ऑथर्स भी पर्शियन से ज़्यादा थे सर, है ना? समझे? दूसरा अरबिक ओवर पीरियड ऑफ टाइम वाज़ रिस्ट्रिक्टेड वी विल सी कि विद रिस्पेक्ट टू रिलीजियस लर्निंग सर, ओके? तो मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया था कि रिलीजियस लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हमने पढ़ा उसमें ये पर्शियन अरबिक सेटिंग करते थे सर, ठीक है? कि भई जो भी धार्मिक शिक्षा देनी है कुरान और हदीस से वो अरबी में देंगे सर, ओके? बाकी जो भी ज़्यादा प्रकार का प्रैक्टिकल एजुकेशन है सर, है ना? जो एडमिनिस्ट्रेशन में डे टू डे लाइफ में काम में आएगा, मदरसास के अंदर भी वो फारसी में होगा सर, ठीक है? उसमें अरबी नहीं सिखाएंगे सर, ठीक है? वेरी ओके? तो दिस इज हाउ वी विल सी कि देयर विल बी वेरिएशंस, ओके? दिस वेरिएशंस विल आल्सो लीड टू द ग्रोथ ऑफ वी विल कम टू द पर्शियन लैंग्वेज, ओके? इन बेसिस के रूप में हमें ये भी पता चल रहा है कि ये पर्शियन लैंग्वेज को स्टेट लैंग्वेज के रूप में लिटरेरी ट्रेडिशंस कोड ऑथर्स किंग्स ने तो पैटर्न दिया, विल आल्सो साइमल्टेनियसली सी द सूफी सेंट्स, ओके ना? हु हैड केम टू दिस कंट्री एंड दे वर बेसिकली कन्वर्सेटिंग विद देयर वी कैन से मुरीद्स, मतलब द डिसिपल्स, ओके? दे वर आल्सो यूजिंग द पर्शियन लैंग्वेज, ओके? रादर देन द अरबिक लैंग्वेज, वेरी ओके? क्यों? क्योंकि दे आल्सो वांटेड टू प्रीच इन द लोकल लैंग्वेज और द लैंग्वेज व्हिच इज मोर कंफर्टेबल सर, ओके? सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस विल सी दैट इसमें पर्शियन भाषा का ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने की शुरुआत होती है एंड दिस इज हाउ वी विल सी द पर्शियन लैंग्वेज बिकेम द मोस्ट इंपोर्टेंट लैंग्वेज ऑफ मिडिवल इंडिया सर, ठीक है? समझे? तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि भई देखो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पांसिबल है सर, ठीक है? ये फैक्टर्स के अंतर्गत फिर आखिर के अंदर आप लिखोगे लोकल पॉपुलेशन एज़ वेल सर, ठीक है? लोकल पॉपुलेशन भी धीरे-धीरे फिर सीख जाती है सर, ठीक है ना? समझे? तो ये सीखने के कारण क्या था, क्योंकि ऑब्वियस था कि नौकरी धंधा रोजगार चाहिए आपको, तो फिर यू नीड टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, ओके? तो जितना जल्दी सीखोगे उतना जल्दी ज़्यादा ठीक रहेगा सर, ओके ना? समझे? तो ग्रेजुअल साइंस के अंदर हमने कल की क्लास के अंदर पढ़ा कि एजुकेशन इनिशिएटिव्स दिए गए थे, उसमें पहले कायस्थ ने सीखने की शुरुआत की थी, कायस्थ समुदाय ने सर, ठीक है? फिर और भी लोग सीखेंगे क्योंकि कायस्थ जो सीख के आए थे, वो दूसरे को भी ट्रेडिशन के रूप में पास ऑन कर रहे थे सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि बहुत सारी चीजें यहाँ से निकल के आई थी सर, ओके? एंड दिस पुश्ड टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द पर्शियन लैंग्वेज एज़ अ पॉपुलर लैंग्वेज ऑफ द टाइम और लिटरेरी ट्रेडिशन भी यहाँ से आया सर, ठीक है? अब सवाल ये था कि पर्शियन लिटरेचर की थीम क्या थी सर, ठीक है? समझे? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? तो पर्शियन लिटरेचर वाज़ डिफरेंट फ्रॉम द अरबिक लिटरेचर, ओके? हमने बताया कि अरबिक लिटरेचर वाज़ मेनली रिलीजियस सेंट्रिक लिटरेचर सर, ओके? इसकी थीम के अंदर धर्म की इंपॉर्टेंस ज़्यादा थी क्योंकि इंटरप्रिटेशन वहाँ से निकल के आया था सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? बट हियर वी विल कम टू नो कि जो पर्शियन ट्रेडिशंस था, ये पर्शियन ट्रेडिशंस में पॉलिटिकल हिस्ट्री ज़्यादा आपको देखने को मिलती है सर, ठीक है? तो मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल क्रॉनिकल्स है ना, राजा के कोर्ट में बैठे हुए हैं सर, है ना? समझे? जो कोर्ट ऑथर थे उनके द्वारा बहुत सारे पॉलिटिकल क्रॉनिकल्स लिखे गए सर, ठीक है? तो इसके लिए ऑथर्स लिखते हैं कि भाई देखो ये तो अरिस्टोक्रेटिक थीम ऑफ लिटरेचर है सर, ठीक है? अरिस्टोक्रेटिक या दरबारी थीम के रूप में हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? क्योंकि इनका काम ये था कि राजा और डायनेस्टीज़ के बारे में लिखा जाए और उनके गुणगान गाए जाए सर, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? तो इट वाज़ सेंटर्ड अराउंड द किंग एंड द मोनार्क, ओके? नो डाउट रिलीजियस इंटरप्रिटेशन और रिलीजियस origin was also written. जैसे फॉर एग्जांपल दे हैड मेजॉरिटी ऑफ द ऑथर्स विल आल्सो बी टॉकिंग अबाउट द राइज ऑफ इस्लाम इन इंडिया, बट दे आल्सो एट्रिब्यूट टू द रूलर एज़ वेल सर, है ना? मतलब जैसे तबक़ात नसीरी है, तबक़ा तबक़ा इज़ द स्टेप्स, ओके? समझे? तबक़ात नसीरी के अंदर मिन्हाज ने क्या लिखा है? द ग्रोथ ऑफ इस्लाम फ्रॉम वेस्ट एशिया, हाउ इट केम टुवर्ड्स इंडिया एंड द डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज़ दैट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ओके? तो इस तरह से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ ये जो बात है इसके लिटरेचर में रिलीजियस की थीम होगी, पर रिलीजियस की थीम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादातर आप देखोगे तो किंग सेंट्रिक रिलीजियस पॉलिसीज को हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? तो नैरेटिव्स और पॉलिटिकल नैरेटिव्स बहुत है सर, है ना? समझे? पॉलिटिकल नैरेटिव्स का मतलब ये है कि राजा ये जो कर रहा है वो बेसिकली रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से या सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आपको देखने को मिलता है सर, ठीक है? तो इस तरह की बातें आपको यहाँ से देखने को मिलती है थीम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात होना चाहिए। इसमें वी विल सी कि रूलर्स का नाम भी बहुत मेंशन किया गया है, ऑथर्स का नाम भी आपको यहाँ से मेंशन करता हुआ देखने को मिलता रहेगा सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? तो वी विल फाइंड कि अरबिक हिस्टोग्राफी से बहुत ही अलग था पर्शियन हिस्टोग्राफी, एक सेटिंग के रूप में हम लोग जब देखेंगे और फिर ग्रेजुअल सेंस में पर्शियन हिस्टोग्राफी का ज्यादा ग्रोथ हुआ, एकल दोकल अरबिक हिस्टोग्राफी मिलती है, खाली एक ही जगह आपको यहाँ से देखने को मिलती है, वो है मिडीवल इंडिया में है अबू फजल सर, ठीक है? तो जब अबू फजल अकबर के कोर्ट में आइन अकबरी लिखता है, तो उसने अरबिक प्लस पर्शियन स्टाइल दोनों को मिक्स किया था, ठीक है? समझे? इट्स ओनली एक्सेप्शन ओवर हियर सर, ठीक है? तो जब अबू फजल को पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे हम लोग, बेसिकली अकबर के कोर्ट में पढ़ेंगे, अभी तो सल्तनत कर रहे हैं सर, ठीक है? उसने अरबिक प्लस पर्शियन सर, ठीक है? ही मिक्स्ड बोथ दिस स्टाइल ऑफ राइटिंग सर, ओके? उसने कहा कि भाई देखो ये दोनों की दोनों हमारे लिए नैरेटिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों का मिक्सचर करके हम लिखेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? तो वी नीड टू सी दिस पार्ट कि भाई देखिए ये एक एक्सेप्शन था, इसने थोड़ी रिलीजियस पॉइंट से और बाकी सारे पॉइंट से भी चीजों को इंक्लूड करके लिखने की कोशिश की थी सर, समझ में आया? तो ये फर्स्ट पार्ट था, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू लिटरेरी इन द थीम ऑफ लिटरेचर इन द दिल्ली सल्तनत सर, ओके? समझे? अब इसमें और कुछ नहीं करना है, हमें अब बेसिकली किताबों के ऊपर चले जाना है कि कौन सी किताब किसके द्वारा लिखी गई थी और उसकी ओवरऑल राइटिंग क्या है सर, है ना? तो इसमें आमिर खुसरो को भी पढ़ेंगे, इसमें ज़ियाउद्दीन बारनी को भी पढ़ेंगे, इसमें मिन्हाज को भी पढ़ेंगे, इसमें हसन निज़ामी को भी पढ़ेंगे और यहया बिन अहमद सरहिंदी को भी पढ़ेंगे सर, ठीक है? ये इब्न बतूता बाकी हम लोग को पढ़ने के लिए इब्न बतूता को पढ़ लेंगे थोड़ा। अल बरूनी को तो हमने पढ़ लिया था पहले की क्लासेस के अंदर, तो अभी 1 डेढ़ घंटा भी इसके ऊपर हमको यहाँ पूरा है ना एक ओवरव्यू ले लेना है। ज़्यादातर क्वेश्चंस माइक्रो लेवल के ऊपर भी आए हैं, मैक्रो लेवल के ऊपर भी आए हैं सर, ठीक है? मैक्रो में जीएस में पूछ दिया था कि पर्शियन लिटरेचर उस दौर की स्पिरिट ऑफ द एज को दर्शाता है सर, ठीक है? मतलब वो मज़ाक करता है तुम्हारे साथ, ओके? हमें हमारी एंशिएंट हिस्ट्री का याद नहीं रहता सर, ओके? तो इसको तो मज़ा आ गई थी सर, ओके? यूपीएससी को और कहा कि फारसी साहित्य जो मध्यकालीन युग का है, वो मेनली उस पीरियड की युगबोध को दर्शाता है। अभी कैसे पता चलेगा युगबोध है कि नहीं है सर, ठीक है? हमें कैसे पता चला? बट ये है सर कहानी तुम्हारे साथ, ओके ना? तो नसीब होगा तुम्हारा, हमको पूछा भी जा सकता है सर, इधर-उधर की बातें आ सकती है। तो लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट, ओके? एंड लेट्स सी द क्वेश्चंस फर्स्ट ऑफ ऑल। क्वेश्चंस देखेंगे तो चीजें समझ में आएगी क्या पूछा गया है। जस्ट अ सेकंड, अपन फाइल लोड कर देते हैं सर, ठीक है? तो थीम समझ में आ गई। देखो पहला मेन होता है थीम सर, ओके? आधे लोगों को तो थीम समझ में नहीं आती सर, ओके? थीम समझ में आ जाएगी तो आधा काम तुम्हारा ठीक हो जाता है कि तुम्हें पढ़ना क्या है सर, ठीक? अब बेसिकली होगा क्या कि आपको खाली याद रखना है कि किस ऑथर कौन से कोर्स से बैठा हुआ है। एक्चुअली क्या होता है, आप उसकी टाइम एंड स्पेस डायमेंशन याद कर लो ना सर, ओके? टाइम एंड स्पेस डायमेंशन मतलब कोई भी कोड ऑथर है फॉर एग्जांपल, है ना? कि निज़ामी है सर, ठीक है? तो इसका टाइम एंड स्पेस डायमेंशन याद करोगे तो ऑटोमेटिकली चीजें आपको ऑब्जर्व होती हुई क्योंकि आपने पॉलिटिकल हिस्ट्री तो पढ़ ली है ना राजा की सर, है ना? तो जैसे ही आपने पॉलिटिकल हिस्ट्री राजा की पढ़ी हुई है और निज़ामी आपको देखने को मिलता है इन द 13th सेंचुरी में, है ना? 1240 के ट्रांजिशन के पीरियड के, ओके? ना मतलब उसके आगे पीछे भी। तो वी विल सी दैट उसके द्वारा जो-जो चीजें ऑब्जर्व की गई होगी वो उस टाइम की कंटेम्परेरी चीज़ होगी, है ना? तो कुतुबुद्दीन ऐबक से इल्तुतमिश का जो ट्रांजिशन पीरियड चल के आया है और उसके बाद वाले पीरियड में फिर आपको ये क्या कहते हैं सिराज मिलता है सर, ठीक है? तो वो बेसिकली आगे कंटिन्यू करेगा। तो ये एक्चुअली 3 ऑथर्स है ना लाइन में लिखते हैं सर, ठीक है? समझे? तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बेसिकली थॉट प्रोसेस जहां निज़ामी के बाद मिन्हाज और मिन्हाज के बाद ज़ियाउद्दीन बारनी सर, ठीक है? इन तीनों की एक फ्लो है सर, फ्लो समझ में आ रहा है सर, ओके? सो दे हैव रिटन फ्रॉम स्लेव डायनेस्टी इनिशियली फ्रॉम कुतुबुद्दीन ऐबक टू इल्तुतमिश एंड रज़िया, फ्रॉम रज़िया टू बलबन एंड फ्रॉम बलबन इट गोज़ अप टू फिरोज शाह तुगलक सर, है ना? तीन ऑथर बेसिकली क्रोनोलॉजिकली लिख रहे हैं सर, मतलब कोइंसिडेंस सेट हुआ था पर क्रोनोलॉजिकली लिख रहे हैं सर, ठीक है? समझे? तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन आपको यहाँ से मिलेगी जो इनके ऑब्जर्व किया गया था। इन्होंने अगर आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है मतलब क्या एक्जेक्टली पिन पॉइंटेड क्या लिखा होगा, पर आपको पता है ना कि वो कंटेम्परेरी ऑफ रज़िया, अगर मिन्हाज रज़िया के कंटेम्परेरी है तो ऑब्वियस है कि वो रज़िया को पसंद करेंगे, बिल्कुल ला कर ऐसा ठीक है। तो यू कम टू नो कि उनकी ऑब्जर्वेशन में एक चीज बड़ी सिग्निफिकेंट होगी कि बोले बाकी सब ठीक है सर, है ना? समझे? पर ये मोहतरमा शासन करने के लायक नहीं है क्योंकि ये मोहतरमा है सर, ठीक है? क्योंकि वो ऑर्थोडॉक्सी चल रही थी एक प्रकार की, है ना? तो वी विल फाइंड कि स्त्रियों को आगे नहीं आने दिया जा रहा है, तो ये सब चीजें आपको मिलेगी सर, ठीक है? समझे? तो वही कहानी आपको यहाँ मिल जाती है। खैर लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट। अरे भाई किधर गया अपना सर, ओके? अरे रुको भाई, किधर गया? नहीं, नहीं, अरे भाई लैंड करा दे मेरे को। कहाँ गया सर फ़ोल्डर सर, ओके? अभी रुको, अभी 1 मिनट सर, ओके?
मैं मिनिमाइज करना पड़ा मेरे को, कोई बात नहीं करेगा सर, माइक चालू रखना सर, कोई बात करता ये नवनीत पकड़ लेना किसी को सर, ठीक है, बात करते पकड़ा गया ना सर, नवनीत भाई, अमित अमित को बोल देता हूँ, भाई अमित तुम पकड़ना सर, एक मिनट किधर गया भाई, हाँ यही फाइल थी, हाँ यही फाइल थी सर, ओके हाँ। तो क्वेश्चन आपको क्या आया है लिटरेचर के ऊपर से, एक मिनट देख लेते हैं अपन सर, ज्यादातर तो क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं पिछले, इस बार क्या आया था मलफूजत के ऊपर से सर, ठीक है, ये क्या गया एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल है दूसरी फाइल हो गई क्या लोड, नहीं वो खाली टाइटल चेंज करना भूल गया था सर, ठीक है, आई थॉट लोच हो गया, नहीं सर ठीक है, टाइटल खाली चेंज करना भूल गया था, ये आ गया सर, ओके तो टाइटल अलग था, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट, ओके, तो देयर आर थ्री थिंग्स, ओके ना, इसमें तीन चार चीजें हमको यहाँ से मिल गई सर, करेंगे पहली चीज, हमें बुक्स के नाम याद रखने हैं जो अरबिक हिस्ट्री के अंदर आपको मिल जाएंगे सर, ठीक है, तो दिस आर द अरबिक हिस्ट्री जो हमने डिस्कस किया, उसके बाद हसन निजामी है, उसके बाद मिनहाज है सर, ठीक है, करेंगे ओके, ओवर पीरियड ऑफ टाइम आमिर खुसरो आएंगे और फिर बारनी आएंगे सर, ठीक है, ये चार मेन है, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक खुद आते हैं एंड ओवर पीरियड ऑफ अफीफी आएंगे सर, ठीक है, समझे, तो अफीफ अगर आपको याद होगा तो फिरोज शाह तुगलक के कोर्ट में बैठा करते थे, फिर तैमूर की किताबें आती हैं, फिर सरहिंदी आते हैं, सरहिंदी की इंपॉर्टेंस ये है कि ये सैयद डायनेस्टी की एकमात्र सोर्स है सर, ठीक है, और फाइनली पीछे के कंटेम्परेरी पीरियड के अंदर इब्न बतूता भी आता है जिसने रोहेला लिखी थी, रोहेला वाज अरबिक सोर्स ऑफ हिस्टोग्राफी सर, ठीक है, तो ओवरऑल हमें चीजें पता होनी चाहिए कि इनके द्वारा क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की गई है एंड व्हाट हैज बीन इनकी राइटिंग्स, व्हाट हैज बीन देयर ऑब्जर्वेशंस एज वेल, ओके, तो आई गेस यहां मेरे को दिख नहीं रहा है सर, ठीक है, लिटरेरी ट्रेडिशंस 16th सेंचुरी इंडियन रेनेसां बहमनी सुल्तान्स के ऊपर सवाल आया है, ये तो विजयनगर के ऊपर है सर, ओके, कौन से चैप्टर में आता है सर, कल्चरल ट्रेडिशंस के ऊपर भी नहीं है, बट मेनली हमको पीछे यहाँ में ऐड किए हुए हैं, क्या चलिए लेते हैं इस बात पे, तो देखिए इसमें आपको दो प्रकार के सवाल पूछे हैं, माइक्रो और मैक्रो लेवल बोथ, ओके, एक सवाल आपको पूछा गया था, द पीरियड ऑफ दिल्ली सुल्तान्स विटनेस द इमर्जेंस ऑफ इंडो पर्शियन कल्चर, डिस्कस द स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ लैंग्वेज, ओके, मतलब छोटा मोटा सवाल नहीं है सर, करेंगे ओके, तो वी विल फाइंड कि दे हैव आस्क्ड विद रिस्पेक्ट टू कि भाषा के ऊपर क्या डेवलपमेंट हुआ, तो मैंने आपको बताया इंडो पर्शियन कल्चर में उर्दू का कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया, पर्शियन लैंग्वेज डेवलपमेंट और लैंग्वेज के साथ लिटरेरी ट्रेडिशंस के ऊपर आपको लिखना है सर, ठीक है, दूसरा ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेज इन लिटरेचर ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड सर, इसमें लिटरेचर में फिर और भी भाषा का आपको बेसिकली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, दूसरी कहानी एजुकेशन नोवेल्स, आमिर खुसरो और ज़ियाउद्दीन बारनी का कंट्रीब्यूशन बताइए सर, 2009 में पुरानी पेपर स्टाइल में आया था, बट हम लोग के लिए तो खाली एक आइडिया रहना चाहिए कि इनके द्वारा क्या क्या चीजें लिखी गई थी, आमिर खुसरो वाज एन एमिनेंट पोएट नॉट हिस्टोरियन डेफिनेटली सर, ठीक है, इसको टिप्पणी करिए, तो ऑब्वियस है कि पोएट के रूप में था, इतिहास को लिखता नहीं था, तवारीख को लिखी उसने सर, ठीक है, तवारीख को तारीख फिरोज शाह ने लिखी थी जो क्रोनोलॉजिकल पॉइंट ऑफ से लिखी गई थी, उसमें भी बायसनेस आपको देखने को मिल जाता है सर, ठीक है, समझे, हाँ ये देखो कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पर्शियन एंड अरबिक हिस्टोग्राफी, अभी हमने डिस्कस किया ना, हाँ याद रहेगा आपको सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पर्शियन एंड हिस्टोग्राफी, हाँ तो पांच थीम में लिखेंगे ना, फीचर्स में, सोर्सेज में, इनकी राइटिंग क्या थी, किस किसने लिखा था, कौन सी बुक्स लिखी गई थी और किस कंटेक्स्ट में लिखी गई थी सर, ठीक है, अच्छा सवाल है सर, ठीक है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, तो ये पांच सात थीम आपको पता होनी चाहिए उसके अंतर में ही, तो ओवरऑल अगर आपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है विषय वस्तु की तो आराम से लिख पाओगे, और अरबिक से ज्यादा पर्शियन क्यों चला वो भी आप लिखोगे सर, ठीक है, तो वी हैड डिस्कस दिस पार्ट एज अ पार्ट ऑफ द थीमेटिक डिस्कशन जो हमने ब्लैक बोर्ड के ऊपर किया था सर, ठीक है, फिर यहाँ ये पूछा गया था कि तबक़त नसीरी इज सोर्स ऑफ मिडिवल हिस्ट्री सर, ठीक है, ये कैसे हेल्प करता है इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री एज वेल सर, ओके, बाकी इब्न बतूता के ऊपर पूछा गया है कि इब्न बतूता बगल में जो कहते तो करता है फुरफुर सर, ठीक है, तो क्या सच में फुरफुर हुआ था कि नहीं हुआ था सर, ओके, एंड मलफूजात के ऊपर है, मलफूजात के ऊपर मैंने आपको बताया कि ये दो बार पूछा गया है, ये पहले 2015-16 में भी पूछा गया था और अभी 2023 में भी पूछा गया, इवन इन 2023 यूपीएससी हैड आस्क्ड द सेम क्वेश्चन कि भाई इसकी इंपॉर्टेंस बताइए एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, तो अभी आता हूं मलफूजात क्या है, पहले तो मेन थीम पढ़ लो तो हम लोग को क्लैरिटी होनी चाहिए, बाकी फिरोज शाह तुगलक और सूफी अभी आया है, सूफीज्म के ऊपर नहीं गया सर, ओके, लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रिहेंड द फैक्चुअल पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, फैक्चुअल तो नहीं मतलब बेसिकली हमें देखना है कि क्या कहानी है सर, ठीक है, तो एक तो पर्शियन एंड अरबिक हिस्टोग्राफी है, दूसरी इंशा ट्रेडिशंस मैंने आपको बताया, तीसरी सूफी राइटिंग मलफूजात के रूप में और रीजनल लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है, बेसिकली हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और इंशा ट्रेडिशंस और उसको तो खाली 5 मिनट खाली ओवरव्यू ले लेंगे क्योंकि सवाल आएगा नहीं, आएगा तो नसीब हमारा है, आ सकता है सर, ठीक है, इंशा के ऊपर भी आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, अब वापस आते हैं एंड लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ द फर्स्ट ऑथर इन मिडिवल इंडिया सर, ठीक है, मतलब जो प्रॉपर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से शुरू हुआ है वो है आपका बेसिकली निजामी सर, ठीक है, समझे, हम क्रोनोलॉजी वाइज करेंगे, क्रोनोलॉजी वाइज क्यों करेंगे क्योंकि जो ऑथर क्रोनोलॉजी वाइज लिखने की शुरुआत करते हैं उसके कंटेक्स्ट लिखने के ज्यादा ठीक रहेगा सर, ठीक है, तो बेसिकली निजामी की कंटेक्स्ट यहाँ स्लाइड से मैं बोलता रहूंगा, सुनते रहिएगा सर, आपको ऑटोमेटिकली चीजें याद रह जाएगी सर, ओके, तो पहली बात हमें याद रखनी है कि वो कंटेम्परेरी ऑफ ऐबक एंड अल्तुतमिश, ओके, समझ नहीं, ये घोरी के बाद वाले ट्रांजिशन में इंडिया के अंदर आता है, करेंगे ओके, तो कहानी हमको ये देखने को मिलती है कि इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये सेंट्रल एशिया से बिलोंग कर रहा था, वहां से भी गजना गया और गजना से फाइनली विल सी कि दिल्ली की तरफ आया सर, ठीक है, सो ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये ख्वारिज्म स्टाइल ऑफ राइटिंग मतलब सेंट्रल एशियन स्टाइल ऑफ राइटिंग लिखने की कोशिश करेगा, करेंगे ओके, एंड निजामी की इंपॉर्टेंस ये है कि ही बिकेम द फोकस पॉइंट फॉर द अदर ऑथर्स जो ग्रेजुअल सेंस के अंदर हमें देखने को मिलता है कि इसको कॉपी करेंगे, अब जैसे आमिर खुसरो इनके बाद में आए, अबू फजल इनके बाद में आए सर, ठीक है, समझे, ज़ियाउद्दीन बारनी इनके बाद में आए, तो ऑब्वियस है कि एक बंदे ने एक ट्रेडमार्क सेटअप किया था तो फिर बेसिकली उसको आगे कंटिन्यू किया जाएगा सर, करेंगे ओके, तो ये मूल तरह से गोरी के ट्रांजिशन में आए थे सर, और ऐबक जब गवर्नर के रूप में एस्टैब्लिश हुआ, गवर्नर के बाद वो सुल्तान बन गया तो फाइनली ही केम टू इंडिया सर, ठीक है, सो ही विल बी राइटिंग गुड थिंग्स अबाउट ऐबक सर, करेंगे ओके, तो ऐबक की जो पूरी स्टोरी लाइन है ना सर, ओके, वो सबकी सब बेसिकली हसन निजामी ने ताजुल मसीर के अंदर लिखी है सर, करेंगे ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ सल्तनत, फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री क्यों है क्योंकि बेसिकली सबसे पहली बार यहाँ से शुरू हो रहा है सर, ठीक है, एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसने ऐबक के बारे में लिखा, इनफैक्ट ऐबक को लाख बख्श बोला गया था, अगर आपको याद होगा, लाख बख्श वाज द टाइटल दैट ऐबक वाज गिवन कि भाई ये दिल दरिया बाकी सब समंदर है, मतलब चैरिटी बहुत करता है सर, ठीक है, ये चैरिटी की जो कहानी है वो बेसिकली ये हसन निजामी हमको बताने की कोशिश करेगा सर, करेंगे ओके, सो ही विल बी राइटिंग अबाउट हाउ the development of Aibak had taken place and how the trade route to Central Asia was developed at that time as well. So, okay. In fact, over a period of time हमको ये भी पता चल रहा है कि हसन निजामी ऐबक के साथ बड़ा मतलब निकट आने की कोशिश कर रहा था एंड वी विल कम टू नो कि प्रॉब्लम ये हुआ कि एक बार अपना ऐबक घोड़े से गिर गया सर, ठीक है, ओके, तो घोड़े से गिरने के कारण वी विल कम टू नो कि इसका जो प्लान था वो पूरा फेल हो गया सर, है ना, समझे, क्योंकि इसका जो मेन पैट्रोनेज गिवर था सर, ओके, ये पैट्रोनेज गिवर वी विल कम टू नो कि वो क्या कह सकते हैं कि उसकी मृत्यु हो गई, और अल्तुतमिश के बारे में वी विल कम टू नो कि इसको चीजें पसंद नहीं थी क्योंकि ये वो जो कैंप से बिलोंग करता था वो लाहौर कैंप से था, हमने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था कि लाहौर और दिल्ली दो कैंप बन गए थे इनके क्या कह सकते हैं कि नोबिलिटी क्लास के अंदर, तुर्किश नोबिलिटी में, तो इसमें ही बिलोंग टू द अदर कैंप अराउंड सर, ठीक है, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल सी कि ही विल बी ग्लोरीफाइंग मोर अबाउट कुतुब ऐबक एंड अल्तुतमिश के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने ज्यादा चीजें अच्छी नहीं लिखी है, हो सके उतनी बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की सर, ओके, सो ही विल बी राइटिंग गुड थिंग्स अबाउट ऐबक सर, कि ऐबक के टाइम पे ये हुआ, ऐबक के टाइम पे वो हुआ, ऐबक के टाइम पे ट्रेड रूट खोल दिए गए, सेंट्रल एशिया के साथ व्यापार होने की शुरुआत हो गई थी, ऐबक के टाइम पे ना घोड़े हाथी गधे इधर के उधर बढ़ रहे थे सर, इधर की बातें करेगा सर, ठीक है, बट देन ही विल नॉट बी राइटिंग अबाउट अदर पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री सर, ठीक है, ओके, क्योंकि अल्तुतमिश जैसे सत्ता के ऊपर है उसको पता नहीं पसंद था, अल्तुतमिश इसको पसंद नहीं करता था, सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि हिज सोर्स ऑफ राइटिंग हैड सर्टेन लिमिटेशंस सर, ओके, तो हो सकता है कि जहां अल्तुतमिश अनकंफर्टेबल हो, जैसे चंगेज का आक्रमण हो गया या बंगाल के ऊपर बख्तियार खिलजी ने जब जीत हासिल की उसके बाद बख्तियार खिलजी वेंट टू तिब्बत, अगर आपको याद हो तिब्बत में मार खा के वापस आया था खिलजी सर, ठीक है, फिर उसके बाद उसको मार दिया जाता है, तो
वो सब बातें यहाँ पे वो नहीं लिखने की कोशिश कर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो जो लिटरेरी चार्म होना चाहिए, लिटरेचर का एक चार्म होता है कि चैप्टर बाय चैप्टर पढ़े तो मजा आए, ठीक है, समझे? कि पहला चैप्टर पढ़े मजा आ गया, दूसरे चैप्टर से इंटरेस्ट चला गया, वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? देखो किताबों के अंदर एक बड़ी खासियत होती है, ठीक है? और ये सबसे बड़ी खासियत ये है कि ईच एंड एवरी चैप्टर शुड ग्रिप योर आउट, है ना? उसको पकड़ के बैठना चाहिए, तो पढ़े तो क्या एकदम एकदम जलसा हो जाए, ठीक है? पर वैसी कहानी इसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मिलेगी, ठीक है? पहले 1-2 चैप्टर में मजा आ गई, फिर दूसरे तीसरे चैप्टर तक आते इंटरेस्ट चला गया, बोले यार ये मौज नहीं आ रही है, ठीक है? अब क्यों नहीं आ रही है? तो मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज़ ऑफ अल्तुतमिश एंड द पॉलिटिकल पैट्रोनेज ही वाज नॉट गेटिंग, और व्हाटएवर मे बी द केस, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो वी विल फाइंड कि हसन निजामी विल नॉट बी राइटिंग अबाउट द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, वी विल फाइंड कि इसकी राइटिंग की सबसे बड़ी वीकनेस ही ये थी कि इसने ऐबक के बारे में कुछ ज्यादा ही गुणगान गा दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल सी कि ही विल बी नॉट हाइलाइटिंग द बैड पार्ट्स और द बैड एक्सपीरियंसेस व्हिच वर हैविंग एट दैट टाइम, ठीक है, समझे? तो ओवरऑल लिमिटेड चीजें थी, कुछ कुछ पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्यादा लिखा है, जैसे उसने ऐबक के बारे में लिखा है, उसने ये लिखा है कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात के ऊपर आक्रमण किया, अगर आपको पता होगा, तो 1190s के बाद 1200s के ट्रांजिशन में ये लोग फिर से गुजरात के ऊपर आक्रमण करते हैं, भीमदेव टू उस पीरियड के अंदर राजा थे गुजरात के। तो जब इन्होंने आक्रमण किया तो किस तरह से इनको सेटबैक पड़ता है उसकी बात करने की कोशिश की है। इसने फिर ग्वालियर के बारे में लिखा है, ये टॉक्ड अबाउट ग्वालियर कि हाउ ग्वालियर यूज्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फोर्ट एट दैट टाइम, बट वेरी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन इज गिवन, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड ओवरऑल हमको ये पता चल रहा है कि इस बेसिस के रूप में इसके अंदर पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्यादा थी, इकोनॉमिक और कल्चरल एस्पेक्ट इसने छोड़ दिए हैं, ज्यादातर रिटॉरिक करने की कोशिश की है। ये टॉक्ड अबाउट द वेपन्स ऑफ दैट टाइम, उसने कहा कि तलवार ऐसा है, इसको ऐसा है, फलाना है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को उसने ज्यादा बेसिकली हाइलाइट करने की कोशिश की है, जानवरों को हाइलाइट करने की कोशिश की है, अरबी घोड़ों को हाइलाइट करने की कोशिश की है, ठीक है ना, समझे? फिर सेंट्रल एशिया के साथ जो व्यापार हो रहा था उसकी बात करें, अब जैसे अफगानिस्तान से पत्थर आते थे अलग-अलग, रूबी आता था, स्टोन्स आते थे अलग-अलग प्रकार के, ज्वेल्स आते थे, उसकी बात करने की कोशिश करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो देयर इज सो मच ऑफ मेटाफर्स, देयर इज सो मच ऑफ एक्सेजरेशन एंड रिटॉरिकल थिंग्स एज़ वेल, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो काफी ऑथर्स का ये मानना है, खास करके निजामी साहब का, कि अगर इसको हटा दिया जाए, मतलब इसके अंदर की रिटॉरिक हटा दी जाए, तो ये ओरिजिनल साइज से 1/4 हो जाएगी, सर, है ना, समझे? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ओरिजिनल बुक अगर 100 पेज की है तो 25 पेज में निपटा सकते हैं इसको, सर, है ना? तो उतनी इसने कटा कर दी है, सर, है ना, समझे? सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि इट डज नॉट शोज द करेक्ट सेंस ऑफ हिस्ट्री, सर, समझ में आया कि नहीं आपको? तो निजामी को कैसे याद रखेंगे अपन? ऐबक के साथ याद रखेंगे, सर, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड विल ट्राई टू हाइलाइट कि कुतुबुद्दीन ऐबक के गुणगान गा रहे थे, इसकी मेन कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। हसन निजामी को सबसे ज्यादा किसी ने क्रिटिसाइज किया था तो मॉडर्न पीरियड के अंदर एक और निजामी साहब ने किया था, उनका नाम था के निजामी, सर, ठीक है ना। खालिद अहमद निजामी, वो जो मेडिवल हिस्ट्री की जो बुक्स लिखी है, सर, ओके ना, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया कि बोले ये बेकार है, ये अच्छा नहीं है, सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो बाकी उसने व्यापार और ट्रेड रूट और उसके बारे में लिखा है, तो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, कल्चरल डायमेंशन ज्यादा नहीं लिख पाया है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपको यहाँ से मिलता है। अब इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर क्या है, सर, ठीक है? तो ये और मिन्हाज दोनों के दोनों कंटेम्परेरी थे, कंटेम्परेरी क्यों थे? क्योंकि जस्ट आगे पीछे के पीरियड में थे। तो कुछ-कुछ चैप्टर्स में मिन्हाज ने नहीं लिखा है, वहाँ ये हसन निजामी लिख देता है, सर, ठीक है? और कुछ-कुछ चैप्टर में विल सी कि मिन्हाज उसको इलैबोरेट करेगा, सर, ओके। सो इसकी बुक की एक खासियत ये है कि देयर आर सर्टेन टॉपिक्स वेयर मिन्हाज इज साइलेंट अबाउट इट, ओके। साइलेंट होने का मतलब ये है कि ज्यादा नहीं बताते हैं, सर, ठीक है? वहाँ ये निजामी के वर्क आपको थोड़े बहुत मिलेंगे, सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो इस तरह से अरबिक को पर्शियन ट्रेडिशंस के अंदर ट्रांसलेशन लाते हुए इस यहाँ उसने लिखने की शुरुआत की थी, और ये पहली बार है जहाँ हमें पता चल रहा है कि राइटिंग्स का डेवलपमेंट हुआ, सर, ठीक है? तो फर्स्ट थिंग इज क्लियर टू यू गाइस कि ये कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे इसके अंदर से निकल के आया, और व्हाट वर द फैक्टर्स एट्रिब्यूटेड टू इट, ओके, समझे? अब थोड़ा आगे चलते हैं एंड समझने की कोशिश करते हैं अबाउट मिन्हाज और सिराज, ठीक है, समझे? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो अब आगे चलेंगे एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट मिन्हाज सिराज कि इनके द्वारा क्या-क्या चीजें लिखी गई थी और क्या-क्या ऑब्जर्वेशंस की गई है, सर, ओके। तो पहले निजामी है, दूसरा आता है मिन्हाज, सर, ठीक है, समझे? तो मिन्हाज और सिराज जुज़ानी, सर, ठीक है, इनका पूरा नाम जुज़ानी, मतलब बड़ा लंबा नाम था, सर, ठीक है। तो मिन्हाज भी वी विल सी हाइलाइट करने की कोशिश करेंगे, विल बी राइटिंग अबाउट द पर्शियन क्रॉनिकल्स ऑफ दैट टाइम, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो मिन्हाज की कहानी है कि इन्होंने किताब लिखी थी तबाकत नसीरी, सर, है ना? ये 1190s में इनका जन्म हुआ और फिर 1220-30 के बाद अल्तुतमिश के कोर्ट में ये भारत में आए होते हैं, सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड ही वाज अ चीफ काज़ी, काज़ी समझ में आ रहा है, सर, है ना? मतलब रिलीजियस हेड के रूप में और जुडिशियल हेड के रूप में थे, सर, ठीक है। तो काज़ी गुज़ार अगर आपको पता होगा, सर, है ना? तो इस तरह से पहले मदरसा के थे, फिर उसके बाद काज़ी गुज़ार बन गए और यहाँ से इसकी शुरुआत हुई, सर, है ना? मदरसा के अंदर, सर, ओके। तो कहानी ये है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये इनके कोर्ट में आए, सर, है ना? समझे? अल्तुतमिश के कोर्ट में एंड ये ऐबक लिख दिया हुआ है, सर, है ना? अल्तुतमिश की कोर्ट के अंदर ही आता है, सर, ओके। एंड ही विल बी राइटिंग अबाउट द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ दैट टाइम, सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब देखिए इंटरेस्टिंग कहानी क्या-क्या चीजें हमको यहाँ से मिलेगी, ओके। एंड व्हाट ही विल बी ऑब्जर्विंग अबाउट। तो मिन्हाज केम टू द कोर्ट ऑफ अल्तुतमिश, मैं क्यों ऐबक लिख रहा हूँ, ठीक है? ऐबक तो घोड़े से गिर गया था बाय दैट टाइम, सर, ये होता है, सर, है ना? तो नींद में लिखते हैं तो ये सब चीजें होती रहती है, सर, क्या? सो व्हाट डू यू सी ओवर हियर कि इनिशियली वाज मेड द प्रिंसिपल ऑफ मदरसा, सर, ठीक है। और होता है, सर, ऐसे करके टाइप करके, सर, इधर-उधर का पढ़ते-पढ़ाते, क्योंकि 3-4 सोर्सेस होते हैं ना यहाँ, एक किताब यहाँ पे है, एक प्रिंटिंग नोट्स यहाँ पे पड़ी हुई है कोई, सर। एक्चुअली मैं सॉफ्ट कॉपी में से कभी नोट्स नहीं बना पाता, ओके। सो इवन इफ आई गेट, मैं मेरे पास कोई पीडीएफ है या कुछ है तो मैं पहले प्रिंट लेता हूँ। प्रिंट लेने के बाद पहले पेन से ऐसा स्क्रिबल करता हूँ उसके ऊपर, लिखा-लिखा, मतलब ना लाइनें खींच के थोड़ा बहुत मेरे को 2-2 पॉइंट, फिर उसमें से फिर मैं कॉन्टेक्सचुअलाइज़ करता हूँ, सर, ओके। तो हाँ, सॉफ्ट कॉपी में दिखता ही नहीं है, सॉफ्ट कॉपी में सामने होता है ना, सर, ठीक है। मतलब इवन इफ द मटेरियल इज इन फ्रंट ऑफ मी, आई वोंट बी एबल टू लाइक नो आइडेंटिफाई कि अच्छा ये मेरे को एक्सपेक्ट करना है, मतलब वो सब सेम दिख जाता है। दिमाग पता नहीं प्रोसेस नहीं करता, ओल्ड स्कूल है थोड़ा, और फिर आंखें भी थोड़ी वो होती है, सर, क्योंकि 6-7 घंटा पढ़ाने के बाद और 6 घंटा तुम स्क्रीन के सामने देख के कितना पढ़ पाओगे, सर, ठीक है। फील भी नहीं आता थोड़ा बहुत। चलो, तो और बुक्स पढ़नी चाहिए, सर, यू शुड रीड बुक्स, ओके। बुक्स विल गिव यू दैट फील एंड बुक्स से कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ता है, ऑनलाइन में कंसंट्रेशन नहीं बढ़ता है, सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहानी क्या है? वी विल कम टू नो कि ही केम द कोर्ट ऑफ इल्तुतमिश। सो वी विल फाइंड कि व्हाइल कमिंग द कोर्ट फ्रॉम इल्तुतमिश, ही विल बी राइटिंग मोर अबाउट इल्तुतमिश एंड द पॉजिटिव पार्ट्स, ओके, समझे? तो वहाँ कैसे वो मदरसा का चीफ बना गया, मदरसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो टीचर के रूप में, स्कॉलर के रूप में था, सर, ठीक है। और इल्तुतमिश के बारे में उसने लिखा है, इल्तुतमिश के साथ-साथ उसने रज़िया के बारे में लिखा है, सर, ठीक है ना, समझे? तो कहानी आपको ये देखने को मिली कि ये मिनाज जो थे, इन्होंने रज़िया के सामने गेम की थी। एक्चुअली मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर भी बताया था कि रज़िया के लिए वो ऐसा था कि भई रज़िया जो है वो बेसिकली एक अच्छे रूलर के रूप में तो काम कर सकती है, बट उनके साथ प्रॉब्लम ये था कि वो एक वुमन है, सर, ठीक है। एंड बिकॉज़ शी इज़ अ वुमन तो इट्स बिकम वेरी ऑब्वियस कि शी इज़ नॉट सपोज्ड टू रूल, सर, ठीक है। सो इसको जब वहाँ पे अपॉइंट किया गया था एज़ अ चीफ ऑफ इन द फॉर्म ऑफ काज़ी, तो लेटर ऑन ही वाज़ रिमूव्ड फ्रॉम द अथॉरिटी, सर, ओके, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब रज़िया की मृत्यु हुई और फिर वो नसीरुद्दीन मोहम्मद, अगर आपको याद होगा, बलबन उसका प्राइम मिनिस्टर था, वज़ीर के रूप में काम कर रहा था, तब ये फिर से सत्ता के ऊपर आया, सर, ठीक है। तो मतलब है ना, लंबे रेस के घोड़े हुआ करते थे, गेम इधर-उधर की इन्होंने एंड देन ही केम टू पावर एज़ वेल, ओके, समझे? इनफैक्ट मिन्हाज की राइटिंग में आपको सूफियों के साथ भी प्रभाव देखने को मिलता है। निज़ामुद्दीन औलिया, अगर आपको याद होंगे, जो सूफी संत है, सर, ठीक है, वो भी इनके फॉलोअर्स हुआ करते थे और फिर निज़ामुद्दीन औलिया ने ओवर पीरियड ऑफ टाइम बात आगे चलाई, सर, तो 1260 तक का इतिहास है ना, टिल 1260, सर, ओके। एंड 1260 तक आते-आते इन्होंने रज़िया, इल्तुतमिश का थोड़ा और नसीरुद्दीन मोहम्मद, इन तीनों के बारे में थोड़ी बहुत चीजें लिखी है, सर, ठीक है, समझे? सो ही राइट्स अबाउट द थ्री सुल्तान्स ऑफ दिल्ली सल्तनत, सर, ठीक है। एंड एज़ अ कोटियर, सर, है ना, कोटियर के रूप में हमें पता चल रहा है कि इन्होंने इसको हाइलाइट करने की कोशिश की है, सर, ठीक है। तो इन्होंने राइटिंग में पॉलिटिकल बायसनेस, इसमें भी फ्लिप-फ्लॉप है। फ्लिप-फ्लॉप क्यों है? क्योंकि वी कम टू नो कि इनके अंदर रिलीजियस और पॉलिटिकल हिस्ट्री दोनों लिखी गई है, सर, ठीक है। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग कहानी आपको ये मिलती है कि इन्होंने इस्लाम की ओरिजिन से लेके इस्लाम कैसे भारत में आया, वहाँ तक की बात की है, सर, ठीक है, समझे? अब जैसे
नाम है तबक्का ए नसीरी सर, ठीक है ना समझे? नसीरी इज नेम्ड आफ्टर नसीरुद्दीन मोहम्मद, नसीरुद्दीन मोहम्मद वाज़ द सुल्तान ऑफ दिल्ली आफ्टर रज़िया सर, ठीक है ना? नोबिलिटी ने उनको बनाया था, मैं पढ़ा था बलबंतर उसका पीएम था। तो वी विल कम टू नो कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम तबक्का इज बेस्ड ऑन तबक्का एंड नसीरी इज नेम्ड आफ्टर नसीरुद्दीन मोहम्मद सर, ओके? तो इसकी 2 इंटरप्रिटेशन है सर, ठीक है? एक है नसीरुद्दीन मोहम्मद की अच्छी बात करना सर, कैरी मोहम्मद बलबन के बारे में वी विल सी कि उसने थोड़ा बहुत लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और दूसरा वी विल साइमल्टेनियसली सी कि इस्लाम कैसे भारत में तबक्का वाइज़ आया। तबक्का इज चैप्टर सर, ना स्टेप बाय स्टेप, ओके ना? गुजराती में हमें कभी शब्द यूज़ करेंगे तबक्कावार लिखो सर, ठीक है? तो तबक्का इज अ पर्शियन वर्ड बाय द वे सर, ठीक है? इवन इन गुजराती पहला तबक्का में, बीजा तबक्का में, चौथा तबक्का में सर, है ना? कि ये 4 स्टेप्स में ये एक्शन लागू की जाएगी सर, ठीक है? सो वी यूज्ड टू राइट लेटर्स टू डिपार्टमेंट, तो एक बार कुछ हमको प्लान बताना था ऊपर के डिपार्टमेंट को, तो हम तबक्का, तो ये 2014-15 की बात है सर, ठीक है? तो तब तो मैं अपने बॉस को बता के गया, मैंने बोला सर ये ऐसा-ऐसा, बोले इसको नहीं तबक्कावार लिखो तबक्कावार। तो मेरे मन में विचार आया, मैंने बोला तबक्कावार लिखने का मतलब वो चैप्टर बाय चैप्टर, स्टेप बाय स्टेप लिखने का, मैंने बोला तबक्का तो कुछ है ना निज़ामी ने लिखा था कुछ साल पहले सर, खैर चलिए। तो व्हाट डू यू सी ओवर हियर सर, है ना? ही टॉक्स अबाउट द तबक्का, तबक्का इज द स्टेप्स, ओके ना, द चैप्टर्स, ओके? ये चैप्टर्स में क्या लिखा कि हाउ द प्रोफेसी केम इनटू द पिक्चर सर, ओके? एंड राइट फ्रॉम द स्टोरी ऑफ एडम एंड ईव, अगर आपको पता होगा वो बेसिकली जो एडम की जो स्टोरी है जहाँ से सिंगल ह्यूमन्स की जो ओरिजिन हुई थी सर, ओके? और वहाँ से फाइनली विल सी की प्रोफेसी कैसे आई, ये प्रोफेसी के रूप में वी विल कम टू नो कि क्या कह सकते हैं कि अलग-अलग प्रॉफिट्स आए हैं ना, सुलेमान आए, फिर मूसा आए, इसहाक आए सर, ठीक है ना? और फिर फाइनली प्रॉफिट मोहम्मद आते हैं सर, ठीक है? तो वहाँ तक वो लिखने की कोशिश करेंगे सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? तो वी विल फाइंड कि ही टॉक्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ इस्लाम, he talks about the origin of different dynasties of the world as well, and he will also talking about the dynasties who patronaged the Islam as well, सर, ठीक है ना? समझे कि कौन सी डायनेस्टीज कब इस्लाम के फोल्ड में आई, किस तरह से वो ट्रांजिशन में जाती है, उन सबको ये लिखने की कोशिश करेंगे सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द संशीवनी डायनेस्टी, संशीवनी डायनेस्टी मतलब घुरी की डायनेस्टी, वो मंगोलों के बारे में लिखते हैं, नसीरुद्दीन मोहम्मद के ट्रांजिशंस के बारे में थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश करेंगे, ईरान से मलेशिया के बारे में लिखने की कोशिश करेंगे, तो बड़ी डिटेल्ड बुक है सर, ठीक है ना? समझे? डिटेल्ड बुक क्यों है? क्योंकि इनको बेसिकली चैप्टर में लिखा गया था ना, तो चैप्टर में लिखा गया था तो ऑब्वियस है कि इन्होंने बहुत सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप लिखने की कोशिश की थी सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? तो टोटल कुछ 20 से ज्यादा चैप्टर्स है इसके अंदर से सर, ठीक है ना? समझे? और ये 20 से ज्यादा चैप्टर्स के अंदर आखिर के जो चैप्टर्स है वेयर वी विल कम टू नो कि चंगेज खान और उसके सक्सेसर्स और फिर भारत के बारे में लिखी गई है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या था इनकी राइटिंग के अंदर सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? इन्होंने ज्यादातर अगर आप समझने की कोशिश करें तो एक तो रिलीजियस हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ से लिखा है, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन कम है सर, ऑब्वियस है क्योंकि उन्होंने आगे का हिस्ट्री को ज्यादा लिखा है। तो एक सोर्स ऑफ हिस्ट्री के रूप में क्या इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन सेटिंग के अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन मिल रही है? नहीं मिल रही है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, पहली चीज हमको यहाँ से मिलेगी। दूसरी कहानी वी विल कम टू नो कि इनकी राइटिंग के अंतर्गत पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्यादा है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? और पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्यादा है तो ये इल्तुतमिश से लेके बाकी सारे जो रूलर्स इंडिया के अंदर आए उनके बारे में लिखते हैं सर, ठीक है? खास करके ऐसे लोग जो इनको एक तरह से लॉयल्टी के रूप में कुछ पैसा दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, उनके बारे में अच्छा लिखेंगे सर, ठीक है? एंड मेनी ऑफ द इन्फॉर्मेशन इज नॉट राइटिंग अबाउट एज वेल सर, ऑब्वियस था क्योंकि इनको ऐसा था कि भाई मैं राजा को खुश करने के लिए कोर्ट ऑथर के रूप में लिख रहे थे इसलिए सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल कम टू नो कि ही विल बी क्रिटिसाइजिंग सर्टेन एक्शंस एंड ही विल बी राइटिंग गुड थिंग्स अबाउट द किंग्स एज वेल सर, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? तो उन्होंने बेसिकली दोनों चीज लिखी है कि कैसे कुतुबी और शमशी मलिक है ना, शमशी नोबिलिटी जो थी तुर्किश नोबिलिटी और एक कुतुबुद्दीन ऐबक के पुराने समय के थे, उनके बीच में कैसे संघर्ष हो रहा है। कुछ-कुछ चीजें उन्होंने ये भी लिखने की कोशिश की है कि इस दौर के अंदर कोर्ट के अंदर पॉलिटिक्स क्या थी, इल्तुतमिश और यल्दुज के बीच में क्या लड़ाइयाँ हो गई, हमने पढ़ी थी ना पिछले क्लास के अंदर सर, ठीक है? बख्तियार खिलजी तिब्बत गया था वो इन्होंने लिखा है, वो चीज़ वो निज़ामी ने नहीं लिखी सर, ठीक है? बट ही विल बी राइटिंग अबाउट बख्तियार खिलजी तिब्बत एक्सपीडिशंस एज़ वेल सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? तो कुछ-कुछ चीजें उन्होंने बताई है बट देन वी विल सी कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम इनकी जो राइटिंग है उसमें बायसनेस आपको बहुत देखने को मिलती है सर, ठीक है? बायसनेस क्यों थी? क्योंकि ऑब्वियस है कि जैसे रज़िया को इन्होंने स्वीकारा नहीं सर, मैंने एक बॉक्स दिखाया था और बॉक्स के अंदर बताया था कि ही ग्लोरीफाइज रज़िया इन अ वेरी सिग्निफिकेंट वे, देन फाइनली कंक्लूड्स कि रज़िया के साथ प्रॉब्लम यही है कि रज़िया जो है बेसिकली वो वुमन है सर, ठीक है? और वुमन को बेसिकली शासन करने का अधिकार नहीं है, इस तरह से वो हाइलाइट करने की कोशिश करेंगे। तो देन वी विल फाइंड कि बिकम्स बट ऑब्वियस कि भई उनकी एक प्रेजुडिस थी बेसिकली वुमेन रूलर्स को प्रति सर, ठीक है ना समझे? फिर नसीरुद्दीन मोहम्मद और बलबन की कहानी थोड़ी बहुत हाइलाइट करने की कोशिश करेंगे और ये भी लिखेंगे कि बलबन कैसे पावर के ऊपर आया और बलबन की कहानी किस तरह से है सर, ठीक है समझे? तो ओवरऑल वी विल फाइंड कि इनके राइटिंग में प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बताया, सोशियो कल्चरल चीजें नहीं बताई सर, ठीक है समझे? वो बेसिकली एक हद तक सीमित रहते हैं राइटिंग के अंदर से सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? एंड वी विल कम टू नो कि इन्होंने जो भी लिखा है वो इस्लाम और भारत में इस्लाम कैसे आया और दिल्ली के 3-4 सुल्तान उनमें से भी जो मेन सुल्तान थे उनके बारे में ज्यादा लिखने की कोशिश करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? तो वी विल सी दैट ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो इल्तुतमिश की अच्छी बात करते हैं, बट बाकी सारे लोगों को भूल जाते हैं सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? तो ये सब बातें हमको इसके अंदर की राइटिंग के अंदर से पता होनी चाहिए एंड व्हाट आर द ड्रॉबैक्स एंड द मेन सोर्सेज ऑफ तबक़त नसीरी, ये भी हमको पता होना चाहिए। देखिए आपको पूछा क्या जाता है यूपीएससी के द्वारा, यूपीएससी आपको पूछता है कि भाई डिस्कस तबक़त नसीरी एज़ अ सोर्स ऑफ मीडिएवल हिस्ट्री सर, ठीक है समझे? इवैल्यूएट करो, इसका मूल्यांकन करो। अब ऑब्वियस है कि कोर्ट ऑथर के द्वारा लिखी गई है तो मूल्यांकन में आप क्या लिखोगे सर, ठीक है समझे? दूसरी कहानी मीडिएवल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ से इंडिया के मीडिएवल हिस्ट्री के अंदर हम लोग जब लिखेंगे तो ऑब्वियस है कि इंडियन सेंट्रिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास कम है सर, ठीक है वेरी कॉमन, ओके? तीसरी कहानी वो बेसिकली जो भी चीजें लिख रहे हैं उसमें पॉलिटिकल इवेंट्स को ज्यादा लिखने की कोशिश कर रहे हैं सर, ओके समझे? पांचवी कहानी उन्होंने लिखा है वो इस्लाम के ओरिजिन तबक़ा वाइज़ लिखने की कोशिश की है और तबक़ा वाइज़ के अंदर वी विल आल्सो सी दिस पार्ट कि भाई इंडिया में इस्लाम कैसा है वो उन्होंने ज्यादा हाइलाइट किया रेदर देन इंटरनल पार्ट ऑफ द सुल्तान सर, ठीक है ना समझे? छठी कहानी वी विल सी कि बिकॉज़ ऑफ हिज एक्टिव पार्टिसिपेशन इनटू कोर्ट पॉलिटिक्स एंड द कोर्ट एक्टिविटीज एज़ वेल, वी विल आल्सो सी वन ऑफ द लिमिटेशंस एंड द ड्रॉबैक्स एज़ वेल, वेयर वी विल फाइंड कि रज़िया के साथ इनकी जो संघर्ष हुई और बाकी सारी बायसनेस थी वो भी हमको इसके अंदर से मिल जाएगी सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? अच्छी बात क्या-क्या है इनके अंदर से तो हमें डिटेल्ड आई विटनेस अकाउंट्स मिलते हैं कि उस पीरियड में कोर्ट इंट्रिग्स कैसे हुए थे, कैसे रज़िया को हटाया गया था, कैसे नसीरुद्दीन मोहम्मद सत्ता के ऊपर आया, कैसे तुर्किश नोबिलिटी काम कर रही है, चालीसा सिस्टम के बारे में इन्होंने लिखा है, चालीसा सिस्टम क्योंकि ही वाज़ अ कंटेम्परेरी ऑफ दैट टाइम ओनली एंड वी विल कम टू नो कि कैसे अमीर अपना जीवन जिया करते थे सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? ही आल्सो टॉक्स अबाउट द इक्ता सिस्टम, है ना? इक्तेदारों के द्वारा किस तरह से जीवन जिया जा रहा था उनकी भी बात करने की कोशिश करेंगे। इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि वो नॉन तुर्किश नोबिलिटी को साइडलाइन कर देते हैं। अपनी राइटिंग के अंदर नॉन तुर्किश नोबिलिटी को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कोई काम के नहीं थे या लिखते नहीं इनके बारे में सर, ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? इसके कारण सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि खिलजी डायनेस्टी पीछे ग्रो हो रही थी, उन्होंने इग्नोर कर दिया सर, ठीक है समझे? है ना? तो देख के इग्नोर करना कोई इनसे सीखे सर, समझे कि नहीं समझे? तो बिल्कुल दोनों कि मोस्ट प्रोबब्ली देयर विल बी मल्टीपल रीजंस हो गए ना, उसको पसंद नहीं आ रहा होगा, तो ये भी चीज़ हमको इसके अंदर से मिलेगी, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? तो ये 5-6 चीजें हैं और दूसरी कहानी हमको ये भी देखने को मिलता है कि ये मिन्हाज जो है वो आगे की एक लेगेसी सेट करते हैं सर, ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? लेगेसी में ऐसा था कि निज़ामुद्दीन औलिया जो सूफी हुआ करते थे उनको एक उन्होंने दिशा दिखाई सर, ठीक है ना? तो वहाँ से सूफी कनेक्टिविटी भी हम इसके अंदर से लिखेंगे सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? तो वी विल फाइंड कि बाकी डेली एक्टिविटीज एंड नोबिलिटी की एक्टिविटीज को बताने की कोशिश करेंगे और चंगेज़ को इन्होंने काफी डिटेल में बताया कि कैसे मंगोल इन्वेजन हुआ था एंड हाउ चंगेज़ खान केम टू इंडिया एंड व्हाट हाउ अल्तुतमिश वाज़ एबल टू रिपेल हिम आउट एज़ वेल सर, ठीक है? तो ये इनकी कहानी थी सर ना तबक़त नसीरी में। अब क्या इनके कंटेंट्स को हम सोर्स ऑफ मीडिएवल हिस्ट्री के रूप में लिख सकते हैं सर, ठीक है? तो ऑब्वियस है कि मीडिएवल हिस्ट्री तो बड़ा लंबा है पार्ट सर, है ना? समझे? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? तो इसकी लिमिटेशंस तो है ही सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके?
लिमिटेशंस के साथ हम ये भी लिखेंगे कि ना मामा करता बिल्कुल कहीं ठिकाना मामा हरा था अच्छा था कि आपके पास कुछ नहीं है उससे अच्छा थोड़ा बहुत तो है ना सर, ठीक है। तो इनिशियली दिल्ली सल्तनत के पहले 100 साल की जो कहानी है सर, ठीक है, वो 100 साल की कहानी तो आपको मिल जाती है सर, मतलब ऑलमोस्ट गजनी से लेके नसीरुद्दीन मोहम्मद तक का लेवल 90 से लेके, क्योंकि शमशी बानी नोबिलिटी के बारे में जब लिखा उसने या शमशी बानी डायनेस्टी के बारे में, तो मुइज़ुद्दीन मोहम्मद बिन गुर के बारे में जब लिखने की शुरुआत की, तो इट शोज सम काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन अंडरस्टैंडिंग एज़ वेल सर, ठीक है। तो ये 5-7 चीजें हमको इसके अंदर से पता होनी चाहिए एज़ अ सोर्स ऑफ मेडिवल हिस्ट्री में। देयर इज इंफॉर्मेशन बट इट इज हैविंग बायसनेस, इट इज हैविंग लिमिटेशन, ज्योग्राफिकल फोल्ड में भी लिमिटेशंस थी सर, ठीक है ना, समझे। तो मेडिवल हिस्ट्री की जो प्रीफेस है वो इनके समय पे आपको मिल जाएगी सर, ठीक है। पर वही प्रॉब्लम है कि भाई जो अच्छे कार्य थे, है ना, वो कभी-कभी इन्होंने बिकॉज़ ऑफ हिज ओन प्रेजुडिसेस पूर्वाग्रह के कारण उन्होंने नहीं लिख पाए सर, ठीक है ना, समझे। तो ये सब चीजें हमको यहाँ से मिलेगी सर, ओके। तो इस तरह के सवाल देखो 10 मार्कर में आते हैं ऐसे सवाल सर, ओके। तो आपको मेन तो थीम पता होगी, थीम के साथ-साथ उसकी लिमिटेशंस और पॉजिटिव पार्ट अगर आपको पता होगा तो यू विल बी एबल टू राइट इट डाउन, ओके। तो ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस वाले सवाल नहीं आएंगे सर, ओके। तो एक ये पार्ट है जो सेकंड बुक के रूप में था सर, ओके। तो सेकंड इज दी वी कैन से तबाकत नसीरी, जिन्होंने इसलिए इस्लाम की हिस्ट्री रज़िया की एंट्री कैसे हुई उसके बारे में लिखा। इसके बाद तीसरे हमारे लिए सबसे प्रोमिनेंट ऑथर है वो है आमिर खुसरो सर, ठीक है ना, समझे। आमिर खुसरो बेसिकली क्यों प्रोमिनेंट आता है उसके पीछे की कहानी है कि इमीडिएटली आफ्टर मिन्हाज सर, ठीक है ना, समझे। ज़ियाउद्दीन बारनी नहीं आएंगे सर, ज़ियाउद्दीन बारनी थोड़े बाद में है। आमिर खुसरो एक्चुअली भारतीय थे सर, भारतीय क्योंकि यहाँ पे पैदा हुए थे सर, ओके। तो मतलब बेसिकली क्या थे कि फॉरेन प्लस इंडिजिनस ओरिजिन मिक्स टाइम का, है ना, फादर मदर। पर पटियाली करके एक जगह है सर, ठीक है, पटियाली उत्तराखंड पहाड़ों के अंदर आपको मिलेगा सर, ठीक है। वहाँ पे इनका जन्म हुआ था सर, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम उत्तराखंड में है या यूपी में, आई गेस उत्तराखंड से सटे हुए विस्तारों में है पटियाली। पहले किसी किसी में पटियाला लिखा गया था सर, ठीक है। सो इन वन बुक आई रेड इट वाज पटियाला सर, ऑथर या जो भी था उन्होंने अपनी स्मार्टनेस यूज़ की, बच्चे भी स्मार्टनेस यूज़ करते हैं। सो इवन स्टूडेंट्स आल्सो यूज़ दिस, बोले ये पटियाली नहीं पटियाला होगा, है टाइपिंग एरर होगा। मैंने भी एक बार पढ़ा था सर, ठीक है, कि भाई ये पटियाला ही होगा सर, लेकिन नहीं पढ़ते। तो वी विल सी दैट फिर अरे नहीं नहीं भाई सर, है ना, समझिए, ये तो भाई पटियाली करके जगह है दूसरी, है ना, पटियाला नहीं। तो अपने के दिमाग में वो सा ऑटो करेक्शन आता है, ऑटो करेक्शन समझ में आता है सर। ऑटो करेक्शन इसमें भी इतिहास में भी आता है सर, ठीक है ना। तो ये ऑटो करेक्शन के चक्कर में पटियाली पटियाला एक हो गया सर, वैसा नहीं मिलेगा आपको सर। खैर, अब देखिए कि आमिर खुसरो की इंपॉर्टेंस क्या है, एंड आमिर खुसरो के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अलग से सवाल आए हुए हैं सर, है ना, समझे। तो जैसे तबाकत नसीरी के ऊपर आपको आ गया बेसिकली मिन्हाज के ऊपर से, वैसे यहाँ पूछा गया है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ आमिर खुसरो, यहाँ भी पूछा गया कि आमिर खुसरो वाज अ पोएट नॉट अ हिस्टोरियन सर, ठीक है, समझे। तो वी नीड टू सी दिस पार्ट, और कहानी इसके अंदर से देखनी कि कैसे शुरू हुआ सर, ठीक है। तो देखिए आमिर खुसरो को हम 3-4 पॉइंट्स के ऊपर से याद रखेंगे सर, ओके। एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इनकी हिस्ट्री कैसे रही है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो वी विल फाइंड ही वाज अ पोएट डैश हिस्टोरियन सर, ओके ना, समझे। सो इन द पोएट्री पोर्शन ही विल बी आल्सो राइटिंग अबाउट द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एज़ वेल सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो कहानी ये है कि इनके फादर जो है ना, इनके फादर सेंट्रल एशिया से आए थे सर, ओके। सो ही वाज मोस्ट प्रोबब्ली तुर्किश ओरिजिन पर्सन, एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये इल्तुतमिश के कोर्ट के अंदर से ये लोग भारत की तरफ आए थे सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। फिर लेटर ऑन फिर ये बलबन के एडमिनिस्ट्रेशन में गए इनकी फैमिली वाले सर, ओके। एंड इस तरह से वी विल कम टू नो कि आमिर खुसरो के साथ ऐसा हुआ कि उनके फादर की मृत्यु हो गई थी, है ना, जब वो पैदा हो रहे थे तब। तो लेटर ऑन उनके मामा जो थे वो भी इल्तुतमिश की कोर्ट में बैठा करते थे और बलबन की कोर्ट में, तो उन्होंने उसको बेसिकली पाल पोस के बड़ा किया मदर के साथ, एंड इस तरह से वी विल कम टू नो आमिर खुसरो की पर्सनल लाइफ रही है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि खुसरो वाज इनिशियली कैप्चर्ड बाय द मंगोल्स, अगर आपको याद होगा तो सर, ठीक है। तो जब 1280 के दौर में इफ यू आर एबल टू रिकॉल द मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया हैड स्टार्टेड सर, ओके। तो खुसरो वाज लिविंग इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री सर, ठीक है। एंड एट दैट टाइम द मंगोल्स हैड टेकन हिम अराउंड सर, उनको उठवा लिया गया था। नसीरुद्दीन मोहम्मद करके बलबन का छोकरा था, वो मर गया था, अगर आपको मंगोल इन्वेजन याद होगा तो 1285-86 का सर, ओके। फिर बलबन दुखी हो गया, उसने बुगरा को बुलाया बंगाल से, भाई तू आ जा सर, ठीक है। बट देन वी विल फाइंड कि बुगरा आया नहीं और फिर कई बार को बुलाना पड़ा, ये सब कहानी आपको मिलती है सर, ठीक है। तो खुसरो की स्टोरी ऐसी रही कि खुसरो वाज कैप्चर्ड, है ना, समझे, वेरी इंपॉर्टेंट। और खुसरो को कैप्चर करने के बाद वी विल फाइंड हमें पता चला कि ये उठा के लेके गए मंगोल्स, फिर वो वहां से छूट के आए सर, है ना, समझे। एंड देन फाइनली खुसरो विल बी कमिंग बैक, वो वापस आके ही विल बी स्टेइंग इन द कोर्ट ऑफ बलबन, एंड देन लेटर ऑन खिसरू खान के पास चले गए। अगर खिसरू खान अगर आपको याद होगा, मलिक छजू का नाम याद होगा, मलिक छजू इफ यू आर एबल टू रिकॉल, जलालुद्दीन खिलजी का गवर्नर था कारा के अंदर, है ना, और वो बलबन का भतीजा था सर, ठीक है। एंड खुसरो एक्चुअली वर्क विद मलिक छजू फॉर अ ब्रीफ पीरियड, एंड देन ही केम टू द कोर्ट ऑफ द खिलजीस, ओके। तो इस तरह से आमिर खुसरो हैड ऑलरेडी सीन द रीन्स ऑफ मल्टीपल बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर्स, मतलब आप देखिएगा कि इनका टाइम पीरियड है 1250 के आसपास इनका जन्म हुआ था, और तब ये नसीरुद्दीन मोहम्मद रूल कर रहा था, फिर बलबन आया, फिर कैकबाद आया, फिर वी विल फाइंड जलालुद्दीन आया, फिर अलाउद्दीन खिलजी आया, तो टोटल 8 या 9 सुल्तान को उन्होंने देखा है सर, ठीक है। एंड ही वाज अलाइव अप टिल दी तुगलक, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक जिस साल सत्ता में आया तब तक ये जिंदा थे सर, ठीक है, समझे। तो वी विल सी दैट लंबी कहानी है इनकी सर, लंबी इसके लिए है क्योंकि इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो अलग ही तरह से आपको मिलेगी सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो 1253 से लेके करीबन 1320 तक 25 या 26 के आसपास इनकी मृत्यु हुई थी। तो यू कैन इमेजिन कि वेरी लॉन्ग basically tenure he had seen in his personal life, and that is one of the reasons he had seen almost 9 sultans in his reign sir। मतलब आप समझ सकते हो कि अगर 8-9 सुल्तान अगर आपने देखे हो तो आप कितना सारा लिख पाओगे उनके बारे में सर, ठीक है, कि भाई देखो ये है वो है फलाना है, इसने ये किया इसने वो किया सर, ठीक है। तो ये प्रोमिनेंट पार्ट आपको आमिर खुसरो का देखने को मिलता है सर, ठीक है, समझे। तो फर्स्ट थिंग शुड बी द बैकग्राउंड ऑफ आमिर खुसरो, बेसिकली मैंने बताया इमिग्रेंट फादर थे, तुर्किश ओरिजिन के थे, अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते थे, एंड वी विल कम टू नो कि जब हम लोग देखेंगे तो उनकी मदर जो थी वो इंडियन थी, हिंदुस्तानी थी सर, ठीक है। तो इसके कारण वी विल कम टू नो कि बलबन के एडमिनिस्ट्रेशन में ही थे और फिर वहां से ये निकल के आए। ओरिजिनल नाम वी विल सी कि इनके जो फादर जो थे वो दूसरा दिया था, बट फिर उनके मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब नाना और मामा ने उनको बड़ा किया सर, ठीक है। और फिर तब से ही वी विल सी कि ही विल बी कनेक्टिंग विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड थियोक्रेसी एज़ वेल सर। देखिए इंटरेस्टिंग कहानी आपको यहाँ से मिलती है। पहली कहानी आपको ये मिलेगी कि ही वाज इन कांटेक्ट निजामुद्दीन औलिया एट दैट टाइम सर, ओके। औलिया की कहानी इफ यू आर एबल टू रिकॉल, औलिया वाज अ फॉलोअर ऑफ मिनहाज, है ना, समझे। एंड वी हैड डिस्कस कि मिनहाज हैड गिवन द थियोरेटिकल इंटरप्रिटेशन एज़ वेल सर ऑफ हाउ द इस्लाम केम टू इंडिया एज़ वेल सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो वी विल सी दैट एक पहली चीज हमको यहाँ से पता होनी चाहिए कि मिनहाज से औलिया से आमिर खुसरो है सर, ठीक है। इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको यहाँ से देखने को मिलेगी कि जब औलिया की मृत्यु हो गई उसके कुछ दिनों के बाद आमिर खुसरो की मृत्यु हो जाती है सर, ठीक है। तो वो काइंड ऑफ है ना रिमोर्स के अंदर और एक जो दुःख के अंदर थे उसके कारण ही पास हुए सर, ठीक है। तो खुसरो की स्टोरी ऐसे रही कि वी विल फाइंड कि ये भारतीय भारतीय थे क्योंकि भारत में उनका जन्म हुआ था, एंड यहाँ से इनकी शुरुआत हुई सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब देखिए कि बचपन से ही ये सूफियों के प्रभाव में थे। अब व्यक्ति सूफियों के प्रभाव में होता है तो देन ही विल बी राइटिंग सो मेनी थिंग्स एज़ वेल सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि इस तरह से इन्होंने औलिया के प्रभाव में सूफियों के प्रभाव में लिखना शुरू कर दिया, और फिर ये खिसरू खान जब सत्ता के ऊपर आया था सर, ठीक है ना, समझे, गवर्नर के रूप में, तो उनके साथ भी ये काम करते हैं, और उसके बाद खिलजी के कोर्ट में ये वही औलिया है जो दिल्ली के अंदर है, यस एग्जैक्टली सर, ठीक है, समझे। तो कौन फाया कौन आपने सुना होगा सर, ठीक है। तो ये सूफी थे सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सूफियों की ट्रेडिशंस आप देखिए तो वी विल कम टू नो कि दिल्ली में आए औलिया ही थे सर, ठीक है। क्योंकि औलिया के बाद आए नसरुद्दीन चिराग दहलवी सर, वो इन्हीं के ही एक्चुअली चिश्तिया से बिलोंग करते थे। चिश्तिया मूल तो अजमेर में सेटल हुए थे सर, ओके।
और चिश्तिया की एक ब्रांच काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, अगर आपको याद होगा, तो ही हैड सेटल्ड इन दिल्ली सर, ठीक है? और उन्हीं ब्रांच की लेगेसी से औलिया निकल के आया सर, ठीक है ना? सिलसिला, एक सूफियों में क्या सिलसिला होता है? सिलसिला इज द ऑर्डर और द संघ ऑफ द सूफी जो संप्रदाय इनका था ना, ठीक है? तो इस तरह से वी विल कम टू नो कि इनकी ओरिजिन हुई एंड खुसरो की एजुकेशन पर्शियन में भी थी, थियोलॉजी में भी थी, कुरान के अंदर भी थी एंड बिकॉज़ हिज मदर वाज हिंदुस्तानी, ही हैड आल्सो डेवलप्ड इंटरेस्ट विद हिंदुस्तानी कल्चर एंड हिंदुस्तानी लैंग्वेज एज़ वेल सर, ओके? तो कहानी हमको ये देखने को मिल रही है कि इनके द्वारा ही उर्दू भाषा को भी बहुत प्रभुत्व दिया गया सर, ठीक है? एंड इनके द्वारा ही वी विल कम टू नो कि जो लिटरेरी ट्रेडिशन है उसको और बढ़ावा देने की कोशिश की गई सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? तो स्टोरी लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है सर, ठीक है ना? हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आमिर खुसरो, तो आमिर खुसरो की राइटिंग हमें दो तरह से मिलेगी सर, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? तो आमिर खुसरो की राइटिंग के अंदर हम लोग लिख सकते हैं कि एक पोएट के रूप में थे सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? और दूसरा हिस्टोरियन के रूप में थे। आपको सवाल क्या आया है? हमको कॉन्टेक्स्ट सेंटर देखना है सर, ओके? कि आमिर खुसरो वाज़ अ पोएट एंड ही वाज़ आल्सो हिस्टोरियन सर, ओके? अब ये कैसे हम लोग कहेंगे कि पोएट एंड हिस्टोरियन थे सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? तो पोएट्री भी की है इन्होंने सर, है ना? और हिस्ट्री भी लिखा है सर, समझ में आया कि नहीं आपको सर, ओके? पोएट्री और हिस्ट्री दोनों की दोनों पैरेलली चल रही है इनकी राइटिंग के अंदर सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? सो ही विल बी राइटिंग मल्टीपल बुक्स, ये जितनी भी किताबें लिखेंगे, इसमें इन्होंने कविराज के रूप में भी काम किया। कविराज के रूप में क्या किया सर, ठीक है? तो विल कम टू नो कि इन्होंने कपलेट्स लिखे हैं बहुत सारे सर, है ना? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? ये कपलेट्स के अंदर ही इज राइटिंग अबाउट द पोएट्री, अबाउट द लव पार्ट एंड द अदर पार्ट्स ऑफ बेसिकली ह्यूमन लाइफ एज़ वेल, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? सो व्हाट इज हैपनिंग कि बिकॉज़ ही वाज़ एट यंग एज ही स्टार्टेड राइटिंग एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो कि धीरे-धीरे उन्होंने लिखने की शुरुआत की और जो पर्शियन लिटरेचर है उसमें पोएट्री के अंतर्गत उनका डेवलपमेंट आपको यहाँ से मिलता है। तो इन्होंने बेसिकली पोएट्री के ऊपर पहले फोकस किया। फिर धीरे-धीरे वी विल कम टू नो कि ये इंडिया और जो राजा के कोर्ट्स में ये परिचय में आए, तो राजा के कोर्ट में परिचय में आने के बाद वी विल आल्सो फाइंड कि ही विल बी राइटिंग अबाउट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एज़ वेल सर, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? अब जैसे ही विल बी राइटिंग अबाउट यूथफुलनेस, ही विल बी राइटिंग अबाउट ओल्ड एज, ही विल बी राइटिंग अबाउट the birds and the animals of this country as well, sir, okay, समझे? And then he'll also be writing about the literature work as well in the form of history writing as well, sir, ठीक है ना समझे? अब जैसे कैजुअल फतह है सर, ठीक है ना समझे? आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि इट्स मोर ऑफ हिस्टोरिकल बुक सर, ओके? रेदर देन पोएट्री सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? वैसे ही कहानी हमको अमीर खुसरो के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी देखने को मिलती है कि ही वाज मोर इंटरेस्टेड इन राइटिंग पोएट्री अबाउट द हिंदुस्तानी लैंग्वेज, ओके? तो इन्होंने जो दहलवी लिखी है या बेसिकली जो हिंदुस्तानी भाषा जो उर्दू है, उसकी ज़बान है, उर्दू की जब लिखने की शुरुआत की, तो वो भी हमको एक पोएट्री के रूप में इनिशियली देखने को मिलेगी सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? तो उन्होंने बेसिकली बहुत सारी किताबें लिखी, उसमें हम लोग को हिस्टोरिकल सेंस में ये पता चलनी चाहिए। एक है आशिका, आशिका इज़ आल्सो वन ऑफ द बुक्स, ओके ना समझे? दूसरी है नूह सिफर सर, ठीक है ना? ही इज़ आल्सो इट्स आल्सो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है। फिर आपको ये इजाज़ खुरास भी आपको देखने को मिलेगी, ये भी एक बुक के रूप में आपको यहाँ से मिलेगी सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? एंड साइमल्टेनियसली तुगलकनामा और कैज़म अल-फतह जैसी किताबें देखने को मिलती है, जो अलाउद्दीन खिलजी के पॉलिटिकल हिस्ट्री के रूप में आपको यहाँ से मिलेगी सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? सो वी विल फाइंड कि नोट ऑफ दिस बुक्स वर रिटन इन द फॉर्म ऑफ पोएट्री, मसनवी इज़ एक्चुअली फॉर्म ऑफ पोएट्री ओनली सर, ठीक है? बट देन इट इज़ रिटन इन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, समझ में आ रहा है, ओके? बुक जो है वो पोएट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखने को मिलती है, पर उसका कॉन्टेक्स्ट जो था वो हिस्ट्री का था सर, है ना समझे? क्योंकि उसमें वर्सेस आ जाएँगे, उसके अंदर अगर आप समझने की कोशिश करोगे, तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इनके द्वारा दी गई थी सर, ठीक है ना समझे? तो वी नीड टू सी दिस पार्ट कि व्हाट ही हैज़ ऑब्जर्व्ड एंड हाउ बेसिकली ही इज़ राइटिंग सर, ओके? तो जैसे यहाँ आशिका के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 मिनट आपको बात करता हूँ। आपको याद होगा तो खिज़र खान था, अलाउद्दीन खिलजी का छोकरा सर, है ना? और आपको गुजरात की क्वीन मिलेगी देवल रानी। देवल रानी वाज़ द शी बिलॉन्ग टू द फैमिली ऑफ करण देव द रूलर ऑफ गुजरात सर, ठीक है? फिर वो भाग गया था नीचे साउथ इंडिया में देवगिरी के अंदर, याद आया कि नहीं आपको सर, ठीक है? सो एट दैट टाइम वी विल कम टू नो कि ये देवल रानी जो थी वो पहले दक्कन गई थी और दक्कन से फाइनली वी विल कम टू नो कि शी वेंट टू द कोर्ट ऑफ द तुगलक्स, ओके? सॉरी द खिलजीज़, और खिलजीज़ में अलाउद्दीन खिलजी का एक बेटा था खिज़र खान, उसके साथ इनकी जो लव स्टोरी है उसको बताने की कोशिश करता है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? सो वी विल फाइंड कि बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी इसके अंदर से आपको यहाँ से मिलेगी एंड ही विल बी राइटिंग द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ दैट टाइम एंड द कंटेम्परेरी पीरियड की क्या-क्या चीज़ें हुई सर, है ना समझे? वैसे ही आपको कैज़म अल-फतह देखने को मिलती है। इसको दूसरे नाम से भी पहचानते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज़ देवल रानी खिज़र खानी सर, है ना समझे? दिस बुक इज़ आल्सो कॉल्ड एज़ देवल रानी खिज़र खानी सर, ओके? मतलब देवल रानी खिज़र खान की होगी, इस तरह से उसने हाइलाइट किया। ये फारसी भाषा में लिखी गई थी। वैसे ही आपको कैज़म अल-फतह देखने को मिलता है सर, ठीक है ना? कैज़म अल-फतह इज़ अ बुक अबाउट अलाउद्दीन खिलजीज़ पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट एंड हाउ खिलजी वेंट टू दक्कन एंड हाउ ही वेंट ओवर दक्कन, उसने देवगिरी को कैसे जीता और फिर उसके बाद उसने कैसे अलग-अलग प्रकार के रिफॉर्म्स किए एंड वी विल फाइंड कि मार्केट कैसे बनाया एंड वी विल फाइंड कि जमा मस्जिद का कैसे निर्माण किया गया दिल्ली के अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें हमको यहाँ से मिलेगी। इसके लिए इसको तारीख-ए-अलाई के रूप में भी पहचानते हैं। तारीख-ए-अलाई का मतलब क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी की तारीख लिखी गई है, ठीक है? समझे? तो वी विल फाइंड ही विल बी राइटिंग अबाउट द बुक्स इन मल्टीपल फॉर्मेट्स। दिस इंक्लूड्स पॉलिटिकल हिस्ट्री, दिस इंक्लूड्स सम काइंड ऑफ लव स्टोरीज एज़ वेल, ठीक है? समझे? दूसरी हमें देखने को मिलती है नूह सिपर सर, ठीक है? समझे? नूह सिपर वाज़ वन्स अ बुक जहाँ ही इज़ टॉकिंग अबाउट द एनिमल्स, फ्लावर्स एंड द लैंग्वेज एंड द कल्चर पार्ट ऑफ द पीपल एंड ही इज़ टॉकिंग अबाउट द प्रोफिशिएंसी ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री पीपल एज़ वेल, ठीक है? फिर उसने पोएट्री के ऊपर भी लिखा है। उसने तुगलकनामा में गयासुद्दीन तुगलक के बारे में भी लिखी है सर, ठीक है? उसने मिफ़्फ़त उल-फतह के अंदर जलालुद्दीन खिलजी के बारे में लिखा और कैसे विल सी कि जलालुद्दीन खिलजी की शुरुआत आपको मिलती है। तो ही इज़ राइटिंग अबाउट सो मेनी इंटरेस्टिंग कॉन्टेक्स्ट एंड आखिर में ये कैकबाद के बारे में लिखने की कोशिश करेंगे सर, ठीक है? तो किरान उस अभियान के अंदर भी ही इज़ टॉकिंग अबाउट कैकबाद एज़ वेल, ओके? ही टॉक्स अबाउट वो कैकबाद हैड कॉन्फ्लिक्ट विद बुगरा खान, अगर आपको याद होगा तो बलबन के बाद वो कैकबाद और बुगरा के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, है ना? एंड देन विल सी कि ये बलबन बुगरा दिल्ली के ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, हमने डिस्कस किया था पिछले क्लास के अंदर, क्योंकि बुगरा पहले मना कर रहा था अपने फादर को। तो ये सब चीज़ें हमको यहाँ से देखने को मिलती है कि कैसे ही इज़ राइटिंग अबाउट डिफरेंट पॉलिटिकल कोर्सेस ऑफ दैट टाइम सर, ठीक है? समझे? तो हमें ये पता चलता है कि देयर आर मल्टीपल बुक्स, ओके? समझे? जैसे एक इजाज़ उल ख़ुसारवी करके एक बुक है, वेयर ही टॉक्स अबाउट अलाउद्दीन खिलजी एंड हिज़ पॉलिटिकल एंड मिलिटरी पावर एंड हाउ द आइडियल्स ऑफ गवर्नेंस हैज़ बीन मेंशन्ड, ओके? तो यू विल सी दैट मोर देन मल्टीपल, मतलब एक से ज़्यादा प्रकार की किताबें हमको यहाँ से देखने को मिलेगी एंड ये सब पोएट्री स्टाइल में लिखी गई थी सर। बहुत सारी किताबें अगर आप समझने की कोशिश करिए तो इट्स बीन रिटन इन द फॉर्म ऑफ पोएट्री स्टाइल, है ना? वो मसनवी के रूप में लिखी गई है। मसनवी का मतलब होता है पोएट्री वर्क्स, ओके? तो यू विल फाइंड यहाँ पे भी मसनवी है, यहाँ पे भी मसनवी है, यहाँ पे भी मसनवी है, यहाँ पे भी मसनवी है। जो तारीख के रूप में है वो प्रॉपर हिस्ट्री है सर, ओके? पर जो पोएट्री है वो बेसिकली पोएट्री स्टाइल हिस्टोरिकल वर्क्स है। समझे कि नहीं समझे? नो डाउट ये पोएट्री स्टाइल है बट इट गिव्स अस द डिटेल अबाउट हिस्ट्री। इसके लिए यूपीएससी ने आपको क्या पूछा कि भाई खुसरो वाज़ नॉट एन एमिनेंट पोएट बट वाज़ अ पोएट बट नॉट अ हिस्टोरियन सर, ठीक है? समझे कि दिस बुक्स और द टाइटल्स वर रिटन बाय हिम इन अ पोएटिकल मैनर सर, ओके? बट स्टिल इट गिव्स द डिटेल ऑफ हिस्ट्री। बट बिकॉज़ इट वाज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ पोएटिकल मैनर इट माइट एक्सैजरेट सर्टेन थिंग्स जो बहुत बार हमें देखने को मिलता है रियल नहीं होता है। It might contain certain things or it might not contain certain things which will not be in the flow of the poetical genres, okay? क्योंकि पोएट्री में आपको अच्छी बातें लिखनी होती है सर, ठीक है ना समझे? तो आप पोएट्री सेंटेंस जब वर्क लिखने की कोशिश करोगे तो वी विल कम टू नो कि वो क्लियर क्या है कि नेगेटिव बात होगा तो वो आप अच्छी नहीं लिखोगे सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? दूसरा पोएट्री में आप पास्ट को नहीं लिखते हो, क्रोनोलॉजिकली नहीं लिखोगे सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके?
तो ओवरऑल वी विल सी कि प्रोज और वर्स को इन्होंने यूज किया है सर। ओके, प्रोज और वर्स का मतलब है कि पैराग्राफ और वर्सेस का यूज करके इन्होंने बेसिकली हिस्टोरिकल सेंट्रिक में एक नया डायमेंशन लाने की कोशिश की। अभी तक हसन निजामी देख लो या मिन्हाज सिराज को देख लो, ये सब के सब क्या लिखते थे, दे राइट कोर्ट इंट्रिग्स एंड द पॉलिटिकल इश्यूज एट दैट टाइम सर, ठीक है। बट इट वाज आमिर खुसरो हु शिफ्टेड टू द कल्चरल पार्ट, इट वाज आमिर खुसरो हु हाइलाइटेड द लैंडस्केप ऑफ दिस कंट्री, इट वाज आमिर खुसरो हु टॉक्ड अबाउट द लव स्टोरीज ऑफ दैट टाइम सर, ठीक है। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि दैट द अर्ली genre of authors like Hasan Nizami और Minhaj Siraj, they were missing certain things. उनकी जो आत्मा जो थी वो भारतीय नहीं हो रही थी, because he had grown up over here, because he was aligned to the Sufis as well, and right from the early age he had more interest in the Hindustani culture, and that is one of the reasons he'll also be contributing to the Urdu literature as well sir, ठीक है ना, समझे। तो कहानी हमको ये देखने को मिलती है कि आमिर खुसरो ने रिवॉल्यूशनाइज किया पर्शियन हिस्टोग्राफी को सर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको सर, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस पीरियड के अंदर जो डे टू डे लाइफ की बात थी वो पहले नहीं लिखी जाती थी, या आप देखोगे रिलीजियस फोर्थ के रूप में एक ही डायमेंशन था, ये भी चीजें बदलने की कोशिश की है सर, गेटिंग ओके। तो ऑल दिस थिंग्स बेसिकली ये यूज करें, और दहलवी मैंने बताया हिंदी भाषा या हिंदुस्तानी भाषा का उपयोग किया है सर, ठीक है, और उर्दू सेटिंग के अंदर बताने की कोशिश की सर, गेटिंग ओके। तो वी विल फाइंड कि आमिर खुसरो दहलवी जो ज़बान है उर्दू है उसका उपयोग करेंगे सर, ठीक है। और इन्होंने जो स्टाइल भी यूज़ की उसको कहते हैं हिंदुस्तानी, इसको सबक हिंद भी कहते हैं, सबक हिंद फॉर्म ऑफ राइटिंग, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस। काफी लोगों का ये मानना है कि खुसरो ही थे जिन्होंने कपलेट्स के रूप में, रिडल्स के रूप में, पोएट्री के रूप में कॉमन मैन को बेसिकली लिखने की कोशिश की, बहुत सारी इन्होंने चीजें हाइलाइट करने की कोशिश की सर, ठीक है। एंड वी विल फाइंड कि ही सेट अ न्यू ट्रेंड ऑफ लिटरेरी राइटिंग सर, ओके। In fact, Khusro's contribution can also be seen in the other part of literature traditions. This includes we can say the musical compositions that he was doing सर, है ना। तो इन्होंने पोएट्री फारसी और हिंदी के अंदर तो लिखी है, हिंदी या हिंदुस्तानी कहते हैं इसको, सबक हिंद कहते हैं। सबक हिंद इज एक्चुअली द स्टाइल ऑफ राइटिंग सर, ठीक है ना। हिंदुस्तानी वाज एक्चुअली द लैंग्वेज, है ना, हिंदी और हिंदुस्तानी वाज द लैंग्वेज, द मेथड ऑफ राइटिंग वाज सबक हिंद सर, है ना, समझे। या इसको हिंदुस्तानी लैंग्वेज को ज़बान हिंद भी कहते हैं क्योंकि भारत के लोगों की ज़बान थी सर, ठीक है। इन्होंने 4 लाख से ज़्यादा कपलेट्स लिखे, मतलब आप देखिए कि अभी हमने आगे देखा सर, ठीक है। सो ही रोट मोर देन 4 लाख कपलेट्स, मतलब कुछ ज़्यादा ही चीजें आपको यहाँ से देखने को मिलती है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। वी विल फाइंड कि इंटरेस्टिंग कहानी इनके यहाँ से आपको ये देखने को मिलती है हस्तबिस्त के रूप में सर, ओके। हस्तबिस्त में उन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि एक व्यक्ति हाजी के रूप में जा रहे थे मक्का में, और दूसरा व्यक्ति है वो सोमनाथ जा रहा था सर, ठीक है ना, समझे। एंड ही टॉक्स अबाउट कि भाई देखिए भारत एक ऐसी जगह है जहाँ एवरी पर्सन हैज द रिलीजियस टॉलरेंस टू गो एंड वर्शिप वेरेवर दे वांट सर, ठीक है ना, समझे। तो इस तरह की चीजें हमको यहाँ से देखने को मिलती है जो खुसरो के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें सिग्निफिकेंट थी। तो उर्दू भाषा का भी आया, म्यूजिक का डेवलपमेंट भी हमको यहाँ से मिलेगा सर, ठीक है। तो हिंदुस्तानी लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग देखेंगे तो हिंदुस्तानी लैंग्वेज इन्होंने यूज की, इन्होंने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का भी पीछे कंट्रीब्यूट किया है सर, ठीक है। अब ये क्यों था सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो बेसिकली हुआ क्या कि ये सूफी के साथ समा बांधा करते थे सर, ठीक है। तो निजामुद्दीन औलिया के मुरीद हुआ करते थे, तो यूज्ड टू हैव सम काइंड ऑफ द समा ट्रेडिशंस, वो तो म्यूजिकल गैदरिंग हुआ करती थी सर, ओके। फिर वहां से ग्रेजुअल सेंस में अगर आप समझने की कोशिश करिए तो वी विल कम टू फिर कव्वाली का डेवलपमेंट हुआ सर, ठीक है। दूसरी वी विल सी कि जब हम लोग खुसरो के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझेंगे तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि हिज राइटिंग also gathered with respect to the classical instruments that evolved, ठीक है ना। so it is said कि जो string instruments थे भारत में उसमें ये most probably तबला, मतलब है ना, percussion instrument में तबला या तबला type of instrument हम लोग कह सकते हैं, वो इनके समय पे डेवलप हुआ। दूसरा अगर आप देखोगे तो सितार जैसे इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हमको ये पता चल रहा है कि वो भी ऑलमोस्ट खुसरो के ट्रांजिशन में ही डेवलप हुए थे सर, ठीक है। बाकी बहुत सारे राग इनके द्वारा यूज किए गए थे क्योंकि बेसिकली ये पोएट्री के अंदर भी म्यूजिकल कंपोजिशंस कर रहे थे, तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि हिज कंट्रीब्यूशन वर वेरी सिग्निफिकेंटली इन इंडियन हिस्ट्री। लिमिटेशंस इनकी क्या थी सर, ठीक है। तो लिमिटेशंस में 5 पॉइंट लिखेंगे कि एक तो पोएट थे सर, हिस्टोरियन थे नहीं, इन्होंने जो भी किताबें लिखी है वो पोएट्री सेंट्रिक लिखी है। पोएट्री सेंट्रिक लिखते हैं, मैंने बताया मसनवी है सर, समझे। तो वी विल कम टू नो कि इनकी पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये पता चलेगा कि इन्होंने अच्छी बातें लिखी है पर फिर उसमें कुछ लिमिटेशंस भी आपको मिलेगी सर, ठीक है, ओके। जैसे वी विल फाइंड कि पर्सनालिटी ऑफ द किंग्स को ग्लोरीफाई करते हुए यूलोजाइज करते हैं। इन्होंने 9 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था सर, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि वो प्रैक्टिकलिटी आ गई थी कि सरकारें जाएगी और आएगी पर हमको तो यहाँ पे ही रहना है सर, सही कि गलत सर, ओके। तो इट बिकम्स वेरी ऑब्वियस कि ही विल बी राइटिंग अबाउट द ग्लोरिफिकेशन। अब जैसे कई का बाद में स्पेसिफिकली लिखा है कि मेरे बारे में लिखना है, अच्छा लिखना है सर, ठीक है ना, समझे। तो देयर इज अ बुक कॉल्ड एज कुरान सदैन सर, कुरान सदैन एक्चुअली ग्लोरीफाइज द स्टोरी ऑफ कैकाबाद सर, गेटिंग ओके। और हमें पता चल रहा है कि कैकाबाद के ग्लोरिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने की कोशिश की है कि भाई देखो मेरे बारे में अच्छी-अच्छी बातें लिखनी है तुम्हें सर, ठीक है। तो इट बिकम वेरी ऑब्वियस कि ही कुड नॉट गो अगेंस्ट हिम सर, लिखने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा सर, गेटिंग ओके। तो एक ये प्रॉब्लम हमको यहाँ से मिलता है। वैसी कहानी आपको बाकी सारे सुल्तानों के अंदर भी मिलेगी सर, ठीक है ना, समझे। सो ही आउट ऑफ कंपल्शन है ना, ऐसा नहीं होगा कि बेसिकली कंपल्शन है उनके लिए सर, ओके। और दूसरा वो मंगोल उठा के लेके गए थे, तो ही वाज अबाउट दिस पार्ट कि क्या होगा सर, ठीक है, समझे। तो ये सब चीजें आपको यहाँ से मिलती है। तो जो अनकंफर्टेबल फैक्ट है सर, है ना, समझे, गेटिंग ओके, वो नहीं लिखेंगे वो। अब वो नहीं लिखेंगे तो मतलब क्या है सर, ओके ना, लिखना चाहिए ना कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, फला हुआ था सर, ओके। वैसे ही कज़नुल फतेह में ही इज टॉकिंग अबाउट अलाउद्दीन खिलजी, है ना, तारीख अलाई कहते हैं इसको। तो जब तारीख अलाई लिखी गई तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखा, पर कैसे अलाउद्दीन जलालुद्दीन को मार के आया वो नहीं लिखा। उन्होंने जलालुद्दीन खिलजी के ऊपर अलग से बुक लिख दी सर, ठीक है, समझे। सो टू ग्लोरीफाई द चैप्टर ऑफ जलालुद्दीन खिलजी ही विल आल्सो बी टॉकिंग अबाउट मिफातुल फतह, है ना, समझे। इसमें जलालुद्दीन खिलजी के बारे में बताया, बट देन जैसे अलाउद्दीन खिलजी सत्ता के ऊपर आया तो खिलजी कैसे आया वो नहीं लिखा उन्होंने। क्यों नहीं लिखा भाई, मार के आया, ये किया, वो किया, फलाना किया, तो ये सब लिखेंगे तो अच्छा थोड़ी लगता है सर, ठीक है, समझे। तो वी विल फाइंड कि दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि हिज राइटिंग विल हैव सर्टेन लिमिटेशंस। इंपॉर्टेंट बात क्या है सर, ठीक है, ही इज वेरी प्रोमिनेंटली बेसिकली हाइलाइटिंग द ज्योग्राफी ऑफ दिस कंट्री, है ना। देखो हिज राइटिंग वाज नॉट कन्फाइंड टू कोट्स, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट सर, है ना, समझे। एंड वी विल कम टू नो कि ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो हमारी राइटिंग के अंतर्गत खाली कोट्स तक हमें नहीं सीमित रहना है सर, ओके। तो ही वेंट टू प्लेसेस, है ना, क्योंकि सुल्तानों के साथ घूम रहे थे, नॉर्थ वेस्ट में थे पहले। तो दीपलपुर इज इन पंजाब, है ना, जलालुद्दीन खिलजी वाज गवर्नर ऑफ दीपलपुर टू फाइट ऑफ द मंगोल्स, ओके। बलबन के टाइम पे अगर आपको याद होगा तो तब से वो लिखा है कि भाई पंजाब की ज्योग्राफी कैसी थी, वहाँ के माउंटेन एरियाज कैसे थे, रिवर्स कैसी हुआ करती थी। फिर वो जैसे जैसे भारत की तरफ बढ़ा, दिल्ली की तरफ आए तो वहाँ बात लिखते हैं, वो खुद ऊपर पहाड़ियों से पटियाली से बिलोंग कर रहे थे सर, ठीक है। तो वी विल कम टू नो कि उसके बारे में लिखने की कोशिश करेंगे। फिर देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम ही हैड टू ट्रैवल, है ना, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, तो रूट्स के बारे में बताने की कोशिश करते हैं सर, ठीक है। सो वी विल फाइंड कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम ही विल बी राइटिंग अबाउट द डिफरेंट रूट्स एज़ वेल, है ना, दिल्ली के बारे में बताएंगे। और अल्टीमेटली ये है कि देखो भारत मेरा देश है और यहाँ पे मैं जन्म मैंने लिया है, यहाँ पे ही मेरा जीवन जाएगा सर, ठीक है, समझे। तो ही वाज वेरी मच फॉन्ड ऑफ दिस कंट्री बिकॉज़ ही वाज हिंदुस्तानी सर, ठीक है, अल्टीमेटली यहाँ पे पैदा हुए थे। तो इंडिया की क्लाइमेट के बारे में, इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन, ज्योग्राफिकल अच्छी बात, और फिर ही वाज रिवरिंग द रिलीजियस क्लासेस एज़ वेल सर, ठीक है। तो ही सॉ द ब्राह्मण्स एट द टाइम एंड ही सेड कि यार देखो खुरासान से तो अच्छा क्लाइमेट हमारा है, खुरासान से रिलेशन है,
उससे क्लाइमेट तो हमारा अच्छा है, उत्तराखंड ऑब्वियसली पहाड़ी विस्तार है, वहाँ से पंजाब की तरफ गए और फिर यहाँ के रिलीजियस स्कॉलर्स को भी वो ट्रीट करता है, वो कहता है कि भाई यहाँ के जो लोग हैं स्कॉलर्स, दे आर वेरी मच लाइक एरिस्टोटल एज़ वेल, ठीक है समझे? तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी खुसरो की मिलती है और खुसरो की कंट्रीब्यूशन में एक चीज़ ही हमको यहाँ से देखने को मिलेगी कि क्या लिखा है सर, ठीक है, आमिर खुसरो's लाइफ और हिस्ट्री, ठीक है? तो वी विल फाइंड कि लव फॉर द कंट्री आई हैव प्रेज़ इंडिया फॉर 2 रीज़न्स, फर्स्ट बिकॉज़ इट्स लैंड ऑफ मदर एंड इट इज़ इंपोर्टेंट ऑब्लिगेशन, इट इज़ लाइक हेवन सर, ठीक है ना? इट्स क्लाइमेट इज़ वे बेटर देन खुरासान, इट इज़ ग्रीन एंड फुल ऑफ फ्लावर्स ऑल द ईयर एंड द ब्राह्मण्स हियर आर रिवर्ड एरिस्टोटल सर, है ना? ये अभी हमने डिस्कस किया सर, ठीक है? तो वही बात ये बताने की कोशिश करेंगे, तो इस तरह से हम खुसरो को कंक्लूड करेंगे, उनकी लिमिटेशंस हमको बेसिकली पता होनी चाहिए और उनकी पॉजिटिव भी पता होनी चाहिए सर, ठीक है? तो देखिए लिमिटेशंस में एक ये पार्ट लिखेंगे, दूसरा अगर लिखना है तो एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ से लिखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड हमें बेसिकली तीसरी का जो पीपल्स लाइफ है ना सर, ठीक है, डेली पीपल्स लाइफ, ओके, वो बेसिकली कुछ-कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमको लिमिटेड मिल रही है सर, ओके। नो डाउट उन्होंने ब्राह्मणों के बारे में बताया है सर, ओके, बट देन और भी चीज़ें हमको पता चलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल रही है। अभी भी वो पॉलिटिकल डिस्कोर्सेस के ऊपर ही है। आप देखिए फैज़ल मुल्क पॉलिटिकल डिस्कोर्स है सर, इजाज़ ख़ुशावी आपको पॉलिटिकल डिस्कोर्स के रूप में मिलेगा। आपको किरान सदियान पॉलिटिकल डिस्कोर्स के रूप में मिलेगा सर, ठीक है ना समझे? तो ज़्यादातर आपको यही चीज़ आपको मिलेगी ना सर, कहीं और, ओके। बट देन कुछ-कुछ किताबों के अंदर इन्होंने ओवरऑल सोशियो कल्चरल मिलियू को भी हाइलाइट किया है सर, ठीक है? So there are positives and there are negatives of both his writing as well. The only problem is that when you write with a poetic style, you won't be able to differentiate what is correct observation and what is incorrect observation. आप देखिए पोएट्री में क्या होता है सर, ठीक है ना समझे? Getting over, okay. पोएट्री में क्या होता है कि आपको हर एक चीज़ वो ग्लोरीफाई करके ही लिखेंगे, है ना समझे? हाइम्स के रूप में, वर्सेस के रूप में लिखेंगे। तो दैट इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम, ओके। तो इनके वर्क्स में जो मसनवी है, वो पोएटिक इंटरप्रिटेशन के रूप में है सर, ओके। पोएटिक इंटरप्रिटेशन फिर बड़ी प्रॉब्लमेटिक है सर, ओके। तो कौन से कपलेट सही है, कौन से नहीं, वो हर एक चीज़ को एडमायर ही करेंगे ना सर, ठीक है ना? कि यहाँ कवि कल्पना कर रहे हैं, यहाँ कवि ये कर रहे हैं, यहाँ कवि वो कर रहे हैं। कविता थोड़ा रियलिटी लिख लीजिए सर, ठीक है समझे? तो बोले नहीं लिखेंगे तो राजा फिर सर्विस कर देगा हमारी सर, ठीक है? गेटिंग ओवर, ओके। तो देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी ना कि अगर ज़्यादा लिख लिया तो राजा सर्विस कर देगा सर, ओके। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ से मिलेगी सर, ओके समझे? तो ये 5-6 किताबें याद रखिएगा। ज़्यादातर खुसरो के ऊपर से आपको जो सवाल यहाँ से ही पूछे गए हैं, तो वी शुड बी अवेयर अबाउट व्हाट वाज़ द राइटिंग्स ऑफ आमिर खुसरो एंड ही हैज़ ऑब्जर्व्ड सर, ठीक है? तो वाज़ एन एमिनेंट पोएट बट नॉट अ हिस्टोरियन सर, है ना? हिस्टोरियन नहीं थे, खाली पोएट थे सर, ठीक है? ये जान लो पीछे का टिप्पणी करो सर, है ना? टिप्पणी करिए इसके ऊपर सर, ओके? तो वाज़ ही अ पोएट? वाज़ ही पोएट? यस ही वाज़ अ पोएट, ओके। ही नेवर इंटेंडेड टू राइट हिस्ट्री सर। उसने तवारीख लिखी, एक ही है तारीख-ए-लाई और तुगलकनामा, 2 है सर। नामा नामा इज़ आल्सो फॉर्म ऑफ हिस्ट्री सर, ठीक है समझे? एंड तारीख-ए-लाई दैट इज़ ताज़ अल-फता सर, ठीक है? दीज़ आर द 2 सोर्सेज़ जहाँ आपको थोड़ी बहुत हिस्टोरिकल सेंस में बातें आपको मिलती है। बाकी सब में तो मसनवी के फॉर्मेट में लिखी गई है। मसनवी के फॉर्मेट में लिखी गई है तो इट्स बट ऑब्वियस कि वी विल फाइंड कि उसमें पोएटिक इंटरप्रिटेशन ज़्यादा है। तो उसमें फिर हमको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। जैसे वेदास में क्या था सर, ठीक है ना? या हर्षवर्धन के टाइम की देख लो या गुप्ता पीरियड की कालिदास की राइटिंग को देख लो, उसमें प्रॉब्लम ये क्या था? सो द मेन प्रॉब्लम वाज़ दैट कि व्हेन यू राइट इन अ पोएटिक फॉर्म, इन अ वर्सेस फॉर्म, देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर टू बी एक्सट्रैक्टेड एंड यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स, ओके? सो व्हेन यू रीड बिटवीन द लाइन्स देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि कौन सी रियल होगी, कौन सी अनरियल होगी, वो हमें नहीं पता होगा सर, ठीक है? तो वी विल बी गेटिंग कन्फ्यूज्ड, ओके, कि क्या बोलना चाहते हैं, क्या नहीं बोलना चाहते, है ना समझे? तो ये हम क्रोनिकल्स के रूप में हमको पता होना चाहिए सर, ठीक है? तो खुसरो साहब याद रहेंगे आपको कि what his contribution is and how he has written about the history in India सर, ठीक है? तो क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ आमिर खुसरो सर टू इंडो पर्शियन लिटरेचर सर, ओके? तो खुसरो के ऊपर अलग से सवाल आएगा। देखो म्यूजिक में कंट्रीब्यूशन, है ना? म्यूजिक में राग और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उर्दू लैंग्वेज का कंट्रीब्यूशन, सबा के हिंद नाम की एक स्टाइल को डेवलप करना और वहाँ से उर्दू साहित्य का पॉपुलरिटी, एक्चुअली उर्दू रेखता के रूप में जो उर्दू को सबसे ज़्यादा मतलब है ना प्लेटफॉर्म दिया है, तो खुसरो साहब ने दिया है सर, ठीक है? आमिर खुसरो वाज़ द पर्सन जो और फिर बेसिकली सूफी के साथ भी उनकी रिलेशन आपको मिलेगी सर, ठीक है? देखिए कंक्लूजन में 2 प्रकार की चीज़ें आएगी। देखो इस प्रकार का जब सवाल आता है और आपको पूछा जाता है कि कमेंट करना है सर, ठीक है? तो आपने तो लिख लिया कि बेस्ड ऑन द राइटिंग्स ऑफ आमिर खुसरो, है ना? काइज़ अल-फता है, इज़ाज़ क़राज़वी है, देवल जानी खिज़र खानी, आशिक़ा है सर, ठीक है? समझे? और भी किताबें किरान सदियान है। तो हम लिखेंगे कि द राइटिंग्स वर मेनली बेस्ड ऑन द मसनवीज़, ओके? एंड द मसनवीज़ वर डेफिनिटली इन अ पोएटिक इंटरप्रिटेशन, बट नो डाउट देयर वर सर्टेन राइटिंग्स इन द फॉर्म ऑफ नामाज़, है ना? और द तारीख लाइक तारीख-ए-फ़िरोज़ दिस तारीख-ए-लाई और दिस काइज़ अल-फता व्हिच गिव्स अस द हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशंस एज़ वेल। एंड इस तरह से हम लोग कंक्लूड करेंगे कि ही वाज़ एन एमिनेंट पोएट बट ही कंट्रीब्यूटेड इन द हिस्टोग्राफिकल डेवलपमेंट ऑफ मीडिएवल इंडिया। समझे समझे? ऐसे जब सवाल आते हैं ना सर, ठीक है? गेटिंग पॉइंट, ओके? तो क्वेश्चन के टोन में ही आप लिखो सर और क्वेश्चन के टोन में ही आपको उसको कंक्लूड करना है कि राइटिंग भले उनकी पोएट्री के सेंस में थी सर, ओके? बट हिस्ट्री के सोर्स में आज की तारीख में उपयोग में तो ली जा रही है ना? ऐसे तो सैकड़ों पोएट्स थे मिडीवल इंडिया में। हम कितने पढ़ते हैं? 25 25 भी नहीं सर, 10-15 पढ़ते हैं सर, ओके? गिना चुन के सर। तो हिज पोएट्री एनकम्पास द हिस्टोरिकल फैक्ट्स ना। सो इफ द पोएट्री एनकम्पासेस हिस्टोरिकल फैक्ट, तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट सर, ओके? एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि यहाँ ये पूछा गया कि टिप्पणी करो। तुम एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो हम कहते हैं कि नो डाउट ही वाज़ अ पोएट ओनली। 4 लाख कपलेट्स लिखे तो पोएट्री के रूप में ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। पर पोएट्री हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री ना। समझे? तो वन ग्रुप ऑफ ऑथर्स विल से कि ही इज़ नॉट एन हिस्टोरियन। डेफिनिटली ही इज़ नॉट एन हिस्टोरियन सर, ठीक है? ही नेवर क्लेम्ड, बट देन द राइटिंग्स ऑफ आमिर खुसरो इज़ आल्सो लिंक्ड टू द हिस्टोग्राफिकल एस्पेक्ट। तो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन सर। वेरी इंपॉर्टेंट। आपको टिप्पणी करनी है सर, टिप्पणी करने का मतलब क्या होता है सर? मतलब लिमिटेशंस नहीं है सर। व्हेन यू हैव टू कमेंट, यू हैव टू कमेंट ऑन द फैक्ट्स। द फैक्ट्स विल इंक्लूड द वर्क्स दैट वर पब्लिश्ड बाय आमिर खुसरो। वेरी तो इसमें जानबूझ के यूपीएससी आपको ट्रैप में डाल रहा है सर। अगर इसको डिस्कस करने की बात की होती ना सर, आमिर खुसरो वाज़ अ पोएट नॉट अ हिस्टोरियन, तो आप खाली और खाली पोएट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते। आपको पूछा जाता कि इलैबोरेट दैट आमिर खुसरो वाज़ अ पोएट नॉट अ हिस्टोरियन। तो आप लिखोगे पोएट्री, 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 पोएट्री सर, हिस्ट्री था ही नहीं। यहाँ तो अल्टीमेटली फिर कंक्लूजन में आपको लाना पड़ेगा सर। टिप्पणी क्या करनी हो? डू यू एग्री? गिव रीजंस, है ना? सब जाते हैं ना इस प्रकार के। इवैल्यूएट, है ना? इवैल्यूएट करने की बात आएगी कि आमिर खुसरो वाज़ अ पोएट नॉट अ हिस्टोरियन सर, ओके। तो देन हमको इवैल्यूएट करके फाइनल कंक्लूजन तो आएगा ना कि भाई इनकी राइटिंग पोएट्री के रूप में थे पर हिस्ट्री में हेल्प तो करते हैं। इसने 2-2 तारीख भी लिखी है, एक तुगलकनामा लिखा मेन तो और दूसरा फुतूह ये क्या कहते हैं ग़ज़ल उल-फ़ता, समझे? ग़ज़ल उल-फ़ता इज़ आल्सो अ बुक जो तारीख-ए-लाई उसको कहते ही तारीख-ए-लाई सर, ठीक है? तारीख लिखी है मतलब क्या हिस्ट्री की किताब है। तारीख इज़ व्हाट तवारीख, है ना? तारीख अल्टीमेटली तवारीख है ना? तो दैट शोज़ द डिटेल्स। समझ में आया आपको? तो ये 2 सवाल थे आपको और भी आए होंगे आई गेस नहीं आए हैं बट आए होंगे तो देख लीजिएगा। बट ज़्यादातर खुसरो के ऊपर इर्द-गिर्द यहाँ से आएँगे सर, ठीक है? तो खुसरो की कहानी सबको समझ में आ गई सर, ओके, कि क्या स्टोरी है और व्हाट हैज़ बीन द कंट्रीब्यूशन और बेसिकली उर्दू भाषा मैंने आपको बताया सर, ओके। तो पर्शिया के साथ इनके रिलेशंस थे और फिर औलिया की कहानी आपको ये पता होनी चाहिए क्योंकि ये औलिया के वो मतलब इतने बड़े मुरीद हो गए थे। सो व्हेन औलिया पास्ड अवे तो देन ही विल आल्सो पास्ड अवे सर, ठीक है? पर खुसरो इज़ सीन विद रिस्पेक्ट टू समा, गज़ल, द डिफरेंट फॉर्मेशंस ऑफ राग साइमल्टेनियसली यू विल आल्सो फाइंड कि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि कव्वाली तक की भी इनकी कंट्रीब्यूशन थी और सितार अगर आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पता होगा, सितार इज़ अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, इसमें 3 तारें होती है, ठीक है? तो तार इसके लिए है ना सितार सर, ठीक है? सी को 3 कहते हैं क्या सर? ठीक है? नॉट श्योर, ओके, बट सितार जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी इन्हीं के द्वारा यूज़ किया गया था। तबला कुछ लोग कहते हैं तबला भी था, पर तबला मोस्ट ऑफ इंडिजिनस है सर, ठीक है? और कोई ये परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट मतलब जो ढोल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है तबला स्ट्रिंग, वैसा कुछ इनके यूज़ में हुआ तो था इनके द्वारा सर, ठीक है? पर तबले के मतलब कुछ किताबें कहती है कि तबला वाज़ आल्सो इन्वेंटेड बाय हिम सर, ठीक है? बट तबला वाज़ मोस्ट प्रोबब्ली यूज्ड इन एंशिएंट इंडिया इवन इन द सतवाहना पीरियड सर। सो इफ यू गो टू द हज केव्स वहाँ आपको मिल जाएगा। पखावज भी थोड़ा बाद में आया सर, ठीक है? पर तबला स्टाइल ही था आपको मिलता है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? तो
तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए सर। देखो सितार सितार मीन्स मैंने बताया ना 3 तार है ना, सितार में 3 आते हैं, देखो ये बोला नहीं सितार, सहतार मतलब वो बेसिकली ये चीज़ वही तो मैं बता रहा था। खैर तो इतनी चीज़ याद रखना सर, तो उनका कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तानी म्यूज़िक के अंदर भी लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि आपको सवाल आएगा कि भाई अलोंग विथ लिटरेचर ही वाज़ आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू हिंदुस्तानी फॉर्म ऑफ म्यूज़िक सर ना, तो क्लासिकल म्यूज़िक के ऊपर जो डेवलपमेंट है उसके साथ भी हम लोग अमिर खुसरो को जोड़ देंगे सर, ठीक है। तो एक ये पार्ट हो गया खुसरो का। खुसरो के बाद आप थोड़ा आगे चलते हैं और सूफियों के साथ है ना, सूफी की पॉइंट ऑफ व्यू से निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में याद रखना सर, ठीक है। एक्चुअली औलिया की मृत्यु हुई ना, उसके 1 हफ्ते के बाद इनकी मृत्यु हुई और निज़ामुद्दीन औलिया मतलब उनकी जो दरगाह है, आपने दिल्ली में गए होंगे या देखा होगा आपने, उसके बाजू में इनको वहाँ पे दफनाया गया है, ठीक है। सो नेक्स्ट विदिन द सेम प्रीमाइसेस खुसरो इज आल्सो बीइंग बरीड, ठीक है। 6 महीना था या हफ्ता 2 हफ्ता था सर, ठीक है। आई गेस वन ऑफ द बुक्स आई रोट, आई सॉ समथिंग कि इट वाज अराउंड हार्डली अ वीक और सो सर, मतलब पता नहीं कितना डिफरेंस था, बट कहीं पे मैंने पढ़ा था बहुत जल्दी उनकी विरह में बिकॉज़ ऑफ सो मच ऑफ कनेक्टिविटी ही हैड सर, ओके। चलिए सर, ठीक है। सिराज हाँ, वैसा ही था सर, ठीक है। देखो मिनहाज सिराज वाज़ अ थियोरेटिक स्कॉलर ना सर, ठीक है। मिनहाज सिराज वाज़ अ थियोरेटिक स्कॉलर सर, ठीक है। और इसके कारण इनकी राइटिंग से औलिया बहुत प्रभावित हुए सर, ठीक है। औलिया की राइटिंग से खुसरो ये बेसिकली इनके साथ कनेक्टेड थे। इनफैक्ट खुसरो से सबसे ज़्यादा कोई मोटिवेटेड हुए थे तो ज़ियाउद्दीन बारनी थे। समझ में आया कि नहीं आपको सर, ठीक है। औलिया एक्चुअली सूफी ट्रेडिशन से बिलॉन्ग कर रहा है सर, ठीक है। औलिया का कंट्रीब्यूशन खाली मलफूज़त के अंदर मिलेगा, लिटरेचर के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो मलफूज़त में इन्होंने अपने डिसाइपल्स के साथ डिस्कशंस किया है। तो ये सूफी सिलसिला जो चिश्तिया सिलसिला था, चिश्ती का, उनके साथ ये जुड़े हुए थे सर, ठीक है ना। सो व्हाट इज़ हैपनिंग कि मिनहाज के पहले हमें देखने को मिलता है हसन निज़ामी थे सर, ठीक है। तो इस तरह से इनकी लेगेसी चलती है। खुसरो को जब बारनी मिले थे, ये दोनों कंटेम्परेरी थे सर, ठीक है। तो बारनी मतलब गलगलित हो गए थे, मतलब इन वन ऑफ द बुक्स आई आई गेस फारूकी की किताब है, उसमें कहीं पे ये 2-3 लाइन लिखी है कि ज़ियाउद्दीन बारनी वाज़ वेरी मच प्रिविलेज्ड टू मीट हिम सर, ओके। एंड ज़ियाउद्दीन बारनी लिखते हैं कि मैं जब खुसरो से मिला तो मुझे गदगदित हो गए सर, ठीक है। और कहा गया कि सूफियों के प्रति खुसरो का जो लगाव देख के मुझे भी उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें समझ में आई सर, ठीक है ना। तो इस तरह की कहानी आपको मिलेगी सर, ठीक है। इनफैक्ट खुसरो को सदी के रूप में कंसीडर किया गया। सदी वाज़ अ स्कॉलर ऑफ पर्शिया सर, ठीक है। एंड वी विल फाइंड कि खुसरो वाज़ कॉल्ड एज़ द सदी ऑफ हिंदुस्तान सर, ओके। एंड इनफैक्ट खुसरो की राइटिंग इतनी पॉपुलर हुई थी, तो जो सदी मैंने बताया जो पर्शियन स्कॉलर थे, उन्होंने भी खुसरो को लेटर लिखा था उस दौर में सर, ठीक है। तो इट्स वेरी सिग्निफिकेंटली रिटन दैट टाइम सर, ठीक है। तो इस तरह से इनकी लेगेसी है, हमको लेगेसी की थीम पता होनी चाहिए सर, ठीक है। औलिया बीच में थे, एक्चुअली औलिया की कहानी अगर आपको याद भी होगी, तो वो गियासुद्दीन बिन तुगलक के साथ भी फिर इनका वो हो जाता है, लड़ाई हो जाता है सर, ठीक है। और फिर ये खुसरो इसी के ट्रांजिशन के अंदर आपको यहाँ से मिलेंगे ना सर, ठीक है। सो वी विल फाइंड कि अब यहाँ से बाहर नहीं आएँगे सर, ठीक है। तो ज़ियाउद्दीन बारनी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी बहुत डिस्कशन करते हैं सर, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको, सीक्वेंस समझ में आया सर, ओके। तो औलिया तो नहीं है राइटिंग के अंदर, हम लोग सीधा यहाँ से देखेंगे। तो 1, 2, 3 और 4 है ना, क्योंकि औलिया की राइटिंग जो है वो मलफूज़त के रूप में है और वो भी हमारे सोर्सेज़ में तो बहुत कम आती है मलफूज़त सर, ठीक है। तो तीसरे आते हैं ज़ियाउद्दीन बारनी। बारनी को समझने से पहले छोटा-सा ब्रेक लेते हैं और फिर उनके ऊपर से देखेंगे। एक्चुअली पहले क्या था कि मैं लिटरेचर पहले करवाता था, है ना, पिछली बैच में, उसके अगली बैच में। इस बार लिटरेचर बाद में करवाया सर, क्यों? क्योंकि क्या है कि पूरा थीम एक बार समझ लेते हैं पॉलिटिकली, तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि उससे हम लोग अच्छी तरह से, है ना, कोरिलेट कर पाते हैं सर, ठीक है। चलो सर, है ना, शुभम के लिए 5 मिनट वाला, अपने लिए 1 मिनट वाला सर, ठीक है। फॉर शुभम, है ना, शुभम स्टैंडर्ड टाइम एसएसटी, है ना, शुभम आए हैं कि नहीं आए हैं आज सर? और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अपना 1 से 2 मिनट वाला सर। हाँ, शुभम आए हैं सर, ठीक है सर। बहुत बढ़िया। क्या हो गया सर? 2 मिनट ही ठीक है शुभम स्टैंडर्ड टाइम के अंदर से। तूतीय हिंद, यस, ये लिखा है नहीं मैंने, तूतीय हिंद। तो खुसरो की सिग्निफिकेंस याद रहेगी सबको? आमिर खुसरो की कंट्रीब्यूशन और सिग्निफिकेंस के पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए कि थोड़ा आगे चलते हैं एंड समझने की कोशिश करते हैं कि ज़बान-ए-हिंद वाज़ दी बोली, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। एक है स्टाइल ऑफ राइटिंग, जो बेसिकली उर्दू लिखने की शुरुआत की थी ना उन्होंने सर, ठीक है। उसको कहते हैं सबक-ए-हिंद। सबक-ए-हिंद इज़ अ स्टाइल ऑफ राइटिंग, उर्दू लिखने की एक कला है सर, ठीक है ना। जो स्पेशल मेथड में लिखी है। उर्दू जो बोली जा रही थी, है ना, जो डायलेक्ट के रूप में थी, ये डायलेक्ट को उस पीरियड में हिंद भी कहते थे। गेटिंग माय पॉइंट, ओके। हिंदुस्तानी के रूप में पहचानते थे। समझ में आया कि नहीं आपको? एक तो ये कहानी आपको यहाँ से मिलती है। दूसरी, इनको फिर टाइटल दिया गया। टाइटल दिया गया तूतीय हिंद, द पैरट ऑफ इंडिया। समझे? क्योंकि बेसिकली इनकी जो राइटिंग थी, बहुत काइंड ऑफ बेसिकली, है ना, सिग्निफिकेंट थी इसके लिए। तो इस तरह से इनको ये 2-3 टाइटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू, ये खुद भी टाइटल देते हैं, मतलब इन्होंने पॉलिटिकल डिस्कोर्सेस कितने किए थे। जैसे गियासुद्दीन बिन तुगलक को ये कहते हैं कि मर्द आवारा था, क्योंकि गियासुद्दीन बिन तुगलक दीपकपुर का गवर्नर था, अगर आपको याद होगा खिलजियों में। गाजी मलिक का नाम था ना इसका पहले तो सर, ठीक है।
तो ये गाजी मलिक के रूप में वी विल फाइंड कि ये जब गवर्नर के रूप में मंगोलों से लड़ाई करता था ना, समझे। सो वी विल फाइंड कि व्हेन ही वाज फाइटिंग अगेंस्ट द मंगोल्स, तो गाजी मलिक जब सत्ता के ऊपर आया तो इन्होंने लिखा कि ये तो मर्द आवारा है सर, ठीक है ना, समझे। क्यों, क्योंकि भाई ये बड़ा खतरनाक है सर, समझे। तो वी विल सी दैट इसको ग्लोरीफाई करेंगे। देखो पॉलिटिकल डिस्कोर्सेस तो सब जगह मिलेंगे सर, ओके, करेंगे ओके, पॉलिटिकल डिस्कोर्सेस सब जगह मिलेंगे। मेहता साहब की पार्ट 3 पढ़िएगा, उसमें सोशो कल्चरल हिस्ट्री में पर्शियन लिटरेचर के ऊपर एक चैप्टर है शायद, या कल्चरल हिस्ट्री में एक चैप्टर है उसमें, तीसरे पार्ट में, उसमें ये सब कुछ दिया हुआ है और ये स्लाइड में भी ज्यादातर है सर। तो इतना बहुत हो जाता है सर। हमारे पास तो क्या है कि मेन मसाला चाहिए, टाइटल्स चाहिए, राइटिंग चाहिए और ओपिनियन चाहिए, है ना। ऑथर, क्योंकि ऑथर के पॉइंट ऑफ से लिखना अलग है, ये नोट्स में हमको छापना अलग होता है सर। छापने का मतलब है कि उससे हम लोग चीजें निकाल पाए, है ना। ये थोड़ा उनका बैकग्राउंड लिख दिया कि भाई उनकी मदर क्या थी और फादर कहाँ से आए थे, सो दैट वी अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट, ओके। तो कंटेक्स्ट में यही चीज आपको यहाँ से मिलती है। देखिए थोड़ा आगे चलते हैं और कंटिन्यूएशन देखने की कोशिश करते हैं अबाउट नेक्स्ट पर्सनालिटी ज़ियाउद्दीन बारनी सर, ठीक है, या बारानी, या बारनी जो भी हो सर, ठीक है। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या थी, है ना। तो इनकी इंपॉर्टेंस ये थी कि ये भी हिंदुस्तानी ओरिजिन से, समझे, ये भी यूपी से बिलोंग करते थे, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल कम टू नो कि इनकी राइटिंग्स और अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग को काफी सारी चीजें समझ में आएगी सर, ठीक है, समझे। सो हिज राइटिंग विल आल्सो इंक्लूड दी स्टोरी लाइन ऑफ दी बलबन, मतलब बलबन के बाद के ट्रांजिशन से आपको चीजें मिलेगी सर, ठीक है। और बर्बन के बाद से लेके नई करके फिरोज शाह तुगलक तक की स्टोरी आपको यहाँ से मिलती है सर, ठीक है। तो बरनी बेसिकली यूपी से बिलोंग करते थे सर, ठीक है। एंड कहानी आपको ये देखने को मिलती है कि ही वाज अ प्रॉपर हिस्टोरियन सर, ठीक है। इन्होंने तारीख लिखी और दूसरी लिखी फतवा जहांदरी सर, ठीक है। सो ही रोट 2 बुक्स, है ना, गेटिंग ओके। वन इज तारीख फिरोज शाही, सेकंड इज फतवा जहांदरी। ही हैड रिटन अदर बुक एज वेल, है ना, कोई नाते मोहम्मदी ऐसा कुछ नाम था, बट हम दो इंपॉर्टेंट बुक्स के रूप में देखते हैं सर, ठीक है। और इसमें हमारे लिए तारीख फिरोज शाही सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हिस्टोरिकल सेंस के अंदर लिखी गई है। दूसरी लिखी है फतवा जहांदरी। फतवा जहांदरी वाज अ प्रिस्क्रिप्टिव बुक अबाउट हाउ टू रन द स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपको दिल्ली सल्तनत के नेचर ऑफ स्टेट का चैप्टर याद है, हमने शायद पिछले क्लास में डिस्कस भी किया था, उसमें वी हैड डिस्कस्ड अबाउट फतवा जहांदरी, है ना। और आखिर में कंक्लूजन ये आया था कि शरीयत और सियासत में जब कॉन्फ्लिक्ट होती है तो सियासत को इंपॉर्टेंस दिया जाता है सर, है ना, समझे। हर बार यही है और यही प्रासंगिकता है सर, ठीक है। कोई भी थियोरेटिक स्टेट कहीं पे भी आप देखोगे तो वो अपने ही हिसाब से गेम करता है सर, गेटिंग ओके, है ना। अभी आप देखोगे तो अजरबैजान और अर्मेनिया में कॉन्फ्लिक्ट होती है तो ईरान अर्मेनिया की तरफ खड़ा रहता है और इंडिया से जो कुछ मसाला उसके बीच में हमने भेजा था वो वाया ईरान के रास्ते अर्मेनिया जा रहा था। वेरएस थियोरेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अजरबैजान और ईरान एक ही है धर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि दोनों के दोनों इस्लामिक स्टेट के रूप में अपने आप को प्रोक्लेम करते हैं सर, ठीक है। बट यहाँ अर्मेनिया क्रिश्चियन स्टेट है ना, वो क्रिश्चियन मेजॉरिटी है और वो ईरान के थ्रू अपनी डिप्लोमेसी चला रहा है सर, ठीक है। अर्मेनिया और इजराइल का बनता नहीं है, इजराइल अजरबैजान को हेल्प कर रहा है सर, ठीक है, गेटिंग ओके। सो वी विल कम टू नो कि इसमें अलग कहानी आपको देखने को मिलेगी कि भाई यहाँ ऐसा कैसा हो गया सर, ठीक है। तो वी विल कम टू नो कि शरीयत सियासत के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट हुई है ना सर ऐतिहासिक रूप में, ये इवन आज के दौर में भी सर, ठीक है। हर जगह के ऊपर आपको एक चीज घुमा फिरा के देखने को मिलेगी, वो है मेनली विद रेफरेंस टू दैट द पॉलिटिक्स शुड सस्टेन एंड इट शुड सर्वाइव ओवर वी कैन से एनी काइंड ऑफ थियोक्रेटिक और वी कैन हाईलाइट द पार्ट अबाउट रिलीजियस पार्ट एज वेल, ठीक है, समझे। तो फर्स्ट थिंग इज क्लियर कि कहानी किस तरह से चली और ज़ियाउद्दीन बारनी ने क्या-क्या ऑब्जर्व किया सर, ठीक है। अब देखिए ज़ियाउद्दीन बारनी के साथ प्रॉब्लम क्या है सर, ठीक है। इन्होंने फतवा जहांदरी तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द फतवा जहांदरी, बट हमें बेसिकली तारीख फिरोज शाही पता होनी चाहिए कि कैसे शुरू हुआ था। तो ये शुरू हुआ बलबन के दौर से सर, ठीक है ना, समझे। और बलबन के दौर से शुरू होने के बाद इट कंटिन्यूड इन द लेटर पीरियड एज वेल सर, ठीक है, समझे। क्यों? क्योंकि वी विल कम टू नो कि इट कंटिन्यूज अप टू फिरोज शाह तुगलक। तो तारीख फिरोज शाही इज अ बुक, है ना, समझे। तारीख फिरोज शाही इज अ हिस्टोरिकल बुक that started in the period of Balban, that was like the historical context is based on the period of Balban, and it goes up to Firoz Shah Tughlaq sir, है ना, समझे। In between he is talking about Alauddin Khilji the most, and he is also talking about the Muhammad bin Tughlaq sir, है ना, समझे। इसमें सबसे ज्यादा इसको गाली मिलेगी, इसको गुणगान गाया जाएगा सर, ठीक है। बीच में फाइनली एफएसटी में 1358 तक आते आते इनको खत्म किया गया क्योंकि मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो इस तरह से नाम है तारीख फिरोज शाही, गेटिंग ओके। बट देन वी विल कम टू नो कि तारीख फिरोज शाही के अंदर फिरोज शाह तुगलक की कहानी कम है, समझ में आया कि नहीं आपको। एंड ही टॉक्स मोर अबाउट तुगलक, he talks about Muhammad bin Tughlaq, he talks about Alauddin Khilji, he talks about the reform measures that were taken by the period of Al-Tutmish and Balban as well, so ठीक है, गेटिंग ओके। So he'll be writing about the Khilji's price control measures, he'll be writing about Muhammad bin Tughlaq's experiment, he'll be writing about how the Chalisa system has evolved, and he'll be writing about what not things about Delhi Sultan, समझे। मतलब आप थक जाओगे उतनी सारी चीजें लिखिएगा सर। तो हमने पिछले क्लास के अंदर जितनी भी डिस्कशंस की थी विद रिस्पेक्ट टू तुगलक एंड द खिलजी एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों में याद रखिएगा कि ये ज़ियाउद्दीन बारनी हमको बताएंगे सर, ठीक है, ओके। तो कहानी ये है कि ये मोहम्मद बिन तुगलक के एडमिनिस्ट्रेशन में भी थे, ये अलाउद्दीन खिलजी के कंटेक्स्ट में भी आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि इनकी राइटिंग आपको यहाँ से मिलेगी सर, समझे। अब क्या-क्या चीजें मैंने ऑब्जर्व की थी सर, समझे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ही इज प्रोक्लेमिंग अबाउट व्हाट शुड बी द ड्यूटी ऑफ द किंग एंड व्हाट इज द किंग डूइंग एज ऑफ नाउ, समझे। ही इज टॉकिंग अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ऑफ हिस्ट्री एंड द पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द हिस्ट्री एज वेल। ही इज टॉकिंग अबाउट द इंप्लिकेशंस ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द किंग, जो नॉर्मली अगर आप समझने की कोशिश करिए तो बाकी सारी हिस्ट्री में नहीं थी। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद किया तो उसने उसको क्रिटिसाइज किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआ में टैक्सेशन बढ़ाया तो उसको क्रिटिसाइज करने की शुरुआत हुई सर, ठीक है, समझे। वी विल कम टू नो कि इस दौर के अंदर उसने अलाउद्दीन खिलजी की मार्केट रिफॉर्म्स के बारे में लिखा और बताने की कोशिश की कि मार्केट रिफॉर्म्स की असर क्या हुई थी सर, ठीक है। तो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के रूप में वी विल कम टू नो कि ही इज राइटिंग अबाउट मल्टीपल अकाउंट्स, ओके। एंड प्रॉब्लम आपको ये देखने को मिल रहा था कि इसने जो भी चीजें लिखी है राइट फ्रॉम द पीरियड ऑफ बलबन टू द फिरोज शाह तुगलक, इट वाज नॉट ऑल बेस्ड ऑन हिज पर्सनल ऑब्जर्वेशंस, ओके। मतलब क्या था सर, ठीक है। बारनी यूज्ड टू स्टे इन दिल्ली, मतलब दिल्ली और उसके आजू-बाजू में सर, है ना। अब प्रॉब्लम ये हो रहा था कि ही वाज गेटिंग इन्फॉर्मेशन इन द कोर्ट। अब जैसे नवनीत यहाँ बैठा हुआ है, नवनीत को किसी ने आके अमित ने बताया कि तेरे को पता है कि वो मास्टर ने नोट्स अपलोड नहीं किया अभी तक सर, ठीक है, समझे। फिर उसके बाद वी विल फाइंड कि ये सैम आके और बताएगा उसको, तुमको पता है कि मास्टर नोट्स क्यों नहीं अपलोड कर रहा है, क्योंकि मास्टर छोड़ के जा रहा है सर, ठीक है, समझे। फिर चौथे दिन वी विल सी कि आशिता आएगी सर, ओके। और आशिता आके कहेगी कि भाई मास्टर तो बेसिकली है ना कि यहाँ क्लासेस को भी डिलीट करवा देगा और ये सब कुछ है ना, तो रिकॉर्डिंग भी नहीं मिलेगा, मतलब अंडरस्टूड सर, समझे। इस तरह की बातें आप दिखेगी और बारनी छाप देगा इसके अंदर सर, नवनीत ने लिखा सर, है ना, समझे। गेटिंग ओवर तारीख हिस्ट्री सही सर, ओके। और तारीख हिस्ट्री सही के अंतर्गत उसने लिखा कि देखो हिस्ट्री का हम लोग क्लास ले रहे थे उसमें ऐसा हुआ और अब ये इन्फॉर्मेशन कितनी हद तक सही होगी, है ना, गेटिंग ओवर, ओके। सो व्हाटएवर इन्फॉर्मेशन दैट ही हैज गॉट, इट वाज नॉट ऑलवेज बेस्ड ऑन हिज पर्सनल ऑब्जर्वेशंस, ओके। वी विल कम टू नो कि ही विल बी राइटिंग लिमिटेड पार्ट अबाउट पर्टिकुलर सुल्तान, जैसे मलिक कफूर के बारे में उसने कम लिखा है सर, ठीक है। एंड ही विल बी गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द लीडिंग पर्सन फ्रॉम द कोर्ट, ओके। तो अगर आप हियरसे के आधारित लिख रहे हो सर, ठीक है, हियरसे का मतलब कि बेसिकली जो उसने सुना हुआ है सर, ठीक है। अदर सोर्सेस के ऊपर से आप डिपेंडेंट रह रहे हो तो क्या होगा सर, ठीक है, तो इसकी राइटिंग के अंदर ऑथेंटिसिटी आपको मिलती है सर, ओके। ऑथेंटिसिटी आपको नहीं मिलेगी सर, है ना, समझे। तो व्हाट डू वी से ओवर हियर कि इसमें ये सब प्रॉब्लम्स आपको यहाँ से मिलेंगे सर, गेटिंग ओवर, ओके।
दूसरी कहानी ये है कि वो डिस्कोर्सेस को रिकॉर्ड बहुत करता था। डिस्कोर्सेस मतलब डायलॉग्स, ओके। दो लोगों के बीच में वी विल कम टू नो कि डायलॉग हो रहे हैं, तो उसने कहा कि सुल्तान ने इसके साथ संवाद किया, तो उसको वी विल कम टू नो कि ये दोनों की दोनों चीजें लिखेगी सर, ठीक है ना। अभी किसी ने वीडियो में कमेंट किया है ना, बोले इधर-उधर घूमने की जगह है ना, तुम नोट्स अपलोड क्यों नहीं करते सर, ठीक है। अब इनको कौन बताए कि इनको जाके स्लाइड्स डाउनलोड कर देनी है तो कर देनी है सर, ठीक है। समझे नहीं समझे, बट अभी क्या है कि सब ट्रोल्स है अलग-अलग प्रकार के सर, ठीक है ना। यूट्यूब वीडियो में जाके लिखते हैं, इसमें तो लिख दिया था कि वी हैव बीन चीटेड, है ना। फिर मेरे को ऊपर से आई लिखते-लिखते बोला तुमने अपलोड नहीं किए। मैंने बोला ये एनोटेशन के साथ स्लाइड डाउनलोड करना नहीं आता सर, ठीक है ना। हर एक क्लास में 100-100 50-50 100 पेज की स्लाइड डाउनलोड होती है, तो दे शुड डाउनलोड इट आउट, वी हैव द फैसिलिटी, है ना। ये तो बुद्धि, सामान्य बुद्धि का पार्ट है सर, ओके। कौन चीट करता है सर, ठीक है। नहीं किया तो उनका फॉल्ट है सर, ओके। तुम अगर इतनी बुद्धि नहीं कर रहे हो, मतलब इनका ये मानना है कि मतलब है ना, मैं घर पे आके आपको पर्सनली डिलीवर कर दूं सर, कुरियर के थ्रू, समझे नहीं समझे। अंडरस्टूड दिस पार्ट, ओके। मतलब वैसे बच्चे हैं यहाँ पे, और फिर ट्वीट करते हैं ऊपर-ऊपर तक इधर-उधर रैंडमली, है ना। जिसका भी ट्विटर आईडी मिल गया, देखो तो ये बंदा हमारा, तो मेरे को आया ऊपर से एक दिन, है ना, फतवा आया हमारे नाम पे। बोले तुम तो ये कर रहे हो, चीट कर रहे हो, हम हमारे, मैं कहाँ चीट कर रहा हूँ सर, ठीक है। तो मेरा मतलब यहाँ इससे तुमको चीट करके क्या मिलेगा सर, ठीक है, बच्चों को चीट करके करना है। बहुत लोग बैठे बाजार के, उनको जाके करो सर, ठीक है। तो फिर मैंने बोला यार ये डाउनलोड है सर, है ना। मैंने बोला है कि उनको पीडीएफ दूंगा मैं, वो कंपाइल करके, पर बेसिकली वो नारायण मूर्ति की तरह 70 घंटा काम करने के बाद फिर टाइम नहीं रहता, समझे नहीं समझे। तो वो एडिटिंग का थोड़ा मसला हो गया, हो जाएगा सर। मैंने कहा थोड़ा टाइम दे दो, आगे पीछे सर, है ना। अगर मैं चलो, फिर मेरे को बीच में ये भी प्लान आया, तूफानी प्लान था। मैंने बोला 1 डेढ़ महीना गैप लेता हूँ, सब नोट्स एडिट कर दूंगा सर, ओके। और 1 डेढ़ महीना गैप लेने से मेरा नुकसान तो चलो, मेरा तो जब होगा तब होगा, पर आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा क्योंकि सिलेबस टाइम पे खत्म नहीं होगा सर, समझे। तो फिर मैंने आखिर में ये कहा, मैंने बोला 1 डेढ़ महीने का गैप ले लेता हूँ, है ना, समझे। फिर प्रॉब्लम ये होगा कि मई में फिर मेरे को पूछना मत कि सिलेबस कितना खत्म हुआ सर, ओके। तो देन वी हैव टू फाइंड द मिडल पाथ ना सर, ओके। मिडल पाथ क्या है कि भाई देखो, अभी जो है उसको हम लोग ऑप्टिमाइज करके यूज करें एंड साइमल्टेनियसली लेक्चर्स को उसको पुश करते रहें। पीछे का काम थोड़ा हो रहा है, डिले हो रहा है, पर हो जाएगा। तो पब्लिकेशन इज वेरी डिफरेंट थिंग सर, तो ये समझते नहीं है बच्चे लोग, क्या पता है सर, ओके। तो द होल प्रॉब्लम इज दैट कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्कोर्सेस, कैरिंग ऑन, ओके। एंड बिकॉज़ इट इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्कोर्सेस, तो हमें ये पता चल रहा है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसमें जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है सर, कैरिंग ऑन, ओके। वी विल फाइंड कि इसको काउंटर भी किया गया है। अब जैसे ये ज़ियाउद्दीन बारनी जो लिखेगा, उसको फरिश्ता आके काउंटर कर देगा कि इसने कुछ ज़्यादा ही एक्ज़ैजरेट कर दिया था। फरिश्ता अगर आपको याद होगा तो 16th और 17th सेंचुरी में आए और साउथ इंडिया के अंदर वो बहमनी उसके वहाँ पे थे सर, है ना। बट ही इज़ बी काउंटरिंग एंड ही इज़ बी टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट कि भाई देखिए इन्होंने कुछ-कुछ चीज़ें कुछ ज़्यादा ही भारी-भारी लिख दी है सर, ठीक है। और वो करेक्ट नहीं थी सर, कैरिंग ऑन, ओके। तो वी विल फाइंड कि ज़ियाउद्दीन बारनी की राइटिंग में 2 प्रकार की चीज़ें आपको मिलती है सर, ओके। देयर आर कॉन्ट्राडिक्शन, देयर आर प्रॉब्लम्स एंड देयर आर पर्सनल बायसेस। जैसे ही हेटेड मोहम्मद बिन तुगलक फॉर सर्टेन थिंग्स, क्योंकि तुगलक कोई भी प्रकार का काम वो फतवा के रूप में नहीं कर रहा था सर, ठीक है। शरिया सियासत ना वो शरिया फॉलो करता था, ना ही वो सियासत फॉलो करता था, मैं देखा था सर, ठीक है ना। सो ही हेटेड एमबीटी सर। सो बिकॉज़ ही हैड प्रेजुडिस टुवर्ड्स एमबीटी, तो इट बिकम्स वेरी मच क्लियर कि ही विल बी क्रिटिसाइजिंग मोर एंड मोर ऑफ हिम। समझ में आया कि नहीं आपको सर? तो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस वी विल फाइंड कि वो जो हाइलाइट करता है उसमें कुछ ज़्यादा ही मतलब आलोचना है सर, ठीक है ना, समझे? और इतनी आलोचना ठीक नहीं होती है सर, समझ में आया कि नहीं आपको सर, ठीक है? तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम आपको यहाँ से मिलता है सर, गेटिंग ओके। तो इसकी राइटिंग के अंतर्गत कुछ-कुछ चीज़ें आपको पॉजिटिव्स मिलती है, कुछ-कुछ चीज़ें नेगेटिव मिलती है, ओके। इसमें खिलजी, एमबीटी इन दोनों के बारे में हमें पता होना चाहिए कि वी विल कम टू नो कि इनके खिलजी में अच्छी बातें हैं और एमबीटी में नेगेटिव बातें लिखता है। किताब का नाम था एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक के ऊपर, और फिरोज शाह तुगलक के 8 ही साल लिखे उसने सर, समझे? और ये दर्शा रहा है कि टाइटल के साथ ना देखते हुए हमें जब किताब को अंदर से देखने की आवश्यकता हुई सर, ओके, तो पता कुछ और चलता है उससे सर, ठीक है, गेटिंग ओके। बाकी तो उसने इकोनॉमी के बारे में लिखा है, ही हैज़ रिटन अबाउट द मार्केट एक्टिविटीज, ही हैज़ रिटन अबाउट द ओवरऑल सिचुएशन ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स ट्रेनिंग विद नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड द वेस्टर्न एशिया एज़ वेल सर, ठीक है। तो इस तरह की कहानी आपको यहाँ से मिलेगी इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप जब-जब इनको कोट करोगे ना, क्या कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी को सर, ठीक है, और दूसरा इसको सर, ठीक है ना, एमबीटी को, तो इसमें ज़रूर से ज़ियाउद्दीन बर्नी को हाइलाइट करना सर, ठीक है, समझे? हाँ, देखो ये नाते मोहम्मदी में बता रहा था सर, ओके। तो वी विल फाइंड कि ही वाज़ अ नेटिव ऑफ दोआब, बारनी करके एक जगह है यूपी में सर, वहाँ से ये बिलॉन्ग करते थे। एंड इन्होंने जब किताब लिखी थी वो 1358 59 के आस-पास, बाय दैट टाइम ही वाज़ ऑलरेडी 75 ईयर्स ओल्ड, गेटिंग ओके। तो कहानी ये देखने को मिलती है कि इट इज़ अ स्टैंडर्ड बुक ऑन द हिस्टोरिकल वर्क ऑफ मिडीवल इंडिया। अच्छी बात आपको ये देखने को मिलेगी। ट्रुथ लिखने की कोशिश की गई है। ट्रुथ का मतलब मैंने आपको बताया कि अच्छी बातें आपको पहले मिल जाती है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम बलबन एंड इट गोज़ अप टिल द एफएसटी, है ना, एमबीटी और फाइनली एफएसटी के कार्यकाल में खत्म हुई सर, ठीक है। ही टॉक्स अबाउट अलाउद्दीन खिलजी बट आल्सो पनिशेस, मतलब उसकी नेगेटिव बात भी उसने कुछ चीज़ें लिखी है सर, ठीक है। जीबीटी को लिखा है और एमबीटी को उसने भर-भर के वो लिखा है कि वो बेकार बंदा था, ठीक है, गेटिंग ओके। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस वी विल फाइंड कि इसके 8 साल ही आपको मिलते हैं। सो द नेम ऑफ द बुक इज़ तारीख फिरोज शाही, बट वी डू नॉट गेट मच ऑफ द डिटेल्स। फतवा है जहांगीरी वाज़ मोर ऑफ अ बुक दैट गिव्स द लीगल एडवाइस टू द किंग, है ना, कि भाई कैसे तुमको शासन करना है सर, किस तरह से करना है और अपना एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें क्या ध्यान रखना चाहिए सर, ठीक है। इसके साथ-साथ इसकी राइटिंग जो है वो मिन्हाज से काफ़ी मोटिवेटेड थी, मिन्हाज और आमिर खुसरो से, ठीक है, समझे? और बेसिकली आमिर खुसरो जो लिख के गए थे या मिन्हाज लिख के गए थे उसके कंटिन्यूटी में लिखने की कोशिश करेंगे। क्रोनोलॉजिकली लिखी गई है सर, है ना, समझे? आमिर खुसरो की मैंने आपको बताया कज़न उल फतह राशिका को भी मैंने स्टडी किया था, और अलाउद्दीन खिलजी के जो वॉर कैंपेन्स थे उसको भी लिखेंगे सर, है ना, क्योंकि बेसिकली बहुत लंबे समय से तो ओवरलैप करती है ये बुक। क्यों? क्योंकि आमिर खुसरो भी बलबन के समय पे लिखते हैं, वो भी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखते हैं, ये भी लिखेंगे सर, ठीक है। बल्कि उसके आगे भी लिखे जाएंगे। जैसे आमिर खुसरो जीबीटी और गयासुद्दीन तुगलक को आवारा, मर्द आवारा लिखे, सब्जेक्ट समझे, गेटिंग ओके। तो दर्द डिस्को और दूसरे मर्द आवारा थे सर, ठीक है। तो इस तरह से लिख के आगे कंक्लूड करते हैं। बट उसको फिर आगे लेके जाने का कामकाज जो है वो ये करेंगे सर, ठीक है, समझे। तो जैसे जीबीटी के जो रिफॉर्म्स थे, जीबीटी ने आके इकोनॉमी को फिर से रीएस्टैब्लिश किया था और बंगाल के ऊपर कैंपेन किया था, उन सब की कहानी आपको यहाँ से मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट रिफॉर्म्स के बारे में लिखेंगे। अब उसमें भी लिमिटेशन है। जैसे खिलजी के डेक्कन कैंपेन को इन्होंने इलैबोरेट नहीं किया, मलिक काफूर के रोल को इन्होंने इलैबोरेट नहीं किया। मोस्ट प्रोबब्ली हो सकता है कि ही वाज नॉट हैप्पी विद द वे मलिक काफूर वाज गिवन द ट्रीटमेंट एंड ही वाज नॉट गिवन द ट्रीटमेंट, होता है ना, जलता है मुझसे। तो वी विल फाइंड कि ज़ियाउद्दीन बारनी माइट हैव बीन लिटिल बिट जेलस, समझे, कि यार इसको ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, मेरे को नहीं दिया जा रहा है, मेरे साथ ये सब हो रहा है, वो सब, है ना, समझे। तो माइट बी पॉसिबिलिटी सर, गेटिंग ओके। तो ये सब चीजें हैं सर, ओके। अब देखिए बेसिकली ही इज क्रिटिसाइजिंग एवरीथिंग, ओके। अब इनकी प्रॉब्लम क्या है, तारीख फिरोज शाही की सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म है सर, ओके। ये क्रिटिसिज्म में वी विल कम टू नो कि हमें पता चलनी चाहिए कि इनकी क्रोनोलॉजी नहीं है। इन्होंने कुछ-कुछ पर्सनल प्रेजुडिसेस लिखे हैं और एक्सेजरेशन किया है। अब जैसे टैक्सेशन इन दोआब को इन्होंने मर्ज कर दिया था, अगर आपको याद होगा। इन्होंने टैक्सेशन इन दोआब एंड रिबेलियन इन दोआब को मिक्स कर दिया। याद आया आपको सर, ना? वो मोहम्मद बिन तुगलक ने, एक्चुअली रिबेलियन का कारण अलग था, टैक्सेशन का कारण अलग था, है ना। टैक्सेशन वाज आउट ऑफ द फील्ड पॉलिसीज, रिबेलियन वाज बिकॉज़ ऑफ द डिसमेंटलिंग ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस एट दैट टाइम, है ना। तो उस टाइम के वो तुगलक की जो खुरासान एक्सपीडिशन थी उसने सेना क्रिएट की थी,
वो सबकी सब सेना फिर वी विल सी कि वापस आई और वो सैनिक लोग से विद्रोह कर रहे हैं कि वो क्या रहा है सर, ठीक है। प्रॉब्लम इनके साथ क्या था कि ये बुढ़ापे पे थे सर, ना समझे, और फिर ओल्ड एज में सेविंग था नहीं इनके पास, ओके। तो सेविंग ना होने के कारण मतलब है ना, कोई भी राजा ने पैट्रोनेज नहीं दिया। एक्चुअली क्या होता है कि कभी-कभी कविराज जो होते हैं ना सर, वो सत्य बोल देते हैं। इन्होंने कुछ ज़्यादा ही सत्य बोला था सर, ओके। एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न वी विल कम टू नो कि ये सत्य बोलने के चक्कर में वी विल सी दैट इनके पास पैसे थे नहीं, तो पीपल फाइंड की आलोचना ज़्यादा कर रहे थे कि अरे छोड़ो सर, है ना, ये सब कुछ मिलने वाला है नहीं सर, ओके। तो व्हेन ही कंप्लीटेड हिज वर्क, ओके, ऑलमोस्ट 75 ईयर्स की एज हो चुकी है, तो ये मोर ऑफ एग्नी है, पेन था अंदर का सर, ठीक है, समझे? ये क्या हो रहा है सर, ओके। तो वी विल फाइंड कि कब मूड में होंगे तो अच्छी चीज़ लिखेंगे, मूड में नहीं होंगे तो मतलब है ना, कलम को जहर में डुबा के ऐसे में डुबा के लिखेंगे तो कैसी कलम लिखेगी सर, ओके। तो वैसा लिखते हैं सर, समझ में आया कि नहीं आपको? सो वी विल फाइंड कि इट्स डिपेंड, ओके ना, समझे ना, आज कौन से मूड में, आज गूगल साहब कौन से मूड में है, ठीक है। तो वही कहानी। अच्छा, देयर इज दिस आई गेस कंटेंट क्रिएटर कॉल्ड एज़ अंकुर अग्रवाल, अगर समय मिले तो उनको देखिएगा। वो भाई साहब अलग-अलग कैरेक्टर में आता है, कभी वॉचमैन बनता है, कभी नेबर बनता है, कभी फूफा, अरे भाई सही बंदा है सर, ठीक है। मतलब मैं तो देखता नहीं हूँ, नॉर्मल टाइम ही नहीं रहता। पर उसको मैंने 1-2 रील्स में देखा, मेरे को मजा आ गई, फिर मैंने उसके ऊपर क्लिक किया, मैंने इसकी देखो तो सही सर, ठीक है। तो कभी चूहा बन जाता है सर, ठीक है, और एक ही कैरेक्टर है भाई साहब, क्या कैरेक्टर निभा रहा है, और मतलब एक से एक वो मैचिंग करता है, मतलब है ना, ही इज सो मच इन्वॉल्वड इनटू दैट रोल, तो मजा आती है उसको, कभी-कभी 1-2 बार देखने में अच्छा लगा मेरे को सर, तो वी विल फाइंड ये इनका भी ऐसा था सर, ठीक है। फूफा जी वाला सीन था ना, स्टेशन तक लेने आया, स्टेशन से यहाँ तो आ गया, आपका बैग लेने आया। सेम सेम सर, मतलब बहुत कोरिलेटिव था सर। लिफाफे में 200 रुपए दिए सर, ओके, उनको 500 रुपए दिए, ठीक है, चलिए लेट मी गो बैक, ओके। तो इनका भी ऐसा ही था, फूफा जी वाली कहानी थी सर, ओके ना। फूफा जी में बारहवीं विल बी हाइलाइटिंग गुड मूड ऑफ द किंग, है ना, जब अच्छा कंडीशन में होंगे, फिर कभी-कभी अब्यूज भी करेंगे तो गलत कर दिया था, ठीक है। खिलजी को भी इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, एमबीटी को भी ये पहले प्रेज़ करते फिर उसके बाद क्रिटिसाइज़ करते थे, समझे। मतलब एमबीटी में साथ ऐसा हुआ कि इनिशियली जब एमबीटी सत्ता में आया ना, तो इनको लगा कि एमबीटी मेरे को कुछ देगा, मोहम्मद बिन तुगलक को ना, रिफॉर्म्स पैसा-वैसा, पोजीशन अच्छी दे देगा, मंत्री-वंत्री बना देगा, पर हुआ नहीं ये, समझे। फिर उसके बाद वो लिखते हैं कि भाई ये गलत कर रहा है, ये कुफ्र कर रहा है, ये एंटी इस्लाम कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, फलाना कर रहा है, ठीक है, समझे। क्योंकि वो पूरा गेम पलट गई थी उनकी सर, है ना, समझे। तो इनिशियली जैसे एमबीटी ने वो गिराया ना, आपको पता होगा, पंडाल गिरा दिया था जीबीटी के ऊपर, गैसोलीन के ऊपर, तो उसने ब्लेम नहीं किया। आप देखिए कि बाकी ज़्यादातर कंटेम्परेरी ऑथर्स लिख रहे थे कि ये पंडाल गिराने का काम-काज ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, मतलब है ना, जोना ने किया। पर इसने ब्लेम नहीं किया, इसने कहा कि नहीं, ये तो है ना, हो गया होगा, नेचुरल है सर, एक्सीडेंट होते रहते हैं सर, ठीक है, समझे। तो इट्स नॉट करेक्ट, ओके। बट देन हियर ही इज़ नॉट ब्लेमिंग, क्योंकि इसको लग रहा था कि मेरे को कुछ मिलेगा रिटर्न में। फिर उसके बाद वी विल फाइंड कि इसको कुछ मिला नहीं, जो पोजीशन मिलनी चाहिए थी, जो पावर मिलना चाहिए था, पैसा मिलना चाहिए था, तो उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे, ठीक है ना, समझे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपको मिलती है। इंटरेस्टिंग कहानी ये भी है क्योंकि ये नॉन टर्किश नोबिलिटी के बारे में लिखता है, ये खुद भी नॉन टर्किश थे, है ना, तो हिंदुस्तानी थे ना सर, तो ऑब्वियस था कि इज़ ग्लोरीफाइंग द रोल, कि देखो इनका काम-काज ठीक है सर, ओके। एंड इनके राइटिंग से एक चीज़ आपको देखने को मिलती है कि बाकी सारे जितने भी ऑथर्स हैं ना, उनको बेस बनाएँगे। मतलब आप देखिए, निज़ामी को बेस बनाया मिन्हाज सिराज। मिन्हाज सिराज से सीख के औलिया का थोड़ा दर्शन धार्मिक था, मतलब सूफियों के प्रति था। पर मिन्हाज सिराज से वी विल सी कि आमिर खुसरो है। आमिर खुसरो से बारनी है। बारनी से वी विल फाइंड कि दूसरे ऑथर्स आएँगे। अब दूसरे ऑथर्स में कौन आएँगे, तो इमीडिएटली वी विल कम टू नो कि आपको अफीफ देखने को मिलेंगे। शम्स सिराज अफीफ सर, ठीक है। शम्स सिराज अफीफ वाज़ इन द कोर्ट ऑफ, यहाँ नहीं लिखा है सर, ठीक है ना, समझे। बट वी विल फाइंड कि अफीफ वाज़ इन द कोर्ट ऑफ दिस तुगलक ओनली सर, ठीक है। दूसरे मिलेंगे इसामी सर। इसामी वाज़ आल्सो बिलॉन्गिंग टू द तुगलक कोर्ट ओनली, एंड बोथ ऑफ देम यूज्ड द नैरेटिव ऑफ द बारनी। ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो कि बदाऊनी आए। बदाऊनी केम इन द अकबर्स कोर्ट, ओके। एंड वी विल कम टू नो कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें ये पता चलता है कि बदाऊनी भी लिखने की कोशिश करेंगे, सेम प्रकार की स्टाइलिंग या उसी से ही बेस बनाया सर, ठीक है। फिर फरिश्ता आपको देखने को मिलते हैं और फिर दूसरे ऑथर्स भी आपको मिलेंगे। तो वी विल फाइंड कि ज़ियाउद्दीन बारनीज़ बुक बिकेम द बेंचमार्क बुक। बेंचमार्क समझ में आता है कि नहीं आता आपको, ठीक है। कि एक ऐसा बेंचमार्क था कि जो आगे की जनरेशंस को लेगेसी के रूप में हेल्प करता है सर, ठीक है। तो इनकी तारीख फिरोज शाही और ऑथर्स के बारे में लिखने में कुछ-कुछ गलतियाँ थी, त्रुटियाँ थी सर, लिमिटेशंस तो आपको हर एक ऑथर में मिलेगी। बट देन वी विल आल्सो फाइंड कि इससे हमें हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है। उसमें 2 राजाओं के बारे में खास, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक सर, इन दोनों के बारे में हमको ये पता होना चाहिए, ओके। तो आपको ये पूछा गया था कि गिव अ क्रिटिकल असेसमेंट टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ खुसरो एंड बारनी टू द इंडो पर्शियन लिटरेचर सर, ठीक है ना, क्योंकि इनकी तारीख बड़ी सिस्टमैटिक लिखी गई थी सर, ओके। और सिस्टमैटिक लिखने के कारण वी विल कम टू नो कि इनके बेस से ही आगे की जनरेशंस आगे लिखेगी सर, ठीक है। तो अफीफ, शम्स सिराज अफीफ, वो उन्होंने भी वी विल कम टू नो कि फिरोज शाही जो है वो लिखी है सर, ठीक है, तारीख फिरोज शाही का कंटिन्यूएशन लिखा है। तो उसमें वी विल कम टू नो कि जहाँ ज़ियाउद्दीन बारनी खत्म होता है ना, वहाँ फिरोज शाह तुगलक की आगे की जर्नी, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक तो 1388 तक रूल करते हैं, तो ज़ियाउद्दीन बारनी 1358-59 में वो कंप्लीट कर देते हैं। तो आगे की जो कहानी है वो सेकंड पार्ट में ये कंटिन्यू करेंगे सर, ठीक है। तो इस तरह से हमको यहाँ से मिलता है सर, ओके। और ये हम सोर्स के रूप में हम मानते भी हैं, बट देन ऑलवेज हैव सर्टेन लिमिटेशंस, ओके। तो ये ज़ियाउद्दीन बारनी थे, इन्होंने मोटिवेट किया आगे अफीफ को और इसामी जैसे स्कॉलर्स को। फिर आपको फरिश्ता है सर, ठीक है, यहाँ फरिश्ता नहीं लिखा है, बट फरिश्ता आपको मिलता है सर, ठीक है ना, समझे। तो ये कहानी आपको इनके अंदर से मिलेगी, हमको इतना क्लियर होना चाहिए। अब देखिए कि इन बिटवीन, है ना, वी विल कम टू नो कि ये जो पूरी ट्रेडिशन चल रही थी, ये ट्रेडिशन में ब्रेक पड़ा पर्शियन हिस्टोग्राफी में। क्यों ब्रेक पड़ता है? तो जैसे अफीफी या अफीफ के रूप में देखोगे तो वो फिरोज शाह तुगलक के बारे में लिखेंगे सर, ठीक है। बट ज़ियाउद्दीन बारनी के कंटेम्परेरी पीरियड में वी विल आल्सो फाइंड वन मोर ऑथर राइटिंग अबाउट अरेबिक हिस्ट्री इन बिटवीन सर, समझे। मतलब आप देखिए कि मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट के अंदर साइमल्टेनियसली पर्शियन के साथ-साथ अरेबिक हिस्टोग्राफी का रिवाइवल हुआ। रिवाइवल किसने किया था? तो एक ही बंदा है जिसका नाम था इब्न बतूता, बगल में जूता, कहते तो करता है पुर-पुर सर, समझे। तो इस तरह से वी विल फाइंड कि फिर से पर्शियन हिस्टोग्राफी कंटेम्परेरी अरेबिक हिस्टोग्राफी का रिवाइवल हुआ। क्यों होता है? क्योंकि बतूता बेसिकली हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया में आके नहीं लिखता है, पर ही हैड ट्रैवल्ड ऑल द वे फ्रॉम मोरक्को। तो मोरक्को से ट्रैवल करते-करते भाई साहब जब भारत में आए, है ना, तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो कि ही विल बी राइटिंग अबाउट दी तुगलक एज़ वेल सर, ठीक है। तो और इसमें तुगलक के कोर्ट में रहे, फिर भारत दर्शन किया इन्होंने, अलग-अलग जगह के ऊपर गए और उसके बाद तुगलक के कोर्ट में काज़ी के रूप में कार्यरत रहे। उसके बाद वी विल सी कि एक बार मोहम्मद बिन तुगलक ने उनको जेल में डाल दिया, फिर फाइनली उनको एम्बेसडर के रूप में चाइना भेजा। चाइना भेजने के बाद उन्होंने समझ लिया कि पहली फुर्सत में हटो यहाँ से सर, ठीक है। और फिर वो कट लिए, कटने के बाद वो मोरक्को गए। मोरक्को के राजा के पास बैठ के उसको कहा कि देखो मैं हिंद और चीन और बाकी सारे विस्तारों में जाके आया हूँ। तो राजा ने कहा कि एक काम करो, इधर आओ, तुम अपनी ऑब्जर्वेशंस को याद करो और हम एक ऑथर को बिठाते हैं जो तुम्हारे लिए लिखेगा सर, ठीक है। तो इस तरह से इब्न बतूता करीबन 40 साल तक सर, है ना, आँखों में सपने लिए घर से हम चल तो दिए सर, है ना। चल दिए थे 30 साल पहले सर, ओके। बट देन 30 तो नहीं, 20 एक साल के ऊपर कभी। बट देन वी कम टू नो कि वापस जाके वो लिखेंगे। अब ऑब्वियस है कि
आप 2023 में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो सर, ठीक है, एंड आपको कोई 2053 में जाके ये कहे कि बेटा तुम यूपीएससी की अपनी जर्नी को याद करो, तो कितना याद रहेगा आपको? समझे नहीं समझे? कि इस दिन क्या हुआ था, उस दिन मैं करंट अफेयर्स में फेल हो गया था, समझे, मेरा पीटी में ये हो गया था सर, ठीक है, कितना याद रहेगा सर? ओके, हाँ, गेटिंग ओपन हो गया, हॉल टिकट ना मिले आपको सर, समझे, कि कौन से दिन एग्जाम हुआ करती थी। तो अभी तो क्या है कि डिजिटल रिसोर्सेज भी अवेलेबल है, वो फोटोज में मेमोरीज में दिख जाता है सर, ठीक है ना, कि भाई ये फोटो क्लिक हुआ था, ये फोटो क्लिक हुआ था, ओके। तो यू विल फाइंड कि है ना, इस साल पहले 4 आता है ना कैमरा में मोबाइल फोन के अंदर, ओके, यूं कर रहे हो तो मेमोरीज 2021 2019 सर, ओके, है ना, तो जले पे नमक छिड़कने आता है, कुछ वैसे भी फोटो आपको मिलते हैं, बोले ये कहाँ गया, बोले इसको डिलीट करो सर, कहाँ रह गया था सर, ठीक है, बट देन यू विल फाइंड कि वो याद तो रह जाता है ना कम से कम सर, ओके। बट देन यहाँ तो ये याद रहने की प्रक्रिया कैसे होगी? तो इब्न बतूता की अरबिक हिस्टोग्राफी के अंदर जो राइटिंग थी, अरबिक जो रहेला उसने लिखी है, लिखवाई है ना, तो रहेला में प्रॉब्लम क्या था? अंडरस्टूड सर, ठीक है, समझे। तो फिर रहेला में प्रॉब्लम ये था कि वो जाने के बाद लिखता है, कंटेम्परेरी नहीं लिखा। कंटेम्परेरी देखो, वो किताबुल हिंद एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री एंड रहेला एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री में किताबुल हिंद वाज रिटन इन सिटू कंडीशन, इन सिटू समझ में आ रहा है? यहाँ लिख दिया, यहाँ आया था वो गजनी के साथ, वो क्या कह सकते हैं अपना दिस थिंग एंड ही रोट इन सिटू, नहीं मैं लिखूंगा यहाँ पे। Batuta went back. He traveled across the world. He went back. Then he wrote. Okay, obviously, if you would have written something, okay, after going है ना, तो वो कितना उसको रिकॉल हुआ होगा? समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर इसमें राइटिंग में प्रॉब्लम नहीं है. But still, he had observed certain things, socio-political, geographical conditions, and a route coming towards India. And precisely, he also wrote about the condition of women. अब यूपीएससी को पता नहीं इसमें से एक्सट्रैक्शन में एक ही चीज याद आई. और क्या याद आया? कि भाई एक काम करो, इबन बतूता ने स्लेवरी के ऊपर क्या लिखा है, उसके ऊपर बताओ. और उसमें भी फीमेल स्लेव्स के बारे में बताओ. अरे भाई, तुम्हें और कोई टॉपिक लिखा नहीं सर, ठीक है? नहीं, हम तो इसी के ऊपर से पूछेंगे, ठीक है? इबन बतूता इतना सारा लिखता है सर, है ना, किताब जो है ना भाई, रोल एक्सपीरियंसेस ओवर द रूट एंड व्हाट ही हैज ट्रैवल्ड, समझे? अब इतना डेप्थ में कौन पूछता है? अब ये डेप्थ में क्यों पूछा? तो ये चीज एनसीईआरटी में डब्बे में दी गई थी सर, ठीक है, समझे? और एनसीईआरटी के अंदर ये डब्बे में दी गई थी, जहां ही इज टॉकिंग अबाउट द स्लेवरी सिस्टम इन इंडिया एंड द वुमेन स्लेव्स ऑफ द कंट्री सर, तो उसने जो ऑब्जर्व किया था ना, उसमें कल डिस्कस करेंगे, अभी नहीं जा रहा हूं मैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें, ये डब्बा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इतना सर ना, और कोई किताब में इतना डेप्थ में दी गई एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, समझे? और ही इज टॉकिंग अबाउट द स्लेव सिस्टम एंड फीमेल स्लेव्स इन द सर्विस ऑफ सुल्तान, है ना, समझे? तो देखो, कुछ कुछ चीजें एनसीईआरटी से मिलती है ना, हमको जो मसाला चाहिए उसके अंदर, जरूरी नहीं कि हमको उसके लिए बड़ी रेफरेंस बुक पढ़नी पड़े। आप जितने भी स्टैंडर्ड ऑथर्स की बुक देखो, इतनी डेप्थ में बता किसने लिखा, सबने एक पेज आधा पेज लिखा है सर, मैं सैकड़ों ऑथर्स की बुक बता सकता हूं, सैकड़ों ऑथर्स, 5-7 किताबें, तब जाके आपको इतना नहीं मिलेगा जितना एनसीईआरटी में 5-7 पेज में पूरा बतूता के ऊपर लिखा गया है, ठीक है, समझे? तो भी स्लेव्स के ऊपर नहीं लिखा, लिखा होगा कुछ और पॉइंट्स के ऊपर होगा सर, ओके। तो वी विल फाइंड कि वी नीड टू ऑब्जर्व कि व्हाट हैज बीन रिटन बाय बतूता एंड हाउ थिंग्स वर्क, ठीक है, समझे? देखो, ये डब्बा है, ये डब्बा भाई, ये डब्बा वही था, ठीक है, समझे? तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन की गई सर। तो आज इतना रखते हैं एंड कल अपन कंटिन्यू करेंगे बतूता से, और बतूता से कंक्लूड करते हुए कल कल्चर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है? कल्चर क्यों? क्योंकि आर्ट एंड कल्चर का जो पोर्शन है उसमें इंडो पर्शियन कल्चर में आर्किटेक्चर आता है, ठीक है? तो इन इंडो पर्शियन कल्चर देयर इज वन मोर टॉपिक कॉल्ड एज आर्किटेक्चर। तो लिटरेचर कल खत्म हो जाएगा, है ना? लिटरेचर सबसे लेंदी है, अब देखिए खत्म नहीं हो रहा है, मेरे को लगा दिल्ली सुल्तान खत्म हो जाएगा 5 तारीख तक, ठीक है? पर ये तो भी चलेगा सर, ठीक है? तो इट्स नेवर एंडिंग साइकिल। खाली एक ही भगवान से प्रार्थना करो ऊपर वाले से कि भाई यूपीएससी ऑप्शन हटा दे, ठीक है? पूरी मेहनत पूरा साल करने के बाद समझ में आया कि नहीं आपको? पूरे फरवरी में नोटिफिकेशन, और ये भी बताएगा नहीं सर, इसकी चालाकी क्या है पता है? ये डिक्लेयर कब करेगा? जब वो नोटिफिकेशन आएगा तब। इसने 2013 में भी यही किया, सब 2013 में फरवरी का नोटिफिकेशन डिले किया, डिले करते 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 मोस्ट प्रोबब्ली मार्च में लेके गया, और तब जाके उसने डिक्लेयर किया, नहीं अप्रैल में आया था नोटिफिकेशन, और उसके ट्रांजिशन में बीच में कहा कि हम ऑप्शन हटा रहे हैं। अरे यार, एक तो तुम डिले कर रहे हो सर, और फिर नई पेपर से आई 4 पेपर जीएस के, अब एक ऑप्शन हट गया, पहले 2 ऑप्शन थे ना सर। तो समझे नहीं? मतलब इतना तुम सरप्राइज एलिमेंट क्यों कर रहे हो? तुमको हटा, तुमको पता है कि ऑप्शन करने में बच्चे 1-2 साल लगाते हैं, तो एटलीस्ट यू गिव इनफ ऑफ दिस टाइम स्पेस एज वेल सर, समझे? चलिए सर, ठीक है। भाई जिसको नोट्स डाउनलोड करनी है वो प्रीवियस कोर्स में जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर दो, है ना? मैं एक काम करता हूँ, इसकी पीडीएफ स्लाइड्स की डाल दूंगा, फिर उसके बाद वो हैंडआउट्स में डालूंगा, तेल लेने के। तो पहले मेरे को 1-2 दिन दे दो सर, ठीक है? आज का दिन तो नहीं हो पाएगा, कल परसों के दिन में वो सब सब जितने भी स्लाइड्स हैं ना मेरे पास कंपाइल्ड, वो सब डाल देता हूँ अभी एग्जिस्टिंग कोर्स में। मैं सोचा डबल डुप्लीकेशन ना हो। फिर उसके बाद उसमें नीचे लिखूंगा कि इफ यू वांट टू वेट फॉर हैंडआउट्स यू कैन वेट फॉर सम टाइम, वो पीछे सीक्वेंस में अपलोड होती रहेगी सर, ठीक है? नहीं, 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 भाई सबके सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाए और फिर वहाँ मेरे नाम की बदनामी होती है सर, मास्टर ने मटेरियल नहीं दिया हमको, ठीक है? तो अपने बहुत देखो ना, अपने बड़े क्लीन है सर, ठीक है ना? समझे? स्मॉल टाउन बॉय, समझे? समझ में आया उसको? स्मॉल टाउन बॉय, मिडिल क्लास फैमिली, उसको अपनी वो इमेज की बहुत पड़ी रहती है। वो बड़े लोग नहीं बने अपन की मोटी चमड़ी के हो गए सर, ठीक है ना? ये वेरी मच कंसर्न अबाउट योर कैरेक्टर की बहुत पड़ी रहती है सर। हमने और कुछ कमाया नहीं जीवन में सर। बड़ा हो गया होता है ना मैं, बड़ा मतलब समझ गया ना सर, कैसी एंटिटीज काम करती है, इंडिविजुअल भी कैसे काम करते हैं, तो फिर मेरा मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट मैं कर दूंगा सर, ठीक है? चलिए, तो कल करते हैं अपन, कल मिलते हैं टुमारो, कल अपन 8 बजे मिलेंगे, और 4 तारीख को, है ना? कल तो 3 तारीख है, 4 तारीख को हम लोग 7 बजे मिलेंगे सर, आपका टाइम टेबल भी साथ करवा दिया है सर, ठीक है? कल हमारा एक यूट्यूब सेशन भी है, ये बड़ा यूट्यूब सेशन ऑन ब्रिटिश इंडियन आर्मी, है ना? समय मिले तो ज्वाइन करेंगे, मजा आएगी आपको सर, ठीक है? चलिए सर, बाय बाय, प्लीज टेक केयर। 11:30 को क्लास भी है।